सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, पूरा पूछिए। अमरेंद्र बाबू बैठ जाइए, भाषण दे चुके आप, हो गया बजट। आज बजट पर ही भाषण है। अमरेंद्र बाबू पूरा पूछिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। महबूब साहब, कोई पोस्टर की अनुमति नहीं है। पोस्टर ले लिया जाए। पोस्टर हटाइए, पोस्टर हटाइए, हटा लीजिए, हटा लीजिए, दे दीजिए महबूब साहब। हटा दीजिए, हटा दीजिए पोस्टर। बैठ जाइए, बैठ जाइए अपने स्थान पे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए महबूब साहब, बैठ जाइए, बैठ जाइए ना। बोल चुके ना आप। बजट पे भाषण तो कल हुआ ही है ना, आज भी होने वाला। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठिएगा तब ना होगा। अपने बिल में कही गई कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाने वाली है। बैठ जाइए, अपने स्थान पे जाइए। प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए। आप क्या चाहते हैं? गोपाल रविदास का क्वेश्चन नहीं हो? गोपाल रविदास जी का क्वेश्चन नहीं होने देना चाहते हैं? झगड़ा है आपकी पार्टी के अंदर? आपकी पार्टी में आपस में झगड़ा है क्या? गोपाल जी का क्वेश्चन समाप्त करना चाहते हैं? आप जान लीजिए, अभी जो 1 से 10 नंबर तक क्वेश्चन है, उसमें 7 क्वेश्चन विरोधी दल के लोगों का है। आप क्यों उनके क्वेश्चन को बाधित करना चाहते हैं? अपने स्थान पे जाइए। अपने आपके दल के भी गोपाल रविदास जी का क्वेश्चन है। आप क्यों उनके क्वेश्चन को बाधित करना चाहते हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अमरेंद्र बाबू पूरे पूछिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। यहां से कोई भाषण होता है क्या? अपने स्थान पे जाइए, अपने स्थान पे जाइए, पूछिए। महोदय, महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है। मैं उससे सहमत नहीं हूं। महोदय, प्रश्न पूछने का मूल उद्देश्य मेरा यही है कि 15 नवंबर से जनवरी मध्य तक पैक्सों और व्यापार मंडलों के द्वारा किसानों से धान की खरीदारी 1/3 हुई, तो करीब 25 दिनों में लक्ष्य कैसे और कहां से पूरा कर लिया? इसके पीछे का सच जानने का क्या माननीय मंत्री प्रयत्न किया है? एक बोल देते हैं। और भी क्या सही है कि लक्ष्य पूरा बिचौलियों और मिलर से धान खरीद कर पूरा किया जाता है? एमएसपी का पैसा किसानों के जेब में जाने के बजाय बिचौलियों और मिलरों के जेब में जाता है, ये सही है? ये सच जानने का प्रयत्न किया है? बैठ जाइए, गला बच जाएगा आपका। बैठ जाइए ना, हमको आपके गला की चिंता लगी रहती है। बैठ जाइए। महोदय, माननीय मंत्री, खंड का उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुतः यह है कि खरीफ विपणन मौसम 24-25 के अंतर्गत धान की प्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन के विरुद्ध निर्धारित अंतिम तिथि 15/2/2025 तक 6,732 क्रय केंद्रों, पैक्स, व्यापार मंडलों के माध्यम से 4,63,000 किसानों से 39,23,000 मीट्रिक टन धान की प्राप्ति की गई है, जो निर्धारित लक्ष्य का 87.17% है। एक और पूछिए। 2 पूछ चुके आप। हाँ, जब किसानों का किसान अपना धान लेकर के आता है, उस समय ये खरीदारी होती नहीं। जब किसानों का धान बिक जाता है औने पौने दाम में, तो खरीदारी शुरू होती है। महोदय, मैंने कहा, अभी भी ये उत्तर माननीय मंत्री ने नहीं दिया। पूरा पूछिए। पूरक मेरा यही है कि उसके पीछे का सच बताएं, और नहीं मालूम है तो जानने का प्रयत्न करेंगे। बैठिए माननीय मंत्री। महोदय, मुझे बताते बार प्रसन्नता हो रही है। पिछले वित्तीय वर्ष महोदय 66% हुआ था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चालू वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने महोदय
87% धान के प्राप्ति करने का लक्ष्य प्राप्त किया है। ये नीतीश कुमार की सरकार किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार जाकर के है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार हम सबों के नेतृत्व में मतलब जो आज किसानों को 48 घंटे के अंदर महोदय 48 घंटे में 4,63,000 किसानों के खाते में राशि भेजने का काम किया गया है। कोई उनका सवाल और है तो निश्चित तौर पर सरकार विचार करेगी। तारकिशोर जी। महोदय, यह बात सही है कि माननीय मंत्री जी ने जो बातें कही है कि सरकार की मंशा किसानों के धान खरीद के प्रति पूरी ईमानदारी है, लेकिन महोदय वस्तुतः तथ्य यह है कि हम माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि सिर्फ आंकड़ों के आधार पर आप ये धारणा नहीं बनाए कि किसानों के धान की खरीदारी हो चुकी है। कटिहार सहित पूरे राज्य में अतिरिक्त राशि पैक्स के द्वारा वसूल की जा रही है। क्या माननीय मंत्री इस तरह की चीजों को रोक लगाकर प्रत्येक जिलों में आप वरीय अधिकारी से जांच करा के स्पष्ट तौर पर देखें कि जो किसान है जो धान बेचना चाहता है उसका धान पैक्स तक पहुंच पाया क्या? पहुंचा तो उसको जो उचित राशि सरकार के द्वारा दी जाती है दी गई क्या? यही जानना चाहते। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य तारकिशोर जो सवाल उठाया है कि बताने स्पेसिफिक कहां गड़बड़ी हुई है, हम निश्चित तौर पर 1 हफ्ते के अंदर में जांच कराकर वैसे पदाधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का काम करेंगे। श्री गोपाल रविदास, आपके शोरगुल के कारण आपके एक मेंबर का क्वेश्चन नहीं हुआ। आप अपने स्थान पे बैठ जाइए, अपने स्थान पे चले जाइए। आपके एक मेंबर का क्वेश्चन नहीं हुआ, आपका झगड़ा उससे है। गोपाल रविदास से झगड़ा आपका है। आप नेता हैं, अपने पार्टी के दल के नेता हैं और अपने मेंबर का क्वेश्चन मार रहे हैं। आप बैठ जाइए अपने स्थान पे। श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, रक्सौल एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शहर है। माइक पर बोलिए, माइक पर। मैं माननीय मंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ पर्यटकीय दृष्टिकोण से भी बहुत एक शहर है, वहाँ से रक्सौल वासी सर पर्यटक नहीं होने से केवल रोड पर टहलते हैं, इसीलिए वहाँ पर जितना जल्द हो सके वहाँ पार्क बनाने की शुरुआत किया जाए। सर माननीय मंत्री, जो माननीय सदस्य की चिंता है वही सरकार की भी चिंता है और इसके लिए जमीन मांगा गया है अंचलाधिकारी से। दूसरे महीने 28/2/25 को पत्रांक 115 के द्वारा अंचलाधिकारी से जमीन मांगा गया है। जमीन मुहैया होते ही एक अन्य विस्तृत पार्क बनाने की योजना विभाग की है। हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि ये भी वहां थोड़ा सहयोग करके जल्दी ये जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया करवा लें तो हम तुरंत इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। हो गया। बहुत धन्यवाद मंत्री जी। श्री अजय यादव, श्री विजय कुमार सिंह और डब्ल्यू सिंह, ये अभी विपक्षी विधायक का क्वेश्चन रोकवा रहे हैं। आप बोलिए। पूछता हूं। पूरक पूछिए विजय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने स्वीकार किया है कि पिछले 6 वर्ष में कभी भी राजस्व संग्रह लक्ष्य के अनुरूप नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या लक्ष्य का अनुरूप राजस्व की वसूली नहीं किए जाने के कारणों का पता लगाया गया है और उसके द्वारा कराए गए उपायों का क्या किया गया है? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने विस्तृत जवाब दिया है और मैंने बताया है इनका जो है था कि 600 करोड़ के विरुद्ध जो है 296 करोड़ ही वसूली हुई है। इसमें जो आंशिक अध्यक्ष मैंने बताया अध्यक्ष महोदय 312 करोड़ की वसूली हुई है अध्यक्ष महोदय, और 2 माह भी बाकी भी है। अभी 1 माह ये पूरा अभी प्रगति रिपोर्ट और लगातार
विभाग कार्रवाई कर रही है अध्यक्ष महोदय। नीचे जो राजस्व कर्मचारी स्तर पर जो है हल्का वाइज जो है कैंप लगाया जा रहा है और रैयतों को बकाया लगान भुगतान हेतु प्रेरित करने के लिए समाज सभी जमाबंदियों में अंतिम लगान का विवरण दर्ज किए जा रही है। मतलब हम लोग लगातार जो है विभाग प्रयास में है अध्यक्ष महोदय कि हम लोग जो है लक्ष्य निर्धारित कर लें और प्रयास करेंगे कि निश्चित रूप से लक्ष्य का जो है बैठ जाइए। जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लिया जाए। अभी सदन चलने वाला 28 मार्च तक चलने वाला है, बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से राजस्व की वसूली करना चाहती है कि नहीं, क्योंकि माननीय अभी मंत्री। तक जितना जमाबंदी है वो ऑनलाइन नहीं हो पाया है, उसके चलते बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। दूसरा है, इधर मेरा एक और पूरक बैठिए है, अपने स्थान पे। माननीय मंत्री अभी तक जागरूकता के लिए एक मिनट महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, हम लोगों की बातों का संज्ञान ये खड़े क्यों हैं? वही कह रहे हैं ना कि महोदय इस सदन में किन बातों का संज्ञान लिया जाएगा और किन का नहीं लिया जाएगा, ये आपके नियमावली में दर्ज है। तो ये अपनी बातों को नियमानुसार आपकी इजाजत से उठाएंगे तो सरकार संज्ञान लेगी। बिल्कुल। वैसे सदन के नियम के विपरीत सरकार भी कैसे संज्ञान में ले? नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे इतना बढ़िया बात कहा उन्होंने। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आपके खड़े होने से नहीं होगा। अरे बैठिए साहब। विजय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक राज्य में कितने कैंप लगाए विजय जी, गए आप हैं? विजय जी, बोल रहे हैं तो ये सुनाई नहीं पड़ता है। अगर आपको कोई समस्या है तो आप लिख करके देने दीजिए हमको, बैठ जाइए। हम उसको देखेंगे। जाके चलिए, बैठिए, चलिए, आप आप बैठ जाइए। सब करिए, काहे के लिए खड़े हैं? अरे हो गया भाई, बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए। महबूब साहब, बैठिए, बैठिए आप। महबूब साहब, आपको देख के कभी कभी जब ये आप करते हैं तो मुझे एक बात ध्यान में आता है, अगर आपके नाम के आगे को पाई और खींच देते, महबूबा हो जाता तो 3 तलाक आपको मिल जाता, जितना आप लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। बोलिए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से बस इतना जानना चाहता हूं कि अभी तक पूरे राज्य में कितने जगह कैंप लगाकर किसानों के जागरूकता के लिए इसमें अभियान चलाया गया है। दूसरा है कि पूरे राज्य भर में हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बना हुआ है या निर्माण हो रहा है, लेकिन एक भी कर्मचारी आपका पंचायत सरकार भवन में उपलब्ध नहीं रहता है, वो सीधा ब्लॉक अंचल में मौजूद रहता है। इसके चलते भी बहुत ज्यादा परेशानी और राजस्व की हानि हो रहा है। इस पे भी हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी इस पे अपना स्पष्ट करें जवाब। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का प्रश्न है वो भू लगान के लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में है और मैंने विस्तृत जवाब दिया है कि भू लगान जमा करने की कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा सभी सीएससी सेंटर पर, अध्यक्ष महोदय, सभी सीएससी सेंटर की सुविधा देते हुए इसे अधिकृत किया गया है और ज्यादा से ज्यादा लगान आए उसके लिए राजस्व कर्मचारी स्तर पर हल्कावार जो है कैंप लगाया जा रहा है कि सभी जगह ज्यादा से ज्यादा राजस्व आए और उसका लक्ष्य का निर्धारण, जो माननीय मंत्री जी ने, माननीय सदस्य ने कहा कि हल्का कर्मचारी, आप कभी कभी अपने को विधायक मान लेते हैं। ठीक है अध्यक्ष महोदय, समय लगेगा एक आध दिन। जी थोड़ा समय लगेगा। नहीं, कोई बात नहीं। तो माननीय सदस्य ने जो कहा है कि पंचायत सरकार भवन पर जो है हल्का कर्मचारी नहीं रहते, तो अध्यक्ष महोदय उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कुछ कर्मचारियों की, इसमें इस प्रश्न में नहीं है, लेकिन यह जो है आम जनता का प्रश्न है, तो इसका हम लोग देख रहे हैं। कुछ कर्मचारियों की बहाली भी पिछले दिनों हुई थी और भी बहाली हम लोग कर रहे हैं। तो पंचायत स्तर पर प्रत्येक पंचायतों में अभी जितने कर्मचारी होने चाहिए उतने कर्मचारी नहीं है, लेकिन जहां जहां कर्मचारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जहां उनका कार्यालय है, जहां उसका स्थल है,
उस पर निश्चित रूप से वो रहें। और एक अभियान चलाकर जिला पदाधिकारी को निर्देशित भी किया जाएगा कि जहां जहां हल्का कर्मचारी का स्थल है उस स्थल पर निश्चित रूप से वो बैठे और आम जनता को वहां उनकी सुविधा मिले, न कि हल्का कर्मचारी से हल्का एरिया से दूर वहां बैठे। तो निश्चित रूप से सदस्य की जो चिंता है उसको हम लोग कर रहे हैं। श्री विजय माननीय सिंह, माननीय अध्यक्ष श्री महोदय, विजय- हो गया आपका, 3 हो गया, बैठ जाइए अपनी, हो गया आपका। श्री विजय सिंह, माननीय मंत्री पशु राजस्व भूमि सुधार विभाग, विजय जी का। ये अध्यक्ष महोदय, विजय सिंह जी बरारी का है। गंगा नदी के कटाव से पीड़ित परिवार पुरवड़िया चौक से काड़ा घोड़ा तक। पीड़ित परिवारों को बसाने के लिए भूमि अधिग्रहण के संबंध में। ये हस्तांतरित है अध्यक्ष महोदय, आपदा प्रबंधन विभाग को यह हस्तांतरित किया गया है। ट्रांसफर हुआ है, अभी जवाब आएगा आपका, आपका जवाब आएगा। श्री छत्रपति यादव, पूरक पूछिए छत्रपति जी। अध्यक्ष महोदय, हमने जो प्रश्न किया उसका जवाब सही से नहीं आया है। अभी बार बार ऐसे ही लगातार 3 साल हो रही है। हमने कहा है कि जो रसोग पंचायत मारर उत्तरी मारर दक्षिणी में पशुपालन अस्पताल की स्थापना करना, जहां पशु का संख्या अधिक है। इन्होंने उत्तर में लिखते हैं कि स्वीकारात्मक, अब वस्तुस्थिति बता रहे हैं कि गणना के हिसाब से 3,987 और 4,591 पशु का बता रहे हैं संख्या। और ये बता रहे हैं कि 4 अस्पताल के बारे में जिक्र किए हैं कि 4 पशु चिकित्सालय, अनुमंडलीय पशु चिकित्सालय खगड़िया, प्रथम वर्गीय चिकित्सालय ननकू मंडल टोला। यहाँ कोई, अध्यक्ष जी थोड़ा सुना जाए, यहाँ कोई अस्पताल का भवन आज तक नहीं है। इसका मांग भी किया है लगातार 3 साल से। सरकार का गोल मटल सरकारी अधिकारी रिपोर्ट देते हैं। ये पंचायत की दूरी नगर पंचायत में पड़ता है खगड़िया पशुपालन अस्पताल से। वहाँ जाने में काफी कठिनाई होती है शहर की व्यवस्था में। पूरक पूछिए। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार कब तक ये रसोग पंचायत में अस्पताल स्थापना करना चाहती है या नहीं चाहती है। नहीं चाहती है तो क्यों नहीं चाहती है? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर असकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि खगड़िया प्रखंड के अंतर्गत रक्सौल पंचायत 20वीं जनगणना के अनुसार पशुओं की संख्या 3,987 एवं माडर दक्षिणी में, माडर उत्तर में पशुओं की संख्या जो है वो 4,591 है। और खगड़िया प्रखंड के अंतर्गत कुल 26 पंचायत हैं। उसके पूर्व में ही 4 पशु चिकित्सालय क्रमशः अनुमंडलीय पशु चिकित्सालय है, खगड़िया प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय है, ननकू मंडल टोला में भी पशु चिकित्सालय है, रामनगर मठ एवं बेला पूर्व से संचालित है। अनुमंडलीय पशु चिकित्सालय खगड़िया रसकौल पंचायत की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है एवं माडर दक्षिण तथा माडर उत्तर की दूरी लगभग 5 है। अतः विभागीय मानक के अनुसार 10 किलोमीटर के भीतर ही 10 किलोमीटर के बाद ही कोई भी नया निर्माण होता है। लेकिन माननीय सदस्य की चिंता, लेकिन 5 किलोमीटर मात्र है और 4 वहाँ ऑलरेडी पहले से चल रहा है अस्पताल, जबकि वो प्रथम वर्गीय चिकित्सक भी है। अतः इस मानक के अनुसार नए पशु चिकित्सालय का निर्माण विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकारी रिपोर्ट है। जिस पंचायत का एक मिनट अध्यक्ष जी, समझिए ग्रामीण स्थिति को समझिए। जहां से दूरी बता रहे वहां से 11 किलोमीटर पड़ता है अंतिम छोर से, और जब ननकू मंडल टोला वहां से 20 किलोमीटर पड़ता है, रामनगर मठ वहां से 25 किलोमीटर पड़ता है, और जो नगर का अस्पताल बता रहे हैं वहां से 9 किलोमीटर पड़ता है। अब वर्तमान स्थिति में 20वीं जनगणना बता रहे हैं। आज जो हमारे बिहार में किसान और पशुपालक परिवार संख्या है, अगर सरकार विचार नहीं करेगी ये सरकार, तो पशुपालक हालत क्या होगी? इसलिए अनुरोध करते हैं इसको विचार किया जाए। पूरक है कि अस्पताल बनाया जाए, तो बताया उन्होंने कि इस पर विचार, मानक नहीं देखा जाए, वर्तमान समय की परिस्थिति देखा जाए, 20वीं जनगणना नहीं देखा जाए। चल के सरकारी रिपोर्ट का एक कमेटी बना के जांच करवा लीजिए। अगर गलत होगा तो अस्पताल नहीं बनाया जाए, जांच के बाद बनता बनाया जाए। ये मांग आपसे हमारी है। फिर से एक बार दिखवा लीजिए। ठीक है अध्यक्ष जी, दिखा देंगे। और सबसे बड़ी बात है माननीय अध्यक्ष जी, खगड़िया में आप कहाँ हैं? कहाँ मधुबनी, कहाँ खगड़िया? बैठिए। श्री दिलीप राय, जनरल नहीं।
महोदय पूछता हूँ। ये पर्टिकुलर एक प्रखंड का है। दिलीप राय, महोदय पूछता हूँ। पूरक पूछिए। महोदय, रूनी सैदपुर प्रखंड के भरता पंचायत में माइक पर बोलिए दिलीप जी, माइक पर। रूनी सैदपुर प्रखंड के बरहत्ता पंचायत में पैस का गोदाम नहीं है, जिसके कारण अनाज एवं खाद आदि के रख रखाव में काफी परेशान होता है। सरकार से हम जानना चाहते हैं कि गोदाम का निर्माण कब तक कराएगी, समय समय बता दिया जाए। माननीय मंत्री सहकारिता विभाग। महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है। यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अंतर्गत रूनी सैदपुर प्रखंड के बरहेता पंचायत में पैक्स का गोदाम नहीं है। अध्यक्ष बरहेता पैक्स प्रखंड रूनी सैदपुर से अभय कुमार सिंह द्वारा दिनांक 9/2025 को अपने आवेदन के साथ प्रबंध कारिणी की बैठक दिनांक 25/12/24 में पारित प्रस्ताव के प्रतिसलन करते हुए पैक्स में 1000 मीट्रिक टन गोदाम निर्माण की मांग की गई है। अध्यक्ष बरहेता पैक्स से प्राप्त आवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में कार्यालय जिला सहकारिता पदाधिकारी सीतामढ़ी के पत्रांक 72 दिनांक 11/1/25 द्वारा अंचलाधिकारी रूनी सैदपुर से 1000 मीट्रिक टन गोदाम निर्माण के लिए 30 डिसमिल सरकारी भूमि की मांग की गई है। अंचलाधिकारी रूनी सैदपुर से सरकारी भूमि उपलब्ध होने अथवा सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में लीज की भूमि समिति द्वारा उपलब्ध कराने पर पैक्स के लिए गोदाम निर्माण हेतु कार्रवाई की जाएगी। ठीक, सकारात्मक जवाब है। श्री हरिभूषण ठाकुर, पूरक पूछिए। बिचौल जी। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि जमाबंदी में 10 के जगह 19 लिखा गया है और उसको जो 1 सेकंड में उसको ठीक कर दिया जा सकता है, उसके लिए समय लिया गया है 30 दिन। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि किसानों के समस्या के समाधान के लिए इसको सरकार या मंत्री जी अविलंब ठीक करवा दें। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, बड़ी मार्जिन प्लस पोर्टल से ई जमाबंदी मॉड्यूल के तहत जो है प्रश्नगत त्रुटियों का सुधार अंचल स्तर से की जा रहा है। मैंने बात भी किया है, दूरभाष से भी मेरे सामने मेरे विभाग के अधिकारी बात किए हैं, तो वो 30 दिन लिख दिया गया है। जितना जल्द होगा शीघ्र अतिशीघ्र इसको करा दिया जाएगा। टेक्निकल चीज है बिचौल जी, और मैंने तो एकदम तकनीकी सकारात्मक। हाँ, तब तक किसानों को कोई कठिनाई नहीं हो, वहाँ के किसानों को। हाँ, चिंता करेंगे मंत्री जी। जी। श्री छोटेलाल राय। क्या हुआ? पूरक पूछिए। बहुत बड़ा मेरे ही नहीं, ये सीसी कैमरा लगाने का बात है। पूरक पूछिए माइक पर। आवाजें नहीं आ रही। अरे आवाज आ रही, हमको आ रही, आपको नहीं आ रही। सर यही पूछ रहे हैं कि वहाँ परसा बाजार में सीसी कैमरा लगाना है, अब कब तक लग जाएगा यही जानना चाहते। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब स्पष्ट दिया है कि 9/1/25 को सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रस्ताव जो है नगर पंचायत बरसा बाजार के सामान्य बोर्ड के द्वारा पारित कर दी गई है। तो सीसीटीवी क्रय करने का जो निविदा की प्रक्रिया है वो प्रक्रियाधीन है। प्रक्रिया पूर्ण होते ही इसको हम लगा देंगे। आप एकदम निश्चिंत रहिए कि 90 दिन के अंदर वहां सीसीटीवी फंक्शनल हो जाएगा। श्री अजीत शर्मा। उत्तर मिला है सर अध्यक्ष महोदय। पूरक पूछिए। माननीय मंत्री को मैं चुनौती देता हूं, उनका जो जवाब है वहां न सिर्फ सड़क का माइक मेंटेनेंस पर आ जाइए। वहां न सिर्फ सड़क का मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा, बल्कि जिन और अवयव, नाला, लाइट आदि की बात कही गई है उनका भी मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। मैं मंत्री से आग्रह करूंगा कि इसको आप जांच करा के देखें। जो मैंने बात उठाई है और आपको जवाब आप दिए वो सही नहीं है, और अगर मंत्री जी नहीं करते तो अध्यक्ष महोदय से मैं मांग करता हूं इस मामले की जांच सदन की विशेष समिति बनाकर कराई जाए। जवाब तो दूध का दूध और पानी का पानी। मंत्री जी का जवाब तो सुन लीजिए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अधीर न हो, सरकार काम कर रही है और आपकी जो अपेक्षा है, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक उदाहरण है जहां ये मेंटेनेंस का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे पास सारे फोटोग्राफ्स हैं इसके कि मेंटेनेंस का काम हो रहा है, लेकिन अगर किसी ने गलत जानकारी दी है, मेंटेनेंस का काम अगर नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य काफी सीनियर सदस्य हैं और शहर की चिंता कर रहे हैं, तो अगर कोई भी जानकारी इससे संबंधित हो, किसी ने गलत जानकारी अगर दी होगी
तो हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे और जो यथोचित कार्रवाई है आगे मेंटेनेंस के लिए वो भी यथाशीघ्र प्रारंभ करें। ठीक है। श्री नारायण प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, अरे आपका जवाब पूरा हो गया। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि गलत जानकारी जो दिया होगा, हम कह रहे हैं कि वहाँ सड़क का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। मैं उसी शहर से विधायक हूँ और वहीं रहता हूँ, इसलिए माननीय मंत्री जी उसको सही ढंग से जांच कराइए, और नहीं तो हम तो आग्रह किए अध्यक्ष महोदय से समिति बना के जांच कराइए। अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीय सदस्य अजीत शर्मा जी का विभाग जो काम करेगी उस पर कम भरोसा और समिति की जांच पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रमाण के तौर पर सारे फोटोग्राफ्स लाया हूं कि मेंटेनेंस हो रहा है। इसके बावजूद मैंने सदस्य को आश्वस्त किया कि आपके पास कोई स्पेसिफिक जानकारी हो, किसी जगह शहर का कोई कोना छूटा हुआ हो, तो आप शहर के जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, वहां के विधायक हैं, आपकी मान भी रखी जाएगी और हम विभाग के द्वारा हर हालत में वहां काम करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। धन्यवाद। पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, जहां प्रश्न है कि कभी कभी जब हमारे प्रधानमंत्री आते हैं तो उसका सफाई किया जाता है, हवाई अड्डा से लेकर डीएम ऑफिस तक पूरा रोड जाम रहता है, जबकि 8 किलोमीटर में हम लोग चलते हैं तो 8 मिनट लगता है और 2 किलोमीटर चलने में 30 मिनट लगता है। इसलिए परमानेंट उसका कोई निदान होना चाहिए ताकि अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति फिर दोबारा वहां नहीं लगा ले, या कोई दंड ऐसा होना चाहिए जिससे उनको महसूस हो कि यहाँ अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। माननीय मंत्री नगर विकास। महोदय, एक बार अतिक्रमण मुक्त कर देने के बाद अगर दोबारा अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो उसको दोबारा आर्थिक दंड के साथ उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाता है, और यह प्रक्रिया माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है वहां किया गया है और हम उसका अस्थायी समाधान ढूंढ रहे हैं। हमने वहां वेंडिंग जोन बनाने के लिए जगह मांगा है, रोजी रोटी लोगों का चल रहा है, गरीब लोग हैं जो शहर के किनारे अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, तो मैं अस्थायी समाधान के लिए वहां के अंचलाधिकारी से इसके लिए जमीन मांगा है। जमीन मिलते ही हमारी पूरी योजना है कि हम वेंडिंग जोन बना करके इन सभी दुकानदारों को वहां शिफ्ट करेंगे ताकि माननीय सदस्य और नगर वासियों को वहां किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। श्री राजवंशी महतो। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि जब मिलेगा जमीन तब आप उसको मुक्त कराइएगा, तब तक हम लोग को आने जाने में घर से और जिला में जाने के लिए हम लोग को आधा घंटा बेसी समय लगता है। इसलिए अस्थायी निदान करने के लिए अभी कोई ट्रैफिक नियम के तहत वो कब्जा नहीं हो, इसकी व्यवस्था क्या माननीय मंत्री जी करा सकते हैं? अस्थायी निदान तो कर रहे हो, निदान तो वही है। नहीं, अभी जो अतिक्रमण हो जाता है और उसको जो है सो छोड़ दिया जाता है। अप्रैल में हुआ था, अतिक्रमण मुक्त किया गया था, आसानी से हम लोग 5 मिनट में चले जाते थे, लेकिन फिर अप्रैल के बाद कोई ऐसा काम नहीं किया गया कि अतिक्रमण हटे। बैठ जाइए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से माननीय सदस्य से कहा कि हम अस्थायी निदान वहां ढूंढ रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो कहा तत्काल के लिए, तो अस्थायी उपाय ढूंढ रहे हैं। अगर इससे संबंधित कोई सुझाव उनके पास हो तो विभाग को बताएं, हम उस पर काम करेंगे। नहीं, तत्काल एक इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि मैं तो उसको करवा रहा हूं, ड्राइव चलाएं, करवा रहा हूं, का भी आदेश रहता है, और अस्थायी के लिए प्रयास जरूर करिए। श्री राजवंशी महतो। श्री राजवंशी महतो। श्री राम प्रवेश राय। पूरक पूछिए राम प्रवेश जी। जी अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं निकाल पाए हैं, मंत्री से आग्रह है जरा जवाब पढ़ दें। देखे नहीं होंगे आप माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, खंड क का उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। नगर परिषद बरौली, जिला गोपालगंज अंतर्गत ऑटो, ई रिक्शा तथा बस पड़ाव हेतु कार्यालय पत्रांक 94 दिनांक 2/2/19 द्वारा अंचलाधिकारी बरौली से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। अंचलाधिकारी बरौली के पत्रांक 138 दिनांक 9/2/19 द्वारा सरकारी भूमि चिन्हित कर प्रतिवेदन किया गया, जिसकी विवरणी निम्न है। भरकुइया, थाना नंबर 423, खाता संख्या 393, खेसरा 2701, रकबा 28 डिसमिल, गैर मजरुआ, मालिक प्रति कदीम। दूसरा जमीन है भरकुइया, थाना नंबर 423, खाता संख्या 104, खेसरा 2700,
1 एकड़ 96 डिसमिल गैर मजरुआ मालिक प्रति कदीम। उक्त भूमि पर स्थानीय नागरिक द्वारा पूर्व से ही व्यवहार न्यायालय में हकीकत बात संख्या 44/1988 एवं 393/2004 दायर किया गया है, जो अभी विचाराधीन है। कार्यालय पत्रांक 592 दिनांक 10/7/24 एवं 1114 दिनांक 18/10/24 द्वारा अंचलाधिकारी बरौली से पुनः बस स्टैंड निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अंचलाधिकारी बरौली के पत्रांक 2060 दिनांक 16/12/24 द्वारा नई भूमि चिन्हित कर प्रतिवेदन किया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बरौली के पत्रांक 375 दिनांक 3/3/25 द्वारा अंचलाधिकारी को भूमि हस्तांतरित करने हेतु स्मारित किया गया है एवं अंचलाधिकारी से समन्वय भी किया जा रहा है। भूमि उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि कितने वर्षों से वहां बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड के नाम पर निविदा निकाली जाती है, डाक किया जाता है। अभी तक बरौली नगर परिषद में ई रिक्शा और बस स्टैंड के नाम पर कितने राजस्व की, कितने रुपए राजस्व की वसूली हुई है और पूरा सड़क जाम रहता है, पूरा शहर जाम रहता है और अभी तक बस स्टैंड की, टैक्सी स्टैंड की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। जरा माननीय मंत्री जी बताएं कि कितने वर्षों से वहां डाक की व्यवस्था है, कितना राजस्व सरकार को अभी तक प्राप्त हुआ है और अभी तक बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड क्यों नहीं बनाया गया है? राम प्रवेश जी, आप तो पुराने आदमी हैं, कई बार जीते हैं वहां से। माननीय मंत्री ने तो बड़ा साफ कहा है कि जो भूमि पहले लिया गया था उसमें कोर्ट में केस हो गया, अभी विचाराधीन है, उस पर नहीं हो सकता है। डाक की व्यवस्था तो समाप्त कर दी जाए, बिना स्टैंड का डाक क्यों किया जाता है? फिर नई भूमि के लिए इन्होंने कोशिश किया तो नई भूमि के बारे में भी रिपोर्ट आ गई है। अब सीओ से कोऑर्डिनेशन हो रहा है, उसका निर्माण होगा। बाकी जो दूसरा सवाल है वो बताइए। राजस्व की बात कर रहे हैं। राजस्व के लिए सर इसमें इन्होंने सवाल किया नहीं है, राजस्व अलग विषय है और बस स्टैंड बनाने की बात सवाल कर लीजिए तो अलग से सवाल जब राजस्व का लाएंगे तो विभाग उसकी भी जानकारी देगा। समय तो बताइए कि वहाँ पर टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड की व्यवस्था कब तक करा देंगे? पूरा बाजार जाम रहता है, शहर जाम रहता है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय राम प्रवेश जी, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, राम प्रवेश जी बैठिएगा तो जवाब देंगे। हाँ अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, मैंने विस्तार से जवाब दिया है। माननीय सदस्य वहां अंचलाधिकारी से थोड़ा कोऑर्डिनेट करके जितना जल्दी जमीन हस्तांतरित कर देंगे, विभाग तैयार है पैसे की। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोई कमी नहीं है इस विभाग के अंदर, हम यथाशीघ्र इस काम को करा देंगे। अगर इसी वित्तीय वर्ष में ही करा दें तो हम इसी वित्तीय वर्ष में निविदा की प्रक्रिया करके उसको स्टार्ट करा, जल्दी करा दीजिए। ठीक है, बैठिए। हम करा देंगे जमीन। अरे जल्दी नहीं, आपको भी सहयोग करने के लिए कह रहे हैं। भूमि सुधार से कहें वे करा देंगे। आपको बताइए, हम जमीन, हमारे पॉकेट में जमीन है क्या हमारे? राम प्रवेश जी ठीक बोल रहे हैं। राम प्रवेश जी आपको केवल सामान्य विधायक को नहीं समझते हैं जीवेश जी, आप बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं, कई बार वहां से विधायक रहे हैं, प्रभावशाली आदमी अब हैं। आप भी अपना सहयोग करिए ताकि आपका काम जल्दी हो जाए, ये कह रहे हैं। श्री मनोहर प्रसाद सिंह, श्री मनोहर प्रसाद सिंह, पूरे पूछिए। मनोहर बाबू। माननीय महोदय, प्रथम खंड में बताया गया है कि यह जमीन सर्वसाधारण आम बिहार सरकार है, यह तो सही है, लेकिन दूसरे खंड में बताया गया कि उसमें वर्तमान में वह प्रति है और अतिक्रमण मुक्त है। महोदय, यह उत्तर सही नहीं है, उसमें भी मकई की फसल लगी हुई है। महोदय, इस तरह का गुमराह करने वाला उत्तर देने के लिए पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है सरकार? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जिला समाहर्ता ने पत्रांक 373 और दिनांक 25/2/25 के अनुसार प्रतिवेदित किया है और वो सही है, स्वीकारात्मक है कि वो बिहार सरकार है, एक भूमिका के रास्ता है और रिपोर्ट में यही है कि अतिक्रमण मुक्त है। और अगर माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि अतिक्रमण मुक्त नहीं है यह अतिक्रमण, तो मैं जांच करा लेता हूँ। निश्चित रूप से जांच कराकर जो है फलाफल से अवगत भी माननीय सदस्य को करा दूंगा। श्री कुमार कृष्ण मोहन और उदय यादव।
पूछता हूँ, उत्तर नहीं देख पाए महोदय, माननीय मंत्री जी से चाहेंगे। माननीय मंत्री भूमि सुधार विभाग, पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित है अध्यक्ष महोदय। पंचायती राज में ट्रांसफर हुआ है उदय जी, आएगा अगली बार जी ठीक। श्री विजय शंकर दुबे, श्री विजय शंकर दुबे, ये आप दोनों क्या बतियाते रहते हैं? दुबे जी अजय जी हमेशा दोनों देखते हैं बतियाते रहते हैं गुट्टू को। बोलिए, पूरा पूछिए, माइक पर बोलिए दुबे जी। मैं पूछता हूं महोदय, उत्तर प्राप्त नहीं है। माननीय मंत्री सहकारिता विभाग, उत्तर पर दीजिए। महोदय, खंड 1 आंशिक रूप से स्वीकारात्मक पैक्सों के कार्य विविधताओं तथा तकनीकी आवश्यकताओं के दृष्टिगत पैक्सों में कुशल एवं योग्य कर्मी की नियुक्ति तथा उनके वेतन मानदेय भुगतान करने में विभाग की भूमिका की संभावना का अध्ययन करने के लिए कार्यालय पत्रांक 1263 दिनांक 23/12/24 द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। उस समिति द्वारा सभी पहलुओं का अध्ययन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे अवैतनिक लोगों को या जिनको मानदेय नहीं मिल रहा है उनको इस वर्ष में अनेक विभागों के ऐसे कार्यरत कर्मियों के लिए या तो मानदेय का या उनको रेगुलर करने की व्यवस्था की है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जानना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। आपने पीठ पत्र लिखा विभाग को कि इनको मानदेय या नियमित करने पर विचार करने के लिए उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कर्मी प्रबंधक अवैतनिक रूप से कितने दिनों तक काम करेंगे और उन पर सरकार के द्वारा उनका काम बढ़ा भी दिया गया है। सारा ऋण का काम, कोऑपरेटिव में ऋण का काम, किसानों को ऋण देने के काम में इनका उपयोग आप करते हैं। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इनको मानदेय या वेतन देने में आपको क्या आपत्ति है? माननीय मंत्री महोदय, समिति गठन किया गया महोदय, समिति का रिपोर्ट आ जाने के बाद सरकार विचार करेगी। महोदय महोदय, ये प्रश्न में ही मैंने दिया है कि ऐसे तो पत्र जारी किया कई बार विभाग ने कहा और कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती है। आपके नियत क्या है? आपका नियत उन कर्मियों के प्रति उदार नहीं है, करना नहीं चाहते हैं। आप स्पष्ट बताएं कि उन पर मानदेय या उनको नियमित करने पर सरकार को विचार करने में क्या आपत्ति है? सरकार तो विचार करने के लिए कर रही है महोदय। रिपोर्ट आएगा तो विचार करेंगे महोदय, एक मिनट हरी बैठ जाइए, बोलिए अजय जी। माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक समिति का गठन हमने कर दिया है। वो समिति का रिपोर्ट कब आएगी? वो कितने दिनों में जिसकी मांग माननीय सदस्य कर रहे थे उनको मानदेय या उनको वेतन? मैं कहना चाहता हूं कि जब आप तमाम जो संविदा पर थे उनको अभी आपने किया है, जो जूनियर इंजीनियर था उनको आप वेतन उनको रेगुलर कर दिया है। अजय जी तो कहिए, मत पूछिए। मैं पूछना चाहता हूं तो क्या आप उनको कितने दिनों के अंदर तमाम प्रक्रिया पूरा करके आप इसको लागू करेंगे? माननीय मंत्री महोदय, रिपोर्ट आने के मेरा प्रयास होगा महोदय, 3 महीने के अंदर में रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद सरकार अविलंब कार्रवाई करेगी। श्री यूसुफ सलाहुद्दीन, पूरक पूछिए। सलाहुद्दीन साहब। जी अध्यक्ष महोदय, हम पूरक पूछना चाहेंगे। जो अन्नदाता किसान कृषि इनपुट अनुदान से वंचित रह गए थे जानकारी के अभाव में, वैसे किसानों से ऑफलाइन आवेदन लेने हेतु विभाग द्वारा एक पत्र जारी हुआ था।
जो पत्र मेरे पास भी है, परंतु इसके बावजूद सहरसा सहित अन्य जिलों में भी कृषि विभाग के किसानों से आवेदन नहीं लिया और जवाब में कहा गया कि ऑफलाइन आवेदन पत्र कार्यालय को प्राप्त ही नहीं हुआ है, जिस कारण अनुदान संभव नहीं है। तो क्या ऑफलाइन आवेदन किसानों से लेकर सरकार वंचित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान देने पर विचार करेगी? माननीय मंत्री महोदय, उत्तराखंड का अस्वीकारात्मक है। वर्ष 2024 सितंबर माह में अतिवृष्टि एवं कोसी बराज से अधिकतम जल निकासी होने के कारण बाढ़ की समस्या सहरसा जिला अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर मंडल के सिमरी बख्तियारपुर सलखुआ एवं महिषी प्रखंड के किसानों की खरीफ फसलों की क्षति हुई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य विभागीय दिशानुसार ऑनलाइन पोर्टल पर प्रभावित कृषकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर कृषि इनपुट अनुदान संबंधित सभी आवेदनों का ससमय निष्पादन कर दिया गया था। उक्त अवधि में कृषि इनपुट अनुदान भुगतान हेतु कोई आवेदन लंबित नहीं रहा है। सिमरी बख्तियारपुर मंडल के सिमरी बख्तियारपुर सलखुआ एवं महिषी प्रखंड में कृषि इनपुट अनुदान वितरण की स्थिति निम्न प्रकार है। प्रखंड का नाम सिमरी, कुल आवेदन 3036, लाभान्वित कृषकों की संख्या 2733 और उनकी राशि जो महोदय वितरित की गई जाकर के है वो है जाकर के 2,64,47,930 रुपया है। दूसरा सलखुआ, कुल आवेदन 8,021, लाभान्वित कृषकों की संख्या 6,972, इसकी राशि महोदय 5,87,15,115 रुपया है। तीसरा महिषी प्रखंड का नाम, कुल आवेदन 9,353, लाभान्वित कृषकों की संख्या 7,469 और 5,90,35,773 की राशि दे दी गई है। ऑनलाइन आवेदन समय पर जमा नहीं कर पाने वाले वंचित कृषकों द्वारा इनपुट अनुदान हेतु कोई ऑफलाइन आवेदन पत्र कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है, जिस कारण पुनः अनुदान संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने ऑनलाइन जमा किया उनका तो भुगतान हो गया है, लेकिन हमारे पास वो चिट्ठी भी है, 18 नवंबर की चिट्ठी है, जिसमें यह लिखा गया था, विभाग द्वारा जारी किया गया था कि जिनका ऑनलाइन छूट गया है वो ऑफलाइन भी जमा कर सकता है। तो ऑफलाइन दिया नहीं ना, ये तो मंत्री जवाब दे रहे हैं। वो चिट्ठी कि जो छूट गए, जवाब में अंतिम पंक्ति देखिए आप, यही कहा है कि अनुदान हेतु कोई ऑफलाइन आवेदन पत्र कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ, यही तो कह रहे हैं। विभाग कह रही है कि ऐसा कोई पत्र नहीं जारी किया गया था, लेकिन एक नहीं, विभाग ये नहीं कर रही, विभाग कह रही है कि ऑनलाइन आवेदन समय पर जमा नहीं कर पाने वाले वंचित कृषकों द्वारा इनपुट अनुदान हेतु कोई ऑफलाइन आवेदन पत्र कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। कोई आवेदन नहीं आया तो कैसे पेमेंट करेंगे? बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसा एक्सटेंशन मिल सकता है अगर जिनका छूट गया है, क्योंकि काफी सब दिखवा लेते महोदय, दिखवा लेंगे, संभव होगा विचार निश्चित तौर पर सरकार विचार करेगी। धन्यवाद। नहीं, सदन का सवाल पर्टिकुलर इलाके के लिए, जनरल नहीं, जनरल नहीं। श्री अमरेंद्र कुमार पांडे, राजस्त्रीय सवाल नहीं किया, पूरक पूछिए पंडित जी। हेलो अध्यक्ष महोदय, पंचदेवरी प्रखंड के पशुपालकों को पशु चिकित्सालय नहीं होने से प्रखंड मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी तय कर जिला मुख्यालय इलाज कराने जाना पड़ता है। कभी कभी तो साधन उपलब्ध नहीं होने से पशु घर पर ही मर जाते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पशु पंचदेवरी में चिकित्सालय हो जाने से पशुओं को काफी सुविधा मिलेगी, कब तक बनवाने की कृपा प्रदान करेंगे? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रखंड पंचदेवरी अंतर्गत सिकटिया खास में पशु चिकित्सालय है। वर्तमान प्रखंड पंचदेवरी के सिकटिया खास के प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय सिकटिया खास मुख्यालय से अन्य सरकारी भवन में संचालित है।
पशु चिकित्सालय सिकटिया खास में पशु चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारी प्रस्थापित हैं। पशु चिकित्सक द्वारा माह अप्रैल 24 से जनवरी 25 तक कुल 3075 पशु चिकित्सा कार्य किया गया है। उक्त पशु चिकित्सालय भवन निर्माण के हेतु इन्होंने जो व्यक्त किया है उसके लिए मैं पत्रांक 891 दिनांक 3/3/25 द्वारा जिला पदाधिकारी गोपालगंज में भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध की हूँ। मैं माननीय सदस्य से भी कहना चाहूंगी कि अगर 140 × 120 फीट उपलब्ध करा दें तो निश्चित रूप से अगले वित्तीय वर्ष में इनका चिकित्सा भवन जो है वो बन जाएगा। और दूसरी बात है कि माननीय हम मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि हर प्रखंड में हमारा चलंत पशु चिकित्सालय अभी घूम रहा है। कोई भी 1962 पर अगर फोन करता है तो वो चिकित्सा उनके घर पे चला जाता है, मेरा डॉक्टर जाता है और जाके इलाज करके आ जाता है। माननीय विधायक जी से मेरा अनुरोध है कि आप जमीन में जो हमने पत्र लिखा है डीएम को आप उपलब्ध कराइए, अगले वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से चिकित्सालय बन जाए। उपलब्ध कराने में मदद करिए। ये अध्यक्ष महोदय, जमीन उपलब्ध हम कैसे करवाएंगे? हम उसमें सहयोग कर सकते हैं। सहयोग करने के लिए वही कर रहे हैं। और जहां तक माननीय मंत्री जी के द्वारा बताया गया कि सिकटिया में चलता है तो इसको मुख्यालय में, प्रखंड मुख्यालय में होने से काफी सुविधा मिलेगी। सबको जानकारी रहता है कि प्रखंड मुख्यालय में यह होना चाहिए। तो मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में आप प्रखंड में ही एक पशु चिकित्सालय बनाने की कृपा करें। ठीक है, ठीक है, आग्रह किया, आग्रह उन्होंने सुना। श्री अमर कुमार पासवान, श्री अमर कुमार पासवान, श्री विजय कुमार, मुकेश जी पूछिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात सही है कि शेखपुरा जिला अंतर्गत अरियरी प्रखंड के एपनी पंचायत के अधीन ग्राम लटकना में है जहां पशु अस्पताल का निर्माण नहीं कराया गया है? पूरे पूछिए महोदय, सुनिए, 1 मिनट तो सुन लिया जाए महोदय। यहाँ इस जो पंचायत में अस्पताल नहीं है वहां पर जमीन उपलब्ध है। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि वहां पे अस्पताल निर्माण करावे ताकि जो पशु का चिकित्सा की व्यवस्था हो वहां पर पूर्ण की जाए। आपका आग्रह सुन लिया माननीय मंत्री जी ने। महोदय, यहाँ पर जमीन उपलब्ध है महोदय। मैं पूछा ही नहीं ना महोदय नहीं, सुनिए मेरी बात ना। मैं पूछता हूँ महोदय, मैं पूछता हूँ महोदय कि यहाँ पर जमीन उपलब्ध है, क्या सरकार अस्पताल का निर्माण कराना चाहती है या नहीं? हाँ, ये हुआ। बोलिए मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, वस्तु स्थिति यह है कि शेखपुरा जिला अंतर्गत अरियरी प्रखंड में कुल 10 पंचायत है, जिसमें 3 पशु चिकित्सालय पूर्व से स्थापित है। यहाँ प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय अरियरी, प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय करकी तथा प्रथम वर्गीय चिकित्सालय स बहाना में है। सबसे निकटतम जो पशु चिकित्सालय है वो स बहाना में गांव लटकाना की दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर है और ग्राम लटकाना में कुल पशु की संख्या लगभग 500 के आसपास है। विभागीय द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार वर्तमान में ग्राम लटकाना में नए पशु चिकित्सालय खोले जाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। महोदय, अगर वहां पर जमीन उपलब्ध है महोदय तो निर्माण करा दिया जाता तो अच्छा होता, चूंकि वहां पे काफी दूरी तय कर करके जिला मुख्यालय में जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। तो अगर विकास का मानक ये 2 तरह का होता है क्या कि जो सत्ता पक्ष के माननीय विधायक हैं उनके लिए हो रहा है कि भूमि उपलब्ध करा दीजिए, हम बना देंगे, और क्या विपक्ष के लोग अगर सवाल उठाएंगे तो उसके लिए अलग मानक है कि प्रस्ताव विचाराधीन नहीं, पूछते भी नहीं, बैठ जाइए। नहीं महोदय, आप पूछ ही नहीं रहे, बैठिए। प्रस्ताव सही नहीं है महोदय। अजय कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य अजय बाबू, आप तो 4 साल हो गया, 4.5 साल, आपको पूछना नहीं चाहिए था। खाली कह रहे हैं, आग्रह करें, सुन लिया आग्रह उन्होंने। बोलिए अजय बाबू। मेरा ये कहना है, खाली बैठे बैठे शोरगुल करने से नहीं होता भाई, प्रोसेस सीखना पड़ता है। मेरा ये कहना है, माननीय राजस्व मंत्री जी से मैंने सवाल उठाया है कि खतियान में अगर बकास्त या किसी रैयत का नाम नहीं है और खेवट में उस रैयत की हिस्सेदारी या खेवट उस बकास्त जमीन में उस रैयत का नाम को डिफाइन करता है, तो वो खेवट का महत्व क्या होगा, मैंने ये पूछा।
लेकिन जवाब में आया है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 567, जिसका खेवट और खतियान से कोई मतलब नहीं है, गैर मजरूआ मालिक एवं बकास्त भूमि रैयतों के निष्पादन के लिए तो राज्य सरकार का संकल्प है। आप पूछते क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि खतियान में बकास्त है, लेकिन खेवट में उस रैयत को काबिज किया, खेवट ने काबिज कर दिया है, तो वह जमीन खेवट वाले रैयत की ही होगी। मैं ये राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जवाब तो सकारात्मक है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह प्रश्न खेवट दस्तावेज से संबंध में उन्होंने प्रश्न किया है कि उन्होंने पूछा अध्यक्ष महोदय कि बकास्त है उसके सरकार की जमीन मानी जाती है। सही में वो बकास्त सरकार की ही जमीन हुई। और इनका यह प्रश्न है कि खेवट दस्तावेज में रैयत घोषित हो तो भूमि खेवट के अनुसार रैयत की होती है। इस संबंध में विभाग का यह कहना है अध्यक्ष महोदय कि जहां तक वैसी भूमि जिसके खेवट दस्तावेज में रैयत का नाम घोषित हो, वैसे भूमि को रैयती माने जाने का प्रश्न है, तो उन भूमि के संबंध में है जब जमींदारी के अंतर्गत पड़ने वाले जमीनों का एवं रैयतों के लगान वसूलों का, मतलब लगान वसूली का विवरण जब दर्ज होता है तभी जो है वो रैयत की मानी जाएगी। तो उस समय जो जमींदारी था अध्यक्ष महोदय, जब जमींदारी खत्म हुई तो जो भूमि रह गई उसमें जमींदारों ने जो है विवरणी दर्ज की, और विवरणी दर्ज करने के बाद जो है जो लगान वसूली जिसकी होनी प्रारंभ हो गई उसको खेवट कहा जाता है। अगर लगान वसूली प्रारंभ हो गई तब उस पर जो है विभाग का दिशा निर्देश भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को खेवट और खतियान दोनों की ठीक से जानकारी नहीं। हाईकोर्ट ने कहा है, हाईकोर्ट का ये फैसला है कि अगर गलती से रैयत का नाम खतियान में छूट गया है और खेवट में उसका नाम दर्ज है तो वह जमीन खेवट में दर्ज रैयत की होगी। माननीय मंत्री जी, और इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम 50 की धारा 567 का कोई मतलब खेवट से नहीं है, और गैर मजरूआ मालिक और बकास्त भूमि में जो संकल्प है यह जो है सो बकास्त जमीन अगर मध्यवर्ती की रसीद कट गई है तो मध्यवर्ती का जो वारिस है वह उसका रैयत होगा। ठीक है बेटे, मैं ये कह रहा हूं कि खेवट में रैयत दर्ज है, तो माननीय मंत्री जी आप खतियान और खेवट दोनों को समझने की कोशिश कीजिए और विभाग को इस पर जो निर्देश दीजिए। माननीय मंत्री जी, मेरा आग्रह होगा कि एक बार माननीय सदस्य को बुला लीजिए विभाग में और वहाँ एक अधिकारी को भी बिठा लीजिए। ये जो रैयत है खेवट हमें को समझ में नहीं आ रहा, तो बैठा करके विषय पूरा विषय को समझ लीजिए और समझ करके निदान करा दीजिए। ठीक है? हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, ठीक अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरा विषय ठीक से समझ लीजिए और उसका निदान करा दीजिए। और क्या कर रहा हूँ? श्री अख्तरुल ईमान, सूर्यकांत जी पूछता हूँ महोदय। हाँ, पूरक पूछिए, उत्तर नहीं देखे होंगे। उत्तर नहीं मिला है हमको सर। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत बैसा प्रखंड के रोटा पंचायत के वार्ड संख्या 4 में 125 घरों में जलापूर्ति की जा रही है। वार्ड संख्या 4 के शेष घरों में जलापूर्ति हेतु छूटे हुए टोला अंतर्गत एक नए योजना का प्रावधान किया गया है, जिसकी निविदा प्रक्रियाधीन है। निविदा निष्पादन उपरांत कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। हो गया महोदय मेरा प्रश्न है, रौटा पंचायत के वार्ड नंबर 4 में पेयजल की आपूर्ति पिछले 6 महीने से बाधित है तथा इस संबंध में स्थानीय अधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों के द्वारा बार बार शिकायत करने पर महोदय पेयजल की व्यवस्था नहीं की गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या वैसे पदाधिकारी पर कार्रवाई करने की विचार रखती है? माननीय मंत्री। निश्चित रूप से सर, अगर कोई भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे इस प्रक्रिया को डिले करने में, उन पर सरकार कार्रवाई करेगी। श्री अवध बिहारी चौधरी।
महोदय, अब कहा भाई, पूछने वाला भी दूसरा, जवाब देने वाला भी दूसरा, अब हो गया भाई। अब अवध बिहारी बाबू को पूछने दो। अध्यक्ष महोदय, विभाग के द्वारा मेरे प्रश्न के जवाब उपलब्ध कराया गया है और ये पेयजल से संबंधित मेरा प्रश्न है। जल ही जीवन है, परंतु नल का जल प्यासों के प्यास बढ़ाने का काम कर रहा है, प्यास बुझाने का काम कर नहीं रहा है। इसलिए महोदय मैंने प्रश्न दिया है कि पूर्व से आज तक जो भी चापाकल पंचायतों में लगाए गए हैं, उसमें से बहुत सारे चापाकल बंद पड़े हुए हैं। उन चापाकल को अगर चालू करा दिया जाता है तो वहाँ पर्याप्त तरीके से जो पानी के अभाव है वो पूरा हो जाएगा, पेयजल संकट दूर हो जाएगा। परंतु जो प्रतिवेदन मुझे विभाग के द्वारा रिपोर्ट दिया गया है, मैंने अध्यक्ष महोदय स्वयं क्षेत्र में, गांवों में, पंचायतों में घूमने का काम किया और मैंने देखा कि हर जगह समय ही आ गया घूमने का, हम सब लोग गाँव तो हर जगह लोगों ने कहा कि जो नल का जल है वो फंक्शनिंग नहीं है, कार्यरत नहीं है। चापाकल पहले से है, इसको अगर चालू करा दिया जाए तो हम लोगों के पेयजल संकट दूर हो जाएगा। परंतु ऐसा न करके जो मेरे प्रश्न के जवाब विभाग के द्वारा दिया गया है, उसमें चापाकल के अदर के जो हमें रिपोर्ट दिया गया है, यह बिल्कुल पूरे सर्वेक्षण करके नहीं दिया गया है। और जो नल के जल के संबंध में है, उसके बारे में भी मैं कहूंगा कि वह भी जो प्रतिवेदन है, रिपोर्ट है कि वह चालू है, हम इसको मानते नहीं कि यह सही रिपोर्ट है। इसलिए आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि आप जब माननीय मुख्यमंत्री जी थे, उस जमाने में भी, उस समय में भी सदन के द्वारा घोषित किया गया था कि माननीय विधायकों के अनुशंसा पर प्रत्येक पंचायत में 5-5 चापाकल लगाए जाएंगे। परंतु वो लगाए भी गए होंगे, लेकिन आपका प्रश्न लेकिन केवल जो चापाकल की मरम्मति पर है जी, आपका प्रश्न केवल चापाकल की मरम्मति पर है। मैं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वही आ रहा हूँ, मैं दूसरा कुछ नहीं कह रहा। बहुत दूर चल के आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो रिपोर्ट है चापाकल के 2629 अदद चापाकल है, 2669 महोदय यह गलत है। और मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि सिवान प्रखंड में, मैं अपने ही क्षेत्र में जहां के लिए प्रश्न किया हूं, सिवान प्रखंड में, बड़हरिया प्रखंड में बंद चापाकलों की संख्या क्या है, या जो चापाकल लगे हुए हैं उसकी संख्या क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार से। माननीय मंत्री जी, एक बार फिर से जांच करा दीजिए। माननीय सदस्य को लगता है कि इसमें कहीं रिपोर्ट में कुछ कमी रह गई है, फिर एक बार जांच करा दीजिए। ठीक है, माननीय सदस्य सीनियर है, जैसा उनका आदेश होगा पवन सरकार। कुमार यादव हो गया। एक चीज नहीं, आपके आसन के जो आदेश है उसको मैं मानता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि सिवान प्रखंड के एक जियाय में जलापूर्ति योजना बिल्कुल तैयार है, लेकिन वह चालू आज तक नहीं हो सका है। जांच कराएंगे तो जरा उसमें उसको भी शामिल कर लीजिए। पवन जी, लेते हैं सर।
पवन जी पूरा पूछिए। आदरणीय माननीय अध्यक्ष महोदय, खुद पशुपालक होने के नाते पशु का दर्द समझते हैं। पूरक पूछ रहे हैं सर। पूर्व पशुपालक आपके माध्यम से सुनो भाई पवन जी, माननीय मंत्री महोदया से आग्रह है। अरे पवन जी क्या बोले, पूर्व पशुपालक खुद हाँ तब खुद पशुपालक होने के नाते पशु का दर्द समझते हैं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से आग्रह है कि कहलगांव प्रखंड अंतर्गत ग्राम परसहडी में पशु चिकित्सालय का निर्माण होने से कहलगांव, गोराडी एवं सगौर प्रखंड के कई पंचायतों के पशु एवं पशुपालकों को काफी सुविधा होगी। ठीक है, माननीय अध्यक्ष जी, जवाब नहीं पड़ी, केवल जितना पूछा उत्तर आशुकात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड के अंतर्गत ग्राम परसडी के पशु चिकित्सालय न होकर कृत्रिम गर्भाधान केंद्र अवस्थित था, जो वर्तमान में अक्रियाशील है। भागलपुर के कहलगांव प्रखंड के कुल 29 पंचायत हैं तथा 4 पशु चिकित्सालय क्रमशः कहलगांव, मथुरापुर, धनौरा, अंतिचक से पूर्व से संचालित है। गोराडी प्रखंड में 15 पंचायत है एवं 2 पशु चिकित्सालय क्रमशः गोराडी एवं नदियावा संचालित है। ग्राम प्रशस्त डी में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय नदियावा की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है, जहां से ग्राम प्रशस्त डी में पशुओं का चिकित्सा कार्य किया जाता है। और सुबौर प्रखंड में भी प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय सुबौर पूर्व से संचालित है। वर्तमान में ग्राम प्रशस्त डी में पशु चिकित्सालय बनाने का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। उपयुक्त खंडों में स्पष्ट कर दी गई है। माननीय मंत्री जी, उन्होंने पूरक नहीं पूछा है, उन्होंने केवल कहा है कि अगर यहाँ भी होगा तो अच्छा होता, इसलिए उसका विचार करिए। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 6 मार्च 2025 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन सबिसा, श्री अजीत कुमार सिंह सबिसा, श्री अजय कुमार सबिसा, श्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी सबिसा, श्री सदेव राम सबिसा, श्री महबूब आलम सबिसा, श्री कुमार कृष्ण मोहन सुदय यादव सबिसा, श्री समीम अहमद सबिसा, श्री मुकेश कुमार यादव सबिसा, श्री सऊद आलम सबिसा, श्री समीर कुमार महासेठ सबिसा, श्री रामबली सिंह यादव सबिसा, श्री मोहम्मद अंजार नईमी सबिसा। 2, श्री अजीत शर्मा सबिसा। आज दिनांक 6 मार्च 2025 को सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय पर सामान्य विमर्श, सरकार का उत्तर तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्यय से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण के उपस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियमावली के नियम 171(1), नियम 176(3) एवं नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। इतने लोग कैसे खड़े हो गए? इतने लोग कैसे खड़े हो गए? बैठिए, एक आदमी को बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं रहने के कारण बड़ी संख्या में यहाँ के लोग जो सरकारी नौकरियां रिक्तियां निकल रही है उससे वंचित हो रहे हैं और अन्य पर यहाँ के लोग बेरोजगार रह जा रहे हैं। अरे पढ़ने के लिए खड़ा किया, इधर उधर कहाँ जा रहे हैं? जी धन्यवाद। नहीं हम अध्यक्ष महोदय, बिहार में नौकरियों में डोमिसाइल नीति नहीं होने से राज्य की बहालियों में राज्य के युवक युवतियों को समुचित अवसर नहीं मिल पा रहा है। विदित हो कि बिहार में बेरोजगारी एवं पलायन चरम पर है और यह इसकी दर देश भर में सभी राज्यों से अधिक है। अतः दिनांक 6/3/2025 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित करते हुए राज्य के लिए एक डोमिसाइल नीति बनाने पर विमर्श हो, जिससे कि बिहार के सभी प्रकार की नियुक्तियों में कम से कम 90% बिहार राज्य के निवासियों की ही नियुक्ति हो सके। श्री अजीत शर्मा। अध्यक्ष महोदय,
मैं तो आज के लिए सारे कार्य को स्थगित कर बेतहाशा बढ़ चुके प्रदूषण को नियंत्रित करने पर चर्चा हो। उल्लेखनीय है कि प्रदूषण मुक्त स्वच्छ वातावरण में जीना नागरिकों के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है, परंतु प्रदूषण के कारण बिहार के शहरों की स्थिति रहने लायक नहीं रह गई है। बिहार के प्रमुख शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के लगभग बना हुआ है, जो बहुत ही खराब की श्रेणी में आता है और जानलेवा है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद गठित है, परंतु निर्देश जारी करने के अलावा कोई काम नहीं करता है। प्रदूषण के मुख्य कारणों में निर्माण कार्य, बालू ढुलाई, कूड़ा कचरा, मेडिकल कचरा आदि है। निर्माण कार्य और बालू ढुलाई बिना ढके और मानकों का पालन किए बिना हो रही है। इसी तरह से कूड़ा कचरा, मेडिकल कचरा आदि के निष्पादन की कोई कारगर व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण राज्य के शहरों की हवा जहरीली हो गई है। अतः आज के लिए सूचीबद्ध सारे कार्यों को स्थगित कर राज्य में बेतहाशा बढ़ चुके प्रदूषण को नियंत्रित करने पर चर्चा कराई जाए। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्रीमती भागीरथी देवी, श्रीमती भागीरथी देवी पढ़िए। माननीय अध्यक्ष, रामनगर प्रखंड में हुजूर 8 लाख के आबादी बा हुजूर, लेकिन हम सरकार से ये मांग करते हैं कि वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं के हुजूर, डिग्री कॉलेज के मांग करते हैं, डिग्री कॉलेज दिया जाए। श्री अजय कुमार। अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर, दरभंगा, कटिहार सहित अन्य जिलों में यूरिया की किल्लत एवं कालाबाजारी से किसान त्राहिमाम हैं। किसान 450 से 500 रुपए महंगे दामों पर यूरिया खरीदने को मजबूर हैं, जबकि कीमत मात्र 266 रुपया 50 पैसे है। मैं सरकार से पर्याप्त यूरिया उपलब्ध कराने हेतु कालाबाजारी रोकने एवं दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग करता हूं। सर ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए सरकार रामबाली जी बोलिए, क्या करें, क्या सूचना है आपकी? दुखद खबर आई है महोदय कि बिहार शरीफ के चंडी थाना में एक महिला को सूचना 9 कील ठोक करके मार दिया गया है महोदय। श्री मोहम्मद अंजार नईमी। अध्यक्ष महोदय, किशनगंज नईमी साहब इन्होंने एक बात कही है, मौका दिया, सुनिए मेरी बात सुनिए। 8 तारीख को महिला दिवस, 8 तारीख को सदन नहीं चलने वाला है क्योंकि शनिवार है, इसलिए महिला दिवस पर कल पहले महिलाओं के ही क्वेश्चन लिए जाएंगे। बोलिए नईमी साहब, बैठिए। कितना महत्वपूर्ण बात का आपको समझ में आ रहा है? मोहम्मद अंजार नईमी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत निसंदरा असुरा पुल का निर्माण स्वीकृत स्थान में ही हो। उक्त स्थान के दोनों छोर में प्रधानमंत्री सड़क है। एक बड़ी आबादी का आवागमन इन्हीं घाटों से है। अन्य स्थान में पुल बनाना लोकहित में नहीं होगा तथा 2 पक्षों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। मोहम्मद यार एसपी। अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत पोचाधामन प्रखंड के चिकनी से बाबुल टोला मजकुरी जाने वाली मुख्यमंत्री सड़क और कलबट बाढ़ से कई वर्ष पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे आमजनों को यातायात में काफी परेशानी हो रही है। अतः मैं सरकार से उक्त सड़क की मरम्मति और ध्वस्त कलबट के स्थान पर नए कलबट निर्माण की मांग करता हूं। श्री सऊद आलम। माननीय अध्यक्ष जी, किशनगंज जिला अंतर्गत दिगलबैक प्रखंड के डाकोपारा पलसा गांव को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु काल कनकई नदी पर एवं आठगछिया और करवामनी पंचायत को आपस में जोड़ने हेतु गोरुमारा घाट पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल निर्माण की सरकार से मांग करता हूं। श्री मुकेश कुमार यादव। अध्यक्ष महोदय, जीविका दीदी के रूप में कार्यरत कर्मी शौचालय सर्वे, स्वास्थ्य जागरूकता, पर्यावरण स्वच्छता, पौधारोपण सहित विभिन्न कार्य करते हैं। अस्तु संकुल स्तर पर काम करने वाले को 25,000, ग्राम संगठन पर कार्य करने वाले को 21,000, स्वयं सहायता समूह पर 20,000 रुपया मानदेय देने के लिए सरकार से मांग करता हूँ। हारून हुसैन। माननीय अध्यक्ष महोदय,
किशनगंज जिला अंतर्गत पोठिया प्रखंड में अग्निशामक केंद्र नहीं रहने के कारण आग लगने पर जिला मुख्यालय से सहायता आने तक काफी जानी व माली नुकसान हो चुका होता है, जिससे आमजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं पोठिया प्रखंड में अग्निशामक केंद्र स्थापित करवाने की मांग करता हूं। श्री पवन कुमार यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव नगर के कागजी टोला से सैदपुर कुलकुलिया तक गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने हेतु तटबंध, बोल्डर, ठोकर आदि कटाव निरोधक कार्य कराए जाने की सरकार से मांग करता हूं। श्री पवन कुमार जायसवाल। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत वर्ष 2072 में गठित शिकरहना अनुमंडल के 4 प्रखंडों में मात्र 1 डिग्री कॉलेज घोड़ासहान में कार्यरत है, जिस कारण छात्र छात्राओं को व्यापक परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम सरकार से शीघ्र अनुमंडल मुख्यालय ढाका में वित्तीय वर्ष 25-26 में ही डिग्री कॉलेज स्थापना की मांग करते हैं। श्री महबूब आलम। कहाँ चले गए महबूब साहब? महुआ से मिलने गए, क्या कर रहे हैं आजीत जी? आप ऐसी बात अजीत जी कहते हैं। श्री राणा नंदीर। अध्यक्ष महोदय, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के अंतर्गत बिहार राज्य के 8053 पंचायतों में कार्यरत स्वच्छता पर्यवेक्षकों एवं स्वच्छता कर्मियों के मानदेय का भुगतान ससमय नहीं होने से उनका परिवार भुखमरी के कगार पर है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि स्वच्छता कर्मियों एवं पर्यवेक्षकों के लंबित मानदेय का भुगतान शीघ्र करावे। डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटोरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बौसी प्रखंड के एफसीआई गोदाम से एजीएम बौसी द्वारा अवैध रूप से अनाज बेचे जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। एजीएम द्वारा डीलरों को अवैध अनाज आवंटित अनाज की वजन में भी कम करके दिया जाता है। अतः सरकार से संबंधित पदाधिकारी की जांच कराकर कार्रवाई की सदन से मांग करती हूँ। श्री महानंद सिंह। अध्यक्ष महोदय, भारी संख्या में अभी भी गरीब परिवार पक्का मकान योजना से वंचित हैं। गरीब परिवार का नाम सूचीबद्ध करने में काफी धांधली किया जा रहा है। गरीबों से रुपए वसूले जा रहे हैं। धांधली पर रोक लगाने एवं सभी गरीब परिवारों को पक्का मकान की गारंटी की मांग करता हूं। श्री गोपाल रविदास। आपका प्रश्न, आपको तो वंचित कर दिया आपकी पार्टी ने, तो विधानसभा का दोष नहीं है, ना आसन का दोष है। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, बिहार के प्रत्येक युवा को रोजगार की गारंटी करने और बेरोजगारों को 5,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देने की मांग सदन के माध्यम से करता हूं। श्री रामबली सिंह यादव। अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला के मोदनगंज प्रखंड अंतर्गत झुनकी मेला के पास पुलिस ओपी स्थापित करने की मांग करता हूं। श्री अनिल कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा बुजुर्ग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वित की गई मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1500 से 2000 रुपये प्रति माह करने की सरकार से मांग करता हूं। श्रीमती गायत्री देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है। समुचित मात्रा में विद्युत पावर सब स्टेशन नहीं रहने से किसानों के बोरिंग पर ठीक से बिजली नहीं पहुंचने से खेती करने में कठिनाई होती है। अतः परिहार प्रखंड के नरगा एवं बेला में विद्युत पावर सब स्टेशन लगाने की मांग सरकार से करती हूं। सुश्री श्रेयसी सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, जमुई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बरहट प्रखंड में बरियारपुर पंचायत के पतौना गांव में छात्रों और विशेषकर छात्राओं को पढ़ने के लिए काफी दूर स्थित उच्च विद्यालय जाना पड़ता है।
अतः बरहट प्रखंड में बरियारपुर पंचायत के पतौना गांव में उच्च विद्यालय खोलने हेतु मैं सरकार से मांग करती हूं। श्रीमती मंजू अग्रवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिला अंतर्गत प्रखंड आमस के ग्राम पंचायत रामपुर के ग्राम नवगढ़ में जीटी रोड से मिश्र बिघा होते हुए पहाड़पुर रोड झरना आहर तक सड़क का निर्माण कराने की मांग करती हूँ। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, चंपारण में सिकराना, मुजफ्फरपुर में बागमती और कटिहार में महानंदा तटबंध का निर्माण हजारों गांवों को डूब क्षेत्र में बदल देने वाला है। तीनों जगह विनाशकारी बांध के निर्माण कार्य पर अविलंब रोक लगाने और विरोध करने वाले लोगों पर हुए मुकदमे की वापसी की मांग करता हूं। महोदय, ये कौन सा विकास का काम है? यह कौन सा बाढ़ से बचाने? माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला अंतर्गत फलका प्रखंड अंतर्गत रहटा में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन में चल रही, जबकि 3 पंचायत के बीच लगभग 30,000 आबादी के बीच यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। अतः मैं उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए नए भवन बनवाने के लिए सरकार से मांग करती हूँ। श्रीमती निशा सिंह। ये तो आज ही महिला दिवस हो रहा है, आज ही महिला दिवस है। बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला अंतर्गत आजमनगर प्रखंड के अरिहाना पंचायत में अस्पताल नहीं रहने के कारण स्थानीय लोगों को चिकित्सीय कार्य हेतु काफी दूर जाना पड़ता है, जिसके कारण आम जनों को काफी परेशानी होती है। अंतः मैं उक्त पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र जिसकी क्षमता 20 बेडों की हो निर्माण करने हेतु सरकार से मांग करती हूँ। श्री विद्यासागर केसरी। अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के सिमराहा बाजार के पास रेलवे लाइन के दोनों तरफ चौतरफा गुजरने वाले सड़क मार्ग पर भारी जाम की समस्या बनी रहती है। इसके निदान हेतु रेलवे ढाला पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की मांग सदन से करता हूं। श्री अमरजीत कुशवाहा। आपका राज्य सरकार की सीमा से बाहर का आपका सूचना था। अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य शिक्षा विभाग में आउटसोर्सिंग से कार्यरत डीपीएमयू बीपीएमयू कर्मियों की सेवा 31 मार्च 25 से समाप्त कर दी जाएगी, जिससे उनके परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सेवा समाप्ति पर रोक लगाने तथा उनकी सेवा स्थायी करने का मांग करता हूं। महोदय, ये सरकार संज्ञान में ले ले। श्री अजीत कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में लाखों दलित गरीबों का लंबे समय से बिजली का बिल बकाया है, जिसका भुगतान करने में वो सक्षम नहीं है। अतः सभी लोगों का बिजली बिल माफ करने व प्रति माह गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग सरकार से करता हूं। श्री मोहम्मद रिजाइल मंसूरी। अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला के कांटी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत NH 28 दामोदरपुर रेलवे गुमटी के पास एवं NH 57 दरभंगा रोड के शनि मंदिर के पास स्पीड ब्रेकर नहीं रहने के कारण काफी दुर्घटना हो रही है, जिससे काफी मौतें हो गई है। अतः शून्यकाल के माध्यम से दोनों स्थानों पर हाई स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग करता हूं। श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी। जमुई जिला अंतर्गत प्रखंड खैरा के पंचायत खैरा को, जिसकी आबादी घनी है, उच्च माध्यमिक विद्यालय भी है, बाजार भी विस्तृत रूप ले लिया है। अतः खैरा पंचायत को नगर पंचायत बनाने की सरकार से मांग करता हूं। श्री ललित नारायण मंडल। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के सुल्तानगंज प्रखंड के उच्च विद्यालयहीन नवादा एवं नया गांव पंचायतों में मध्य या प्राथमिक विद्यालय को उत्क्रमित कर प्रति पंचायत एक उच्च विद्यालय के निर्माण की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। धन्यवाद। वीरेंद्र कुमार। अध्यक्ष महोदय, रोसड़ा विधानसभा अंतर्गत शिवाजी नगर प्रखंड के जाखर धर्मपुर में क्रिकेट व फुटबॉल मैदान के लिए पर्याप्त जगह है,
स्टेडियम बनाने की मांग सरकार से करता हूं। श्री ललन कुमार। बढ़िए ललन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, युवाओं में स्वास्थ्य एवं खेल के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मैं सरकार से भागलपुर जिला अंतर्गत पीरपैंती प्रखंड के इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय ईसीपुर तथा कहलगांव प्रखंड के इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय रामपुर के क्रीड़ा मैदान में स्टेडियम निर्माण करवाने की मांग करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जाएंगी। अब ध्यानाकर्षण सूचना लिए जाएंगे। माननीय सदस्य पवन कुमार यादव, आपकी सूचना पड़ी हुई है। माननीय मंत्री सहकारिता विभाग। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पैक्स प्रबंधक पैक्स के कर्मी हैं जिनके वेतन आदि के भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित पैक्स को है। उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य में सहकारी समितियां बिहार विधान मंडल द्वारा पारित बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 एवं तदनुरूप गठित बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के तहत संचालित एवं विनियमित होती है। पंचायत स्तर पर गठित प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी पैक्स बिहार सहकारी समितियां सोसाइटी 1935 की धारा 11 के तहत निबंधित एक सहकारी समिति। उक्त अधिनियम की धारा 44 का फ एवं धारा 66 ख के आलोक में पैक्स को सभी वित्तीय एवं आंतरिक प्रशासनिक मामले, कार्मिक नीति, कर्मचारी की भर्ती, पदस्थापन, वेतनमान एवं मुआवजा में स्वायत्तता प्रदत्त है। पैक्सों का कार्य संचालन निर्वाचित प्रबंध समिति द्वारा पैक्स निबंधित उपविधि के अनुरूप किया जाता है। पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना अंतर्गत पैक्सों कार्य विविधता तथा तकनीकी आवश्यकताओं के कारण पैक्सों में कुशल एवं एक कर्मियों की नियुक्ति एवं उनके वेतन मानदेय भुगतान करने में विभाग की भूमिका की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। अन्य राज्यों में पैक्स कर्मियों की नियुक्ति, उनके वेतन मानदेय भुगतान हेतु लागू प्रावधान का अध्ययन कर राज्य अंतर्गत पैक्स कार्मिकों हेतु वर्तमान प्रावधान के आलोक में विस्तृत प्रतिवेदन कमेटी द्वारा उपलब्ध कराया जाना है। कमेटी द्वारा इसका अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है। कब तक रिपोर्ट आएगा और पैक्स प्रबंधक को वेतन तय किया जाए? वो भूखमरी के कगार पर है और बैठिए, पूछा है तो आपने जवाब देना चाहिए ना। माननीय मंत्री महोदय, हमारी सरकार में कोई व्यक्ति बिहार में भूखमरी के कगार पर नहीं है, नंबर 1। दूसरा महोदय, जो कहा है तो सरकार विचार कर रही है, समिति का रिपोर्ट का इंतजार हम कर रहे हैं और प्रयास करेंगे 3 महीने के अंदर में समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार निश्चित तौर पर यथोचित कार्रवाई करेगी। माननीय सर श्री अजीत शर्मा, अपनी सूचना को पढ़ें। माननीय मंत्री जी को धन्यवाद। अजीत शर्मा जी पढ़िए। बोलिए ना, माइक तो है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना शुरू की गई। इस योजना तहत राजपत्रित पदों तक बहाली का प्रावधान है। बिहार की बेटी सुश्री मोनिका ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 में गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय खो खो संघ द्वारा 4/2/2025 को इसकी सूचना देते हुए महानिदेशक बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को तथा माननीय मुख्यमंत्री बिहार को सुश्री मोनिका को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सरकारी नौकरी तथा अन्य देश सहायता दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। सुश्री मोनिका का घर भागलपुर जिले में ही है। उनका परिवार अत्यंत गरीब है। उनके पास रहने के लिए ढंग का घर तक नहीं है। यहाँ तक कि उनके परिवार के पास गैस कनेक्शन भी नहीं है। अत्यंत ही गरीबी में जी रही मोनिका को सहारा दिया जाना आवश्यक है ताकि आगे आने वाले दिनों में वह इसी लगन से प्रदर्शन कर सके। अतः खो खो वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली बिहार की बेटी सुश्री मोनिका को सरकारी नौकरी सहित अन्य सहायता दिए जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री खेल विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति यह है
कि राज्य में मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 का गठन किया गया, जिसके नियम 3 में ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल खेल विद्याओं में वैसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति का प्रावधान है जो ओलंपिक खेल, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक प्राप्त किए हो या सहभागिता की हो, या नेशनल गेम्स, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक प्राप्त किए हो। उक्त खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति वेतन स्तर प्रथम ग्रेड 1800, सेकेंड ग्रेड 1900, 6 ग्रेड 4200, 7 ग्रेड 4600, 9 ग्रेड 5400 में की जा रही है तथा नियम 7 में वर्णित प्रावधानानुसार उक्त खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता सहभागिता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों से आवेदन विहित प्रपत्र में प्राप्त कर आवेदनों की स्क्रूटनी कर सीधे तौर पर महानिदेशक बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के अनुशंसा पर सीधी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत खिलाड़ियों की नियुक्ति की जानी। चूंकि खेल विद्या में ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल खेल विद्याओं में शामिल नहीं है, फलस्वरूप खो खो खेल विद्या के खिलाड़ियों की नियुक्ति विचारणीय नहीं है। चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल दिवस या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य दिवस पर खेल सम्मान योजना के तहत पुरस्कृत किया जाएगा। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ जब देखते हैं सारे लोग, सरकार बोलती है कि महिलाओं का सम्मान बच्चियों के लिए, और जो विश्व कप में गोल्ड मेडल लेके आई, आखिर भारत सरकार नहीं भेजा खेलने के लिए, उस बच्ची को क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए मैं जो खेल मंत्री जवाब दिए उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। तब तो आप नहीं चाहते हैं कि बच्चियां और महिलाएं आगे बढ़े पूरे बिहार में। इसलिए बिहार की एक ही लड़की खो खो में विश्व कप जीता ली है। माननीय मंत्री जी ने ये नहीं कहा कि महिलाओं को नहीं देना है, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि खो खो इस योजना में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है सर? वो तो खेल नहीं है, ये सवाल पूछ सकते हैं। देश में खेला जा रहा है के तो आपको इंक्लूड करें। नहीं है सर, मंत्री जी से आग्रह, आपके अध्यक्ष महोदय, उसको इंक्लूड करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आग्रह करेंगे। वो है नहीं, इनको इंक्लूड करके इनको नौकरी देने का काम कीजिए। बिहार की जनता इसको देख रही है। श्री अजय कुमार अपनी सूचना को पढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक ग्रह 15/2020-36C दिनांक 20/12-21 के आलोक में सभी 8061 ग्राम पंचायतों में स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन किया गया है। बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 13-53-66-4 दिनांक 8/11-2022 के द्वारा स्वच्छता पर्यवेक्षक को संविदा के आधार पर नियोजित किया गया है। मुख्य सचिव बिहार विभागीय पत्रांक 24/10/2022/8728 दिनांक 9/9/22 के आलोक में स्वच्छता पर्यवेक्षक को पंचायत सरकार भवन से काम करने का निर्देश होने के बावजूद स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी सुबह से शाम तक प्रतिदिन घर घर से कचरा का उठाव करके कचरे को WPU सेंटर पर ले जाना और अलग अलग करवाना एवं स्वच्छता शुल्क भी संग्रह करते हैं, जिसके बदले में स्वच्छता पर्यवेक्षक को मात्र 5,000 रुपये से 7,500 रुपया एवं स्वच्छता कर्मी को मात्र 15,000 से 3,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है, जो 1500 जो सरकार के न्यूनतम मजदूरी दर से भी काफी कम है। जबकि पंचायती राज विभाग द्वारा पत्रांक 6/14/2019/325 दिनांक 15/1/25 के आलोक में सभी स्वच्छता पर्यवेक्षक का मानदेय प्रति माह 20
20,000 रुपये है। अतः स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी को उचित मान दे एवं सेवा अस्थायी करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री बैठिए, समय चाहिए। अब शून्यकाल बैठिए, क्या कर रहे सुकान जी? अरे बैठिए ना, बोलने तो दीजिए, आप तो बोलते ही रहते हैं। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। शेष सूचनाएं श्री सूर्यकांत पासवान, मैंने आपको कहा ना, आपकी सूचना चूंकि राज्य की सीमा के बाहर का विषय था इसलिए उसका अमान्य किया जाता है। श्री सूर्यकांत पासवान, श्री सूर्यकांत पासवान बोलिए, आप बुला रहे हैं तो बोलते ही नहीं है जी। अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला के अंतर्गत बखरी प्रखंड के थाना बाजार से बाहर होने से अपराधियों घटनाएं रोकने में नाकाम है। कई व्यापारियों के दुकान का दरवाजा काटकर शटर तोड़कर चोरी कर ली गई है। अतः बखरी बाजार में एक सहायक थाना स्थापित करने की मांग सरकार से करता हूं। श्री विजय कुमार सिंह, दलबू सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला के कुटुंबा थाना अंतर्गत एरका गांव निवासी जमींदार पासवान के 12 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार का 23/2025 को अपहरण हुआ। 26/2025 को उसकी लाश बरामदगी की गई। मैं सरकार से इस कांड में पुलिस की लापरवाही की जांच एवं दोषियों की कार्रवाई की मांग करता हूं। श्री जयप्रकाश यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत नरपतगंज प्रखंड के फरही पंचायत वार्ड संख्या 5 स्थित शिवधर यादव घाट से कुसिया टोला होते हुए भंगी नहर क्वार्टर पुल तक की कच्ची सड़क का पक्कीकरण की मांग करता हूं। श्रीमती प्रतिमा कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से वैशाली जिला के अपने विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंड राजापाकर, देसरी और सहदेई बुजुर्ग में भूमिहीन एवं आवासहीन महादलितों को बास्केट पर्चा उपलब्ध कराकर जमीन पर कब्जा दिलाने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की मांग सरकार से करती हूँ। श्री विनय बिहारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा सेवक एवं तालीमी मरकज के कर्मी लगातार 15 वर्षों से पठन पाठन कराने के साथ साथ सरकारी अन्य सभी कार्यों को करते आ रहे हैं। इन्हें राज्य कर्मी का दर्जा, संबंधित विद्यालयों में समायोजन तथा अनुकंपा का लाभ प्राप्त हो, सदन से मैं इसकी मांग करता हूं। श्री राजेश कुमार गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला के सासाराम में बेदा से लेकर एसपी जन कॉलेज तक 3 किलोमीटर जीटी रोड पर आए दिन जाम लगा रहता है, जिस कारण शहरवासी को काफी कठिनाई होती है। सरकार से बेदा से लेकर एसपी जन कॉलेज तक फ्लाईओवर निर्माण का मांग करते हैं। श्री समीम अहमद। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के जल संसाधन विभाग कार्य मंडल रक्सौल के अधीन छावड़ादानो प्रखंड के छावड़ादानो प्रखंड चौक से स्टेशन की तरफ जाने वाली सड़क में जेबीसी कैनाल के ऊपर पुल जर्जर अवस्था में है। उक्त पुल कभी भी ध्वस्त हो सकती है, अतः सरकार से आम जनों के हित में उक्त कैनाल पर नया पुल निर्माण का मांग करता हूँ। श्री समीर कुमार महासेठ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अपराध पर नियंत्रण हेतु रामपट्टी के पास तथा कोतवाली चौक के आगे रेलवे क्रॉसिंग के बाद दोनों जगह ओपी खोले जाने की मांग करता हूँ। श्री सत्यदेव राम। कहाँ चले जाते हैं बीच बीच में? आपके समक्ष रहते हैं। अरे हम तो देखते रहते हैं, आपको आपकी गायब नजर मेरे तरफ नहीं रहती है, इधर उधर हो जाती है। इधर ही रहता है यार। अगर हमारे खाली आप पर और महबूब साहब पर ध्यान रहता है। बोलिए। सबसे पुराने मित्रों में के हैं, नजर हटा देते हैं। महोदय, 65% आरक्षण के प्रति इस सदन की प्रतिबद्धता है।
सदन ने इसे संबंधित कानून बनाकर ऐतिहासिक काम किया है। अगर मुख्यमंत्री जी अपने द्वारा लिए गए निर्णय के प्रति ईमानदारी से विधानसभा का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री जी से मिलने की गारंटी करें, संसद में कानून बनाकर पास कराकर इसे 9वीं अनुसूची में डालें। शिव प्रकाश रंजन महोदय, ये शिव प्रकाश रंजन बैठ जाइए बैठ जाइए ना, आप तो पुराने आदमी हैं, कब से हैं, जब से हम हैं तब से हैं। बैठिए। अध्यक्ष महोदय, हाँ, सवाल बढ़ाइए। अध्यक्ष आपका ही महोदय, नहीं, पूरे सदन का सवाल। शिक्षा विभाग में बोलने दीजिए। ब्लॉक परियोजना प्रबंधन इकाई दूसरे का तो बीपीएमयू सुनिए। और जिला प्रबंधन इकाई डीपीएमयू कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के निर्णय के विरुद्ध तत्काल हस्तक्षेप एवं नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने का मांग करता हूँ। श्री सतीश कुमार। अध्यक्ष महोदय, मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जमनगन भैक डकरा मकरपुर पंचायत में पेयजल संकट दूर करने हेतु फल्गु नदी से पानी लिफ्ट कराकर पंचायतों में पहुंचाने की सदन से मांग करता हूं। श्रीमती नीतू कुमारी। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंड हिसुआ, नरहट और अकबरपुर में हल्का कर्मचारियों द्वारा जमीन की दाखिल खारिज, परिमार्जन और जमाबंदी में अवैध रिश्वत की मांग की जाती है। मांग पूरा नहीं होने पर गरीब जनता का कार्य बाधित होता है, इसलिए आपसे निगरानी की जांच एवं कार्रवाई की मांग सरकार से करती हूँ। श्री कुमार कृष्ण मोहन उदय यादव। महोदय, जहानाबाद जिला अंतर्गत रत्नी फरीदपुर प्रखंड के नारायणपुर पंचायत के बौद्ध स्थल घेजन में बलदैया नदी पर वर्षों पहले पुल निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अभी तक संपर्क पथ का निर्माण नहीं होने के कारण ग्रामीणों को लगभग 15 किलोमीटर दूर घूमकर बौद्ध स्थल घेजन जाना पड़ता है। सरकार से संपर्क पथ निर्माण का मांग करता हूँ। श्री छत्रपति यादव। अध्यक्ष महोदय, कन्या मध्य विद्यालय सवलपुर खड़िया जमीन खाता संख्या 627 खिसका 63 जवाबबंदी 23 रकबा 1 बीघा 14 कट्ठा 17 दूर पर अनाधिकृत तरीका से अन्य विभाग द्वारा निर्माण कार्य नियमानुकूल नहीं है, अतः जिलाधिकारी खगड़िया को विद्यालय जमीन पर निर्माण कार्य रोकने हेतु निर्देश देने का सदन से मांग करता हूँ। श्री मिश्रीलाल यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अंतर्गत ग्राम रनवे पुरानी टोला एवं केवटी के बीच से ग्राम समैला के दिग्घी फील्ड होते हुए समैला रतन यादव दुकान तक कच्ची सड़क को पक्की सड़क निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूं। श्री कुमार शैलेंद्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत बिहपुर प्रखंड के पूर्वी केबिन और पश्चिमी केबिन पर रेलवे क्रॉसिंग के पास आरओबी बनाने की मांग सरकार से करता हूं। अब सभा की कार्रवाई पहले एक बात का स्पष्टीकरण दीजिए। बैठिए बैठिए बैठिए। ये महासेठ जी बैठे हैं, उसके बगल में अजीत शर्मा जी बैठे थे। हम जब आपका नाम पुकार रहे थे उधर से आवाज आ रही थी कि महुआ से मिलने गए। पहले बताइए कहाँ गए थे, अगर बोलिए, पूछना पड़िए। महोदय, पढ़ने के लिए धन्यवाद महोदय। सरकारी नौकरियों और अन्य सरकारी अवसरों में डोमिसाइल नीति लागू करने से बिहार के स्थानीय लोगों को राज्य के भीतर ही काम का अधिकार और रोजगार के अवसरों का लाभ मिल सकेगा। अतः मैं बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग करता हूं। अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।
अपना पक्ष रखें। आपका समय 18 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझको बजट पर विरोधी दल की तरफ से बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार अभिव्यक्त करता हूं। मान्यवर, इस लोकतंत्र के मंदिर के दीवारों पर एक बहुत ही अच्छे शब्द का उल्लेख किया गया है कि संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार के ही अंग माने जाते हैं। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपसे और सभी माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि मेरी बात से अगर कहीं किसी को कोई कष्ट हो उसे नजरअंदाज कर देंगे। जब लोकतंत्र की चर्चा होती है, ऐसी बात क्यों बोलते हैं कि नजरअंदाज करने के लिए आग्रह करना पड़े? हैं? ऐसी बात बोलिए जो सब ग्राह्य कर ले। मेरी नजरअंदाज कोशिश क्यों होगी, करे? बोलिए। मैं अदब के साथ ही आपके साथ पेश आऊं। जब लोकतंत्र की चर्चा होती है महोदय, तो कुछ अतीत काल की भी याद आने लगती है। यह देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन आजादी के पहले यह देश ब्रिटिश गवर्नमेंट के चंगुल में था। इस देश के तकदीर और मुकद्दर का फैसला करने वाला इस देश में नहीं बैठता था, बल्कि विदेशों में, लंदन में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, और वहीं से इस देश के तकदीर और मुकद्दर का फैसला करता था। आपको और सबको मालूम है, मैं उन अतीत की ओर नहीं ध्यान ले जाना चाहता हूं, लेकिन यह बात सही है कि आजादी दिलाने के क्रम में कई जवान साथियों के खून बहे। इस देश को आजाद करने में 7-7 लाख नौजवानों के लाल लाल खून बहे हैं। कितनों के मां के गोद खाली हो गए, कितने के भाई भाई से बिछुड़ गए, और कई कांड तो ऐसे हैं जिसको देखने से, सुनने से ही सिहरन पैदा हो जाता है। चाहे वह 13 अप्रैल 1919 की घटना हो, जालियांवाला घटना हो, या 25 अप्रैल 1925 का काकोरी कांड हो, या फिर 1928 का वो लाहौर की धरती हो, जहां साइमन कमीशन वापस जाओ और अंग्रेजी हुकूमत के लाठियों से हंसराज और लाला लाजपत राय की मौत हुई थी। 1947 में मेरा देश आजाद हुआ, और 1952 में ये लोकतंत्र की गरिमा और मर्यादा को अक्षुण्ण रखने का हिंदुस्तानियों ने कसम खाया। इस लोकतंत्र के मंदिर में जब पहुंचते हैं तो शवों के मुखारविंद से इसकी मर्यादा, इसका आदर्श, इसका सम्मान अक्षुण्ण रखने का संकल्प लेते हैं, कस्में खाते हैं। मैं विगत दिनों से देख रहा हूं, आप तो मुझको जानते हैं, मैं 25 वर्ष पहले पहली दफा इस लोकतंत्र के मंदिर में आया था। कई साथियों को तो मैं देख रहा हूं, कई साथी गुजर गए हैं, वो हैं नहीं, लेकिन मैं अच्छी तरह से कह सकता हूं कि यह देश को चलाने के लिए जो संकल्प लिया गया, पता नहीं इस मंदिर में पहुंचने के बाद उस संकल्प को क्यों नजरअंदाज कर देता है। बजट प्रस्तुत हुआ है, हर साल बजट प्रस्तुत होता है, और जब बजट प्रस्तुत होता है तो सत्ता पक्ष के सम्मानित सदस्यों ने थपथपाट के साथ उस बजट का स्वागत करता है। मैंने भी बजट को ध्यान से पढ़ा है महोदय, लेकिन जब ध्यान से पढ़ने के बाद मैंने निष्कर्ष पर पहुंचा तो मुझको लगा कि जब सत्र प्रारंभ होता है और बजट की चर्चा होती है तो 14 करोड़ जो बिहार की आबादी है उसकी नजर इस पर पड़ती। वो बहुत ही उत्साह के साथ, उमंग के साथ और बहुत गंभीरता से इस बजट को सुनना चाहता है। नतीजा निकलने के बाद बड़ी ही निराशा हाथ लगी। इस बजट में सिर्फ और सिर्फ जो पुरानी बजट का व्याख्या पूर्व में किया गया था उसी को थोड़ा सा सजा दिया गया है। पहले
2,52,000 के आसपास बजट था, इस बार 36,000 बजट बढ़ाया गया है और इसी में सत्ता पक्ष के लोग निश्चित तौर पर बहुत खुश हैं। खुश होना भी चाहिए, लेकिन जिन लोगों के लिए बजट की भूमिका होती है, जिन लोगों को जिसके हित में यह बजट प्रस्तुत होता है, वो लोग निराश। यहाँ किसी भी बजट के किसी भी पंक्ति में बेरोजगारी दूर करने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। भूखमरी, लाचारी, बेबसी, इस पर कोई उल्लेख नहीं किया गया। आपको मालूम है इस बिहार की स्थिति क्या है। सब लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा बीमार अगर कोई राज्य है, उस राज्य का नाम है बिहार। बिहार, आपको मालूम है आजादी के दिनों में 1917 ईस्वी में जब पूज्य बापू महात्मा गांधी देश के दौरे पर निकले और सभी जगह से वो वापस आए और अपने गुरु गोखले के सामने जब उपस्थित हुए तो गोखले ने उनसे कहा, कहो गांधी, देश का क्या हाल चाल है। निकले थे वो कि आजादी की लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन देश में चारों तरफ घूमने के बाद वो निराश होकर के अपने गुरु गोखले से मिले। गुरु गोखले ने उनसे पूछा कि देश में तो आपने सभी शहरों का दौरा किया, बताओ कहां के लोगों ने तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे हौसले को बढ़ाया। वो निराश हो गए, चुप हो गए। उन्होंने कहा, देश में तो मैं घूमा, लेकिन कहीं का लोग इस ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसकी ताकत अपरंपार है, दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र अमेरिका, दुनिया का सबसे सत्ता ब्रिटिश के हाथ में, कहा जाता है कि उनके राज में सूर्यास्त नहीं होता था। अगर हिंदुस्तान में सूरज डूबता था तो सऊदिया में उगता था, सऊदिया में डूबता था तो अफ्रीका में उगता था। यानी इतनी मजबूत ताकत, इतनी मजबूत सत्ता के विरोध में हिंदुस्तान का कोई भी हिम्मत नहीं करता था। जब गुरु गोखले ने उनसे बिहार के विषय में कहा तो कहा, मैं बिहार नहीं गया हूं, कि जाओ बिहार। और बिहार की धरती पर पूज्य बापू महात्मा गांधी आए तो यहाँ के लोगों ने उन्हें इतना साहस दिया, इतना भरोसा दिया कि उसकी हिम्मत ताजा हो गई। और उन्होंने गुरु गोखले से जाके कहा कि बिहार ही इस देश में ऐसी ताकत, ऐसी मिट्टी में ऊर्जा है, वहां के नौजवानों में इतना साहस है। उसके कंधे को जब मैंने सहलाया तो मेरे अंदर में यह अनुभूति जगी और मैं कह सकता हूं कि अब जंगे आजादी की लड़ाई लड़ी ही नहीं जा सकती है, बल्कि जीती भी जा सकती है। यह मिट्टी की ताकत ने, बिहार की मिट्टी की ताकत ने उनको जान दिया। लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? आज भी बिहार की स्थिति बद से बदतर है। आज गांव में जाइए, जहां मैं जाता हूं, जीवन में दो चीज बहुत ही जरूरी है, वह है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा की स्थिति क्या है? हाँ, मंजिलें बनी, भवनें बनी, टेबल कुर्सी लगा, समरसेबुल गड़ा, खाने में अच्छी व्यवस्था, लेकिन जिस हेतु हम खाना देते हैं, मध्याह्न भोजन चलाते हैं, टेबल कुर्सी की व्यवस्था करते हैं, किताब की व्यवस्था करते हैं, पोशाक की व्यवस्था करते हैं, उस हेतु में हमें सफलता नहीं मिल रही। जो भी अफसर जाते हैं स्कूल, जो भी पदाधिकारी जाते हैं, वो पढ़ाई की बात नहीं करते हैं। वो पूछते हैं आज खाना में क्या बना था, आज मध्याह्न भोजन में क्या खाए। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है, चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन विभाग के एस सिद्धार्थ जी आजकल ऑनलाइन भी शिक्षकों से बात करते हैं। मुझको लगा कि हाँ कुछ फायदे होंगे, लेकिन आप लोगों को पता है, ये चीफ सेक्रेटरी साहब, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जब बात करते हैं शिक्षक से तो पूछते हैं, पढ़ाई के विषय में नहीं पूछते, किसी बच्चों से हाल चाल नहीं पूछते, वो पूछते हैं शिक्षक से मध्याह्न भोजन में आज क्या बना। वो दिखाता है वीडियोग्राफी करके, वो बताता है कि मध्याह्न भोजन में क्या। हालत ये हो गई है अध्यक्ष महोदय कि अब जो माँ बाप उठते हैं और माँ बाप पूछते हैं कि आज तुम स्कूल गया था, अगर वो बोलता है कि हाँ मम्मी मैं स्कूल गया था, तो उससे ये नहीं पूछता है कि पढ़ाई हुई कि नहीं है, उसको पूछता है कि आज भोजन में क्या बना। यानी वो विद्यालय भोजनालय में परिणत हो गया। क्या जीवन में होगा? आज गांव में जाइए, आपको 83% युवा बेरोजगार है। जान करके आपको दुख भी होगा कि इस देश में, इस बिहार में
केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगलोर, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और बंगाल, असम का नौजवान नहीं दिखता है, कहीं नहीं दिखता है, ना तो खेतों में, ना खलिहानों में, ना दुकानों में, ना होटलों में, कहीं नहीं दिखता है। लेकिन क्या वजह है कि आज भी इस बिहार का 2,50,00,000 नौजवानों से अधिक जिसके हाथों में काम करने की ताकत है, क्षमता है, वो बूढ़ी माँ को छोड़कर, बूढ़े बाप को छोड़कर, बिलखते पत्नी को छोड़कर, बिलखते बच्चे, अबोध बच्चे को छोड़कर वो बिहार के बाहर दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक। अभी हाल की बात है, मेरे क्षेत्र पर एक आवेदन आया, आज ही आया है महोदय, वो मेरे धोरैया प्रखंड के कुमरडी गांव का है। वो स्वतंत्रता सेनानी, उनके पिताजी थे, वो मर गए, हैंड टू माउथ हो गया। नतीजा हुआ को दिल्ली कमाने के लिए वो अपनी पत्नी और 2 बेटी के साथ दिल्ली गया। जिस दिन दिल्ली में वो ट्रेन से उतरा, उसी दिन ट्रेन के हादसे का शिकार हो गया। 4 ही मिनट बचा आपका। उनकी पत्नी और 2 बच्चियां वहीं मर गए, मौत हो गई। वो हर दरवाजे में दस्तक दिया, बिहार सरकार से उन्होंने आरजू विन्नत किया, केंद्र के रेलवे मिनिस्टर से मिला, लेकिन आज तक उनको कोई सहायता राशि नहीं मिली। ये स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार का हश्र। बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, यह कहने में मुझको कोई संकोच नहीं है। मैं गांव में रहता हूं, सुदूर क्षेत्रों में रहता हूं। आज सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं किसी ऑफिस में रहती है तो वो अंचलाधिकारी के ऑफिस में रहती है, सीईओ के ऑफिस में। वहां का नजारा ये है, ये जो आपने सर्वेक्षण, भूमि सर्वेक्षण का मसला उठाया है, वो किसान, वो मजदूर, वो चाहता है, वो सही खतियान देता है, सही कवाला देता है, लेकिन उसके बाद भी परिमार्जन के नाम से वो जो ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर बैठता है, वो जो कर्मचारी बैठता है, वो झूठा उसको लिख देता है। कहीं 381 है तो 382 लिख देता है, कहीं 38 खाता नंबर है तो 83 लिख देता है। नतीजा होता है बेचारा वो 4 दिन 5 दिन दौड़ते रहता है, और उसको तब सुकून मिलता है जब बाहर में रहने वाले जो निजी लोग हैं, जो प्राइवेट, जिसको हम ब्रोकर कहते हैं, अगर उनसे वो संबंध स्थापित करता है तो पैसे का लेन देन होता है, और 3,000 से 5,000 रुपया जब उस ऑफिस के दलालों को मिलता है तभी उसका काम होता है। मैं आपसे और आपके माध्यम से सरकार के मंत्रियों से भी आरजू विन्नत करना चाहूंगा कि इसकी जांच कराएं। आप शिविर लगाएं, पंचायतों में शिविर लगाएं और वहां उसकी जांच कराएं। वो गरीब किसान मजदूर जो मेहनत करता है, जो 300-400 रुपया वो दिन में किसी तरह वो अर्जित करता है, कमाता है, लेकिन वहां 4,000-5,000 रुपया देने को मजबूर हो जाता है। उसी तरह से गरीब लाचार है बिजली के चलते, ये किसान लाचार है बिजली के चलते। आप कहते हैं बिजलियां तो गांव-गांव पहुंच गई, आप तो कहते हैं किसानों को मात्र 70 पैसे में यूनिट में देते बिजली, लेकिन आप किसानों को कभी देखा? वो 4 घंटे बिजली किसानों के लिए मिलता है, और वह भी दिन भर में 4 घंटा, कभी 2 घंटा चला, कभी 1 घंटा चला, और फिर वो 4 घंटे के बाद बिजली आएगी। नतीजा ये हुआ कि वो फसल उगा नहीं सकता है, वो उसके फसल उग नहीं सकते हैं, अपेक्षित नहीं उग सकते। अभी आपने बजट में हमारे माननीय वित्त मंत्री भाई सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज का निर्माण करेंगे। धन्यवाद देता हूं आपको कि आप डिग्री कॉलेज जरूर खोलिए, क्या शिक्षा की बहुत जरूरत है। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर गरीबी से निजात पाना चाहते हो, भूखमरी से मुक्ति पाना चाहते हो, तो उसका एक ही इलाज है, एक ही हथियार है, उस हथियार का नाम है शिक्षा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को कि वित्त मंत्री जी, करीब करीब ब्लॉकों में एफिलिएटेड कॉलेज है, आप पता लगाइए। हमारे थोरैया में भी 2 कॉलेज है, एक थोरैया में, एक रजौन में, वो एफिलिएटेड कॉलेज। आप बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन 2 ही मिनट आपके पास है, क्योंकि आपकी पार्टी ने जो समय दिया है वो 2 मिनट में समाप्त हो जाने वाला है। बोल रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, मैं मांग कर रहा हूँ। मुझको मालूम है कि समय कम है, लेकिन महत्वपूर्ण समय है। मैं वित्त मंत्री को कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि वहाँ डिग्री कॉलेज बने तो उसके सभी मकान अच्छे बने हुए हैं, 3 मंजिला मकान बना हुआ है, जमीन भी पर्याप्त है, खेल का भी मैदान है, शिक्षक भी है वहाँ, तो
आप निश्चित तौर पर आपको कम खर्चे में वो डिग्री कॉलेज बन जा सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है, अनुरोध है कि अगर आप डिग्री खोलना चाहते हैं तो आप पता लगाएं किस प्रखंडों में एफिलिएटेड कॉलेज लंबे दिनों से चल रहा है। अगर वो संसाधन से पूरी तरह पूर्ण है तो क्यों नहीं उसको अधिग्रहण करके आप डिग्री कॉलेज की शुरुआत कर सकते हैं। महोदय, मैं बताना चाहता हूं स्वास्थ्य विभाग की बात। स्वास्थ्य विभाग में भी स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत ताल ठोक करके बोलते हैं कि अब तो कोई कमी नहीं। मैं रहता हूं धोरिया, वहां डॉक्टरों का अभाव है। आप कहते हैं एक्सरे है, मैं मानता हूं एक्सरे है, पैथोलॉजी है, एमआरआई की मशीन है, लेकिन उसको चलाने वाला कोई विशेषज्ञ नहीं। छोटी छोटी भी बीमारी होती है, वो सीधे सीधे ठेस लगने पर भी वो सीधे सीधे कह देता है जाओ भागलपुर में इलाज कराओ, वहां कोई ऑपरेटर नहीं है। कौन ऑपरेटर की बहाली करेगा? आपने सही बात है, 17 महीने जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी यहाँ डिप्टी सीएम रहे और स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी उनको मिली तो हर पंचायतों में स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन बन दिया, बना भवन, लेकिन डॉक्टर नहीं है, वो एनएम वहां नहीं है। मैंने कई जगह देखा है, मन्नीहाट में, हसाई में, श्री पाथर में। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप स्वास्थ्य विभाग सही तरीके से इस बजट का उपयोग करना चाहते हैं तो इन तमाम बातों पर दीजिए। महोदय, आज भी इस राज्य में 68% ऐसी महिलाएं हैं जो गर्भवती के समय में खून की कमी की वजह से उनके बच्चे जितने वजन का पैदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आज भी 78% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। माफ करिए भूदेव जी, शिकार हैं। मैं अधिक आपका समय नहीं लेना चाहता हूं। शिक्षा के विषय में भी यही कहना चाहता हूं कि जो प्राथमिक विद्यालय है, जो मिडिल स्कूल है, जिनको आपने भवन दिया है, वो कीड़ा स्थल उसमें का चयन करिए, वहां खेल की महत्ता को बढ़ाइए, चार दीवारी का निर्माण कराइए। समरसेबुल है, आपने दिया है, टेबल कुर्सी दिया है, आप जरा जांच करके देख लीजिए। जो बाजारों में 500 में मिलता है वो 5000 का बिल बना हुआ है। समाप्त करिए। श्री राणा बस एक मिनट सर, मैं एक छोटा सा मैं शेर क्या कहना चाहता हूँ। पार्टी ने 18 मिनट मैं आपको शेर एक सुनाना चाहता हूँ, आप तो सुनते हैं। जिसका गुमा नहीं था, जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई, जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। ये शहर ना नहीं रात हो गई। अच्छे दिन तो इस शहर में आए नहीं, मगर एनडीए के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। श्री राणा नंदीर, आपने मुझको बहुत बहुत धन्यवाद। अवसर अध्यक्ष महोदय, अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं अपने आपका समय 10 मिनट है सर, मैं 10 मिनट में ही समाप्त करूंगा सर। अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सदन नेता, हम लोग के नेता यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रति आभार प्रकट करता हूं, अपने उप मुख्यमंत्री द्वय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी के प्रति, अपने सचेतकों के प्रति और सबसे ज्यादा मधुबन की महान जनता के प्रति, जिसके आशीर्वाद के बदौलत आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और बजट के आए व्यय विमर्श पर अपना मंतव्य रख रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, चूंकि चर्चा शेर से शुरू हुई है तो मैं शेर से ही शुरू करता हूँ। कहते हैं कि मंजिलें और लक्ष्य बड़े जिद्दी होते हैं, मंजिलें और लक्ष्य बड़े जिद्दी होते हैं, हासिल कहाँ नसीब से होते हैं, पर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पे होती। अध्यक्ष महोदय, बिहार की सरकार ने और नीतीश कुमार की सरकार ने जहां से शुरुआत किया था, मैं और हम सब बड़े उम्मीद में थे कि नेता प्रतिपक्ष जो एक आध बार तो पूरे बजट सत्र से भी गायब रहे, इस बार बजट पर अपना विचार रखेंगे, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विचार रखेंगे तो कुछ बढ़िया विषय, अच्छा विषय हम लोगों को मिलेगा। लेकिन कुछ चर्चा उन्होंने की है, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये 2005 से चर्चा शुरू करता हूं, आय व्यय पे विमर्श है इसलिए शुरू करता हूं, और चर्चा इसलिए शुरू करता हूं कि 2005-06 में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर जो है वो निगेटिव थी, -1.69% थी, जो अर्थव्यवस्था की गिरावट का प्रतीक था। नीतीश कुमार जी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने वहां से शुरुआत किया। और बिहार के हालात कैसे थे? जैसे बिहार ठहरा हुआ प्रदेश हो, जैसे गुमनामी, अंधेरा, और बिहार में जीवन कैसा था? जीवन मानो कि वहां जीवन और दुर्गति दोनों साथ साथ चलते थे। और वहां से शुरू करके 2006-07 में बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर 16.18% हुई। उसके बाद 2007-06
7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12 और फिर 18, 19, 19, 20 में बिहार की आर्थिक दर की वृद्धि जो है, अभी एनडीए की सरकार ने कर्पूरी ठाकुर जी को, जो हम लोगों के नेता हैं, आदर्श हैं, भारत रत्न देने का भी काम किया। और इसी सदन में कर्पूरी ठाकुर जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां दोहराना चाहता हूं। कर्पूरी जी ने एक बार कहा था कि बहुत दिन चला हूं किनारे किनारे, अब जी चाहता है कि मौजों से खेलूं। बहुत दिन चला हूं किनारे किनारे, अब जी चाहता है कि मौजों से खेलूं। मौजे तूफान मेरी लाज रखना, अहले साहिल ने ठुकराया है मुझे। जहां से बिहार ने शुरू किया था, उसी बिहार ने अपने राज्य की आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से ज्यादा कर ली और फिर 19-20 में राज्य की वृद्धि दर 10.5% रही। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने ये बात रखना चाहता हूं, जो वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक थी। और सबसे बड़ी बात, कहते हैं कि हौसला बुलंद हो तो सफलता चल के आती, हौसला बुलंद हो तो सफलता चल के आती है। समुंदर राह देता है, चट्टानें थर थराती हैं। कोविड का दौर पूरी दुनिया के लिए और देश के लिए गंभीर दौर था। उस कोविड-19 के समय उत्पन्न त्रासदी में भी 2021 में जब भारत सरकार की आर्थिक वृद्धि दर निगेटिव हो गई थी, नकारात्मक थी, फिर भी बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में बिहार राज्य की वृद्धि दर 2.5 पॉजिटिव थी, 2.5% रही। अध्यक्ष महोदय, ये बिहार के वृद्धि आर्थिक वृद्धि दर के संभावित चालक, और इसके बारे में क्या कहते हैं देश के जो बड़े अर्थशास्त्री हैं, श्री अरविंद विरमानी अपने लेख में कहते हैं, एक किताब उन्होंने लिखी कि बिहार ग्रोथ लर्निंग फॉर एक्सपीरियंस में बिहार की आर्थिक वृद्धि को तेज करने वाले सेक्टर आधारित चालकों की ओर ध्यान दिलाते हैं। और बिरमानी साहब ने कहा है कि दो अवधि की तुलना करते हुए 1993-94 से लेकर 2004-05 तक, जब देश की सालाना आर्थिक वृद्धि औसतन 6.8% थी, तथा 2004-05 से लेकर दो खंडों में है 11-12 तक, जब देश की सालाना आर्थिक वृद्धि 8.3% थी। पहली वाली मियाद में बिहार की औसत वृद्धि सालाना 5.3% थी, पर बाद वाली मियाद में अभूतपूर्व ढंग से सालाना 11.7% पर पहुंच गई। दूसरी मियाद में आर्थिक वृद्धि दर पहले की वृद्धि दर से दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। विरमानी कहते हैं कि यह वृद्धि दर, जो राष्ट्रीय औसत से महज 80% थी, बढ़कर राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर से 1.7 गुना हो गई। और इस तरह बिहार के ने बाकी दुनिया की बराबरी में आने के सिलसिले की शुरुआत हुई। मैं आज याद करना चाहता हूं अपने नेता स्वर्गीय सुशील मोदी जी को, जिन्होंने 30,000 जब 2005 में वित्त मंत्री के रूप में यहां कमान संभाली थी, उप मुख्यमंत्री बने, वित्त मंत्री बने, तो 23,000 करोड़ के बजट को नीतीश कुमार जी के साथ में मार्गदर्शन में उन्होंने 2,23,000 करोड़ तक करने का काम स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने किया था। और उस गति को आगे बढ़ाते हुए बिहार की सरकार, हमारे उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस बार 3,16,000 करोड़ का बजट आया है। अध्यक्ष महोदय, ये बिहार की सरकार है जो कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है। ये चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए जानी जाती है। ये नए विजन के साथ काम करने वाली सरकार है। और जिस सरकार ने तय किया, मैं तो चंपारण की धरती से आता हूं, गांधी बाबा की धरती से आता हूं, जहां गांधी बाबा ने 100 साल पहले हम चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष में बनाए, पंडित राजकुमार शुक्ल की धरती रही है। और चंपारण की धरती ने ही मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। और उन्होंने कहा था, शिक्षा पे बात चलती है, स्वास्थ्य पे बात चलती है। तो आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा का बजट, हमारे बजट में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा को दिया। 3 मिनट है, 2 मिनट में समाप्त कर दूंगा अध्यक्ष महोदय। कृषि के मामले में कहते हैं कि क्या हुआ, एक सोच, जब हम समस्या पर बात करते हैं अध्यक्ष महोदय तो हमें बहाने मिलते हैं। अभी चर्चा की हमारे नेता विरोधी दल ने 1960 से 1991 तक की राजनीतिक अस्थिरता की बात की, समस्याओं पर चर्चा की,
लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है जो समाधान पर बात करती है। जब आप समस्या पर बात करते हैं तो आपको बहाने मिलते हैं, आप समाधान पर बात करते हैं तो आपको रास्ते मिलते हैं। और कैसे मुख्यमंत्री ने वो रास्ता तय किया अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र में जो विकास हुआ कृषि रोड मैप के माध्यम से, हम सब मानते हैं और इसमें विश्वास करते हैं कि तेरे शहर का पेट मेरी गांव की मिट्टी से पलता है, तेरे शहर का पेट मेरी गांव की मिट्टी से पलता है। गौरतलब रहे कि देश अपना गांवों में बसता है। और कृषि रोड मैप बनाकर किस तरह से अभी बिहार को पांच कृषि कर्मण्य पुरस्कार मिले हैं। मैं बता देता हूं, कृषि मैट के विचार से कैसे इतनी बड़ी चीजें खड़ी हो सकती हैं, उसका प्रमाण है कि बिहार राज्य जो है खाद्यान्न के क्षेत्र में, ईख में, अंडा में, मछली उत्पादन में, मीट में, फलों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। हम दुग्ध उत्पादन में 57.67 मीट्रिक टन से बढ़कर 120 मीट्रिक टन आज हमारा दुग्ध का उत्पादन है। बिहार राज्य को 5 कृषि कर्मण्य पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। और पथ की चर्चा करते हैं, क्योंकि विकास के रास्ते में हमारे भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो विजन था, और आज जिस विजन के बदौलत न केवल हम 4 लेन सड़कें आज हमारे पूरे बिहार में दिखती हैं, बल्कि गांव में पीएमजीएसवाई वाली सड़कें, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कितना बड़ा काम हुआ है। और कैसे हमारे 2005 में, आपको बता देता हूं, जानना चाहिए, ग्रामीण पथों की लंबाई के बारे में माननीय कृषि ग्रामीण कार्य मंत्री ने कहा था कि 2005 में ग्रामीण पथों की लंबाई जो केवल 3112 किलोमीटर थी, आज नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार के नेतृत्व में ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क 1,17,000 किलोमीटर हो गई अध्यक्ष महोदय। और आरसीडी अध्यक्ष महोदय, आपने भी इसका मंत्रालय संभाला है, और आपके कुशल नेतृत्व में भी क्या हुआ अध्यक्ष महोदय, वो भी सदन के सामने रखना चाहता हूं कि वर्ष 2005 से लेकर अब तक पथ निर्माण विभाग ने 81,992 किलोमीटर सड़क तथा करीब 7,000 पुलों का निर्माण कराया अध्यक्ष महोदय। ये एक जब कोई सरकार और विचार के साथ काम करती है, और कैसे आप विचार के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम सब इसमें विश्वास करते हैं कि जीवन जो है वो आसान नहीं होता। आप समाप्त जीवन करिए। सर बस जीवन को आसान बनाना पड़ता है, और आसान कभी भी कोई समय उत्तम नहीं होता। हम सबको मिलकर उत्तम समय बनाना पड़ता है। और डबल इंजन की सरकार ने बिहार के समय को उत्तम बनाने का काम किया है, बिहार के लोगों के समय को उत्तम बनाने का काम किया है। मैं अंत में आपने अवसर दिया, धन्यवाद देता हूं, और चंद पंक्तियां पढ़ के अपनी वाणी पर विराम दूंगा। ये बिहार जो है कैसे 2047 तक विकसित भी बनेगा और आत्मनिर्भर भी बनेगा। और क्यों बनेगा, क्योंकि कहते हैं कि विकसित होकर रहेगा अपना बिहार। वो इसलिए बनेगा क्योंकि विकसित होकर रहेगा अपना बिहार, क्योंकि मोदी जी के मार्गदर्शन में नेतृत्व करता है नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विनय कुमार चौधरी, आपका समय 10 मिनट है। कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं कीजिए। सबसे पहले मैं आपके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं अपने मुख्य सचेतक आदरणीय श्रवण बाबू के प्रति भी मैं सम्मान व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पार्टी की ओर से मुझे मौका दिया। नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में कहा था कि पढ़ करके आने के लिए, इसलिए मैं आज पढ़ के आया। और उन्होंने जो पुस्तकें दी थी, थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने उस समय में जो उनके माता पिताजी के शासन काल में एक लालू चालीसा छपा था, ये हम लोगों को नहीं कहे पढ़ने के लिए, ये इसके लिए धन्यवाद भगवान को भी देते हैं और उनको भी देते हैं कि कम से कम उन्होंने उसको पढ़ने के लिए दिया। अरे आप किसी अर्थशास्त्री का पुस्तक पढ़ करके आते, आप तब आकर के बताते। आपको तो पढ़ने लिखने से कभी वास्ता नहीं रहा, आप मौलिक पुस्तक को समझे नहीं। अर्थशास्त्री की पुस्तक अगर पढ़ के आते बजट पर, और उनका जो पत्र रहता, उनका जो आर्टिकल रहता, उस पर अगर आप कहते हम लोगों को पढ़ने के लिए तो अच्छा लगता। तो दिक्कत है कि इन्होंने तो पढ़ा नहीं, पढ़ाई लिखाई से इनको वास्ता नहीं रहा, और ये हमको कहते हैं पढ़ने के लिए। आइए, आप आइए, मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ही भी हूँ, आपको आकर के मैं पढ़ाऊंगा।
मैं बजट पढ़ाना चाहता हूं कि मैं अपने उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बजट जो कभी एक जमाना में बिहार का बजट 2004-05 में 23,000 के लगभग था, 23,000 करोड़ के लगभग था, आज उन्होंने बढ़ा करके 3,17,000 करोड़ तक कर दिया। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। और यह बताता है, और ये इतना ही नहीं, पिछले वित्तीय वर्ष से भी उन्होंने 38,169,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बनाया है। यह परिलक्षित करता है कि बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बिहार कहां ले जा रहा है। और किसी जमाना में जब 23,000 करोड़ रुपए का आप लगाते थे, बजट बनाते थे, तब का बिहार का कैसा होता था, यह समझने की बात है। जहां एक और वर्तमान सम्राट चौधरी वित्त मंत्री ने, जहां एक और राजस्व बजट में 2024-25 में 1,121.41 करोड़ से बढ़ाकर अपने बचत को वर्ष 2025-26 में 8,831.18 करोड़ रुपए किया गया है। वहीं दूसरी ओर राजकीय घोष उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित राजकीय घोष घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद 3% की निर्धारित सीमा के भीतर रखा गया है। यह बहुत ही स्वागत योग्य है। महोदय, इस पर इन्होंने हंगामा नहीं किया, क्योंकि यह तो बचत क्या होता है, सकल का अनुपात क्या होता है, ये लोग समझ में नहीं करते हैं। इस पर इनको हंगामा करना चाहिए। तो दिक्कत ये है, ये हमको पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ाई और बजट इन लोगों को समझने की जरूरत है। अगर आप कहेंगे, अगर इनको कहेंगे तो मैं ट्यूशन दे दूंगा इनको। वर्ष 2000 इसी तरह इस बार बजट में उन्होंने शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करने का प्रावधान उन्होंने किया है। 60,946.87 करोड़ रुपए का व्यय के लिए। महोदय, एक बात बता देता हूं कि उन्होंने, तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में दशमलव के बदला में पॉइंट कहते हैं। हजार है बात है, पढ़ाई से मतलब नहीं है, दशमलव बोलिए, पॉइंट क्यों बोलते हैं? यह हाल तो इनके नेता का है, तो इनका क्या हाल होगा, यह सहज ही अनुमान लिया गया जा अपनी बात कहिए। स्वास्थ्य पर इस बार भी उन्होंने, सरकार ने 20,035.80 रुपए का व्यय करने का प्रावधान किया है। ये तो उनके भाषण में है, ये हमारे कहने नहीं कहने से क्या होगा। उन्होंने पॉइंट कहा था कि नहीं कहा था, यह आप भी देख लीजिएगा। और आपके नेता, आप बैठे बैठे लोग जो टीका टिप्पणी करने पर ध्यान मत दीजिए, अपनी बात कहिए। इधर हमारे अभी मैं धन्यवाद देता हूं कि शिक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने राज्य के सभी प्रखंडों और अनुमंडलों में अंगीभूत राजकीय डिग्री महाविद्यालय की स्थापना घोषणा की है। यह बतलाता है कि हमारी सरकार, नीतीश बाबू के नेतृत्व वाली सरकार किस तरह से अपने बच्चे को उच्च शिक्षा देने के लिए सोच रखती है। कृपया करके उसके लिए तो धन्यवाद दीजिए। आप लोग बराबर मांग कर देते हैं कि हमारे प्रखंड में जो कोई डिग्री कॉलेज नहीं है और डिग्री कॉलेज खोलने की इन्होंने घोषणा की है, और आप कहते हैं कि सब बात हम देखें। अरे आप शायद देखना, हमको लगता है महोदय कि इन्होंने 2004-05 में जो अभिभाषण था उसको पढ़ लिख करके आए थे और कहे थे कि उसी अनुरूप इस बार भी है। तो बजट में उन्होंने हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए जो घोषणा की है, यह बहुत ही स्वागत योग्य है। और इतना ही नहीं, प्रोत्साहन पढ़ाई के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने 1 से 10 के सामान्य श्रेणी के छात्रों को, अल्पसंख्यक भी है उसमें, आप लोग भरे दिन कहते रहते हैं, उस दिन कह दिए कि घेराबंदी के लिए। भाई, कब्रिस्तान की घेराबंदी किसने किया? और आप कहते हैं कि मरम्मती की योजना नहीं। अरे घेराबंदी तो हमने ही किया। हमको तो याद है महोदय, आप जब दरभंगा जाते थे तो उस समय मैं पत्रकार था, आपके समाचार को मैं बड़ी प्रमुखता से लिखता था। तो उस समय में मैं जब लिखता था तो एक भी घेराबंदी के लिए ये लोग बड़े बड़े 15 साल तक इनके नेता सब कई हुए, उस समय में तो सब यही जीतते थे। एक भी अपने क्षेत्र में कब्रिस्तान की घेराबंदी ये लोग नहीं कराते थे। और उस रोज पॉलिटिकल माइलेज के लिए कूदने लगे, कूद करके। हमारे ललित बाबू भी नहीं है, कूद रहे थे। उनसे मैं पूछता कि आप दरभंगा में अपने में कोई कूदता नहीं, अपनी बात कहता, आप भी अपनी बात कहिए।
कूद करके कहने लगे कि सरकार घेराबंदी के लिए कोई काम नहीं कर रही है, योजना नहीं बना रही है। तो यह मैं बताता अभी तो छात्रवृत्तियों के अल्पसंख्यकों छात्रों के लिए भी सामान्य वर्गों के लिए दोगुना कर दी गई है, यह समझने की जरूरत है। इतना ही नहीं, प्री मैट्रिक यो छात्रवृत्ति योजना की जो उन्होंने बात अभी है वो जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इसके तहत मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति को भी दोगुना कर दिया गया है। जब तक मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की सोच है, जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक सही ढंग से समाज का विकास नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया है। इसके लिए मैं सम्राट चौधरी को भी मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इसी तरह अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणी के छात्रों के आवासन के लिए 14 आवासीय विद्यालयों को खोला जा रहा है, जिसमें अब 720 आवासन की व्यवस्था होगी राज्य के प्रत्येक पंचायत में। यह भी एक योजना बहुत ही अच्छी योजना चली है, क्योंकि अभी वर्तमान में देखा जाता है कि गरीब कन्याओं के विवाह के समय में बच्चियों को उसके अभिभावक को जगह नहीं मिलता रहता है। इसके लिए अभी जो सरकार ने कन्याओं के विवाह के लिए कन्या विवाह मंडल की स्थापना की जो घोषणा की है, 2 ही मिनट आपके पास बचा है। बस सर, इसके लिए बहुत ही स्वागत योग्य है। इसी तरह राज्य के कृषि कहते हैं कि किसान के लिए कुछ नहीं किया, पढ़ाई तो करते नहीं है। जरा सम्राट चौधरी का अभिभाषण तो पढ़ लीजिए। राज्य के कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों में आधुनिकीकरण के लिए जो उन्होंने 1279 करोड़ रुपए की लागत का प्रावधान किया है, इसके लिए प्रावधान बहुत ही स्वागत योग्य है। और बड़ी नदियों पर को जोड़ करके जो नई योजनाओं को जो और पुल बनाने की योजना जो चलाई जा रही है, यह भी बहुत ही स्वागत योग्य है। और जिला मुख्यालयों को प्रदेश के मुख्यालयों से 4 लेन सड़क से जोड़ा जाएगा। जरा ताली तो बजा लीजिए। यह अभी एक बहुत ही अच्छी योजना की शुरुआत की जा रही है, जिससे आवागमन की सुविधा हो जाएगी। अभी वर्तमान में महोदय, आप भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, जब आप ज्वाइन किए होइएगा तब 2000 से पहले मात्र 4 गंगा पर पुल था। आज बढ़ करके 2005 के बाद 14 हो गया है। सुन लीजिए फिर से, 14 हो गया है। कोसी पर मात्र 2 पुल था, बढ़ करके अब 2009 अभी वर्तमान में 9 हो गया है। और गंडक पर 3 पुल था जो बढ़ करके 8 हो गया है, जिसमें से 2 4 लेन का है। और बागमती पर 4 था जो अब बढ़ करके 13 हो गया है। फल्गु पर 1 था, वो बढ़ करके 4 हो गया है। और छोटी मोटी महोदय, छोटी मोटी नदियों पर पुल का तो गिनती ही नहीं है, वो तो इतना संभव ही नहीं था। हजारों पुल हो गया है। ये लोग कहते रहते रहे, भैया धन्यवाद तो दीजिए मुख्यमंत्री जी को। समाप्त करिए ना, तुरंत। उसके बाद राज्य के किसानों के लिए राज्य के सभी अनुमंडलों में, सभी प्रखंड मुख्यालयों में कोल्ड स्टोरेज की जो स्थापना की है, यह किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रवण बाबू के प्रति आभार, इन्होंने मौका मुझे दिया। आपका समय केवल 2 मिनट है। अध्यक्ष महोदय, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जबकि सरकार द्वारा यह एक चुनावी बजट पेश किया गया है। महोदय, देखा जाए तो बजट का आकार में सिर्फ वृद्धि हुई है, लेकिन बढ़ती महंगाई, ऊंची मुद्रास्फीति दर से प्रतीत होता है कि यह बजट 2005 से भी पीछे है। किसानों द्वारा की जा रही खेती घाटे में चल जा रही है, उत्पादन हो रही है, लेकिन उसके लिए रख रखाव का साधन नहीं है। महोदय, बाजार का अभाव है। किसानों के लिए उर्वरक की बढ़ती कीमत, कालाबाजारी चरम पर है। सिंचाई हेतु बिजली का कनेक्शन दिया गया, लेकिन तार पोल खेतों तक नहीं पहुंचा है। महोदय, किसानों का महंगी बिजली बिल आ रही है, लेकिन सिंचाई कार्य नहीं हो पा रहा है। हरी सब्जी के रखरखाव के लिए छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। महोदय, बिहार के बजट में महोदय आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, सेविका, सहायिका, ममता, वैक्सीन कुरियर, स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक को न्यूनतम मजदूरी की बात बजट में नहीं किया गया है। महोदय, जीविका दीदी सारे सरकारी कार्यों को करती है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी तो दूर,
महोदय उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। आज पदाधिकारियों के द्वारा उनको अपमानित किया जा रहा है। आज आशा दीदी का भी वही हाल है। महोदय चर्चा हमारे माननीय सदस्य कर रहे थे डिग्री कॉलेज की। डिग्री कॉलेज बनाने के लिए सरकार ने बजट में लाया है, लेकिन 2 साल से हमारे विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज बन रहा है। अभी तक 1 फ्लोर भी महोदय उसका काम नहीं हो पाया है। इतना धीमी गति से वो काम हो रहा है। स्वास्थ्य हमारे अनुमंडल में अनुमंडल अस्पताल की घोषणा हुई महोदय, लेकिन अभी तक अनुमंडल अस्पताल नहीं बन रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले सत्र में कहा था जो सारी प्रक्रियाएं हो गई है, अब आपके यहाँ बनने जा रहा है, लेकिन उसका भी अता पता नहीं है। महोदय श्री भरत भूषण मंडल जी नहीं आरजेडी कहाँ है ना? बोलिए, 10 मिनट का समय आपके पास। मैं अपने पार्टी के यशस्वी नेता प्रतिपक्ष द्वारा समय निर्धारित किए जाने को लेकर के उनके साथ साथ आपको भी धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, इस सदन को सत्ता पक्ष के द्वारा लगातार मिसलीड किया जाता है। जो आंकड़े, जो जानकारी सदस्यों को दी जाती है वो तथ्य परक नहीं होता है। अभी मैं एक आंकड़े की बात आपसे करना चाहता हूं। लालू यादव जी के कार्यकाल के बारे में बार बार बताया जाता है कि उनका कार्यकाल बेहतर नहीं था, वो लोगों के जीवन में बदलाव लाने को समर्पित नहीं था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, लालू यादव का कार्यकाल पिछड़े दलितों, गरीबों, अति पिछड़े अकलियतों का स्वर्ण काल था। उस जमाने में ये मैं दावे से बताता हूं, लालू यादव जी का जब आगमन हुआ बिहार की राजनीति पर, राजनीतिक पटल पर, सत्ता पर, तो आपको मालूम होगा यह जान करके कि जो सामाजिक शक्तियों की जो ताकत था उसमें जबरदस्त विस्फोट हुआ। इस तरह का बदलाव हुआ कि जर्रा जर्रा जो बहुजन समाज के लोग थे उसमें एक आशातीत बदलाव हुआ। ऐसा बदलाव जिसकी कल्पना आज तक इस मुल्क में किसी ने नहीं की थी। लालू यादव और साधारण प्रतिभा का नाम था। अभी मैं उनके बारे में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और ध्यान से सुनिए, स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर ने लिखा है लालू यादव के कार्यकाल पर कि लालू यादव के समय में, लालू यादव को जब सत्ता मिली थी उस समय में राज्य का खजाना खाली था, चीजें बहुत अव्यवस्थित थी। लेकिन लालू यादव के आने के बाद बहुत तेजी से राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ और 94-95 में जो बिहार का ग्रोथ रेट था वो बहुत तेजी से बढ़ा, 12 कुछ प्रतिशत, 11 कुछ प्रतिशत। और उसके बारे में स्वामीनाथन एलंकर अय्यर ने कहा है बिहार का ग्रोथ मिरेकल कि लालू बिट्स नेहरू। ये देखिए, इस बात को समझने का प्रयास करिए कि जो स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर थे उन्होंने लालू यादव के कार्यकाल पर बारे में लिखा कि जिस तेजी से बिहार में आर्थिक प्रगति प्रारंभ हुआ लालू यादव के कुशल नेतृत्व में, उसकी तुलना उन्होंने कहा कि नेहरू से बेहतर काम किया। अंग्रेजी में उन्होंने लिखा कि लालू बिट्स नेहरू। इसलिए हम साथियों बताना चाहते हैं कि लालू यादव के कार्यकाल में जिस तेजी से सर्वांगीण विकास बिहार के 90% आवाम का हुआ, उसके बाद बिहार का कायाकल्प शुरू हो गया। पढ़ाई के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, बदलाव के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में पिछड़े दलित अकलियतों ने अभूतपूर्व विकास किया। बिहार के बैंकों में लालू यादव के कार्यकाल में बहुत तेजी से पैसे जमा होने लगा कि बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये नेतृत्व के कौशल का परिणाम था, नेतृत्व के सर्वांगीण विकास के समर्पित नीतियों का प्रभाव था। और फिर मैं आपको कहना चाहता हूं, राबड़ी जी के कार्यकाल जो 90 से 2005 के बारे में जो नीतीश कुमार जी के जो जीवनी लेखक हैं अरुण सिन्हा ने अपने किताब द नीतीश एंड द राइज ऑफ बिहार में उद्धृत किया है कि 2004 से 2005 के बीच में बिहार का ग्रोथ रेट लालू यादव के कार्यकाल से भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा। इसीलिए हम बताना चाहते हैं
कि ये सच है जिसका खुलासा नीतीश कुमार जी के जीवनी लेखक अरुण कुमार सिन्हा ने भी बताया है। इसीलिए हम बताना चाहते हैं कि राबड़ी जी का कार्यकाल हो, लालू यादव जी का कार्यकाल हो, वो पिछड़े दलित गरीबों का, जिन्हें भाजपा के लोग जंगल राज कहते हैं, वो पिछड़ों का स्वर्ण काल था। इसको इस रूप में जानने का प्रयास कीजिए। उसी दौरान मैं ये बताना चाहता हूं कि हार्वर्ड की पढ़ी हुई एक चिराश्री देवी जो हार्वर्ड स्कूल में पढ़ी, उन्होंने एक किताब लिखा अनरिवीलिंग बिहार ग्रोथ मिरेकल। उसमें उन्होंने लिखा, चिराश्री दास गुप्ता ने, जो आज जेएनयू में प्रोफेसर है, पहले हार्वर्ड में पढ़ी थी, कि लालू यादव जैसा और साधारण प्रतिभा का आदमी सैकड़ों वर्ष बाद पैदा लेता है। इसीलिए बिहार के लोगों का शुक्र मनाना चाहिए, जब से मोदी और बिहार में भाजपा की सत्ता आई है, बिहार का गरीब, बिहार का पिछड़ा, बिहार का दलित बेहाल हो रहा है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और जिस बजट की चर्चा करते हुए सत्ता पक्ष के लोग नहीं आघाते हैं, उसका क्या हालत है, ये हम जरूर बताना चाहते हैं। और माननीय सदस्यों को भी बोलना चाहिए, 90% आवाम के लिए इस बजट में क्या भाई, ये बड़ा आकार, बड़ा रोना रो रहा है, बड़ा उपलब्धियों का बखान कर रहा है कि 3,17,000 करोड़ का बजट हो गया। भाई अभी मित्रों, इकोनॉमिक्स का ठीक से आपको ज्ञान नहीं है। एक मेरे मित्र जो सत्ता पक्ष के हैं, वो इस ओर इशारा कर रहे थे कि मुद्रास्फीति की दर को देखते हुए जरा लालू यादव जी के कार्यकाल को देखिए। 2004-5 में सोने का क्या भाव था? 4,000 रुपये 10 ग्राम। मटन का क्या भाव था? 30 रुपये किलो। आज क्या है? 800 रुपये, 1 लाख रुपये। तो आज पूरे देश के बजट के आकार को देखिए। नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के चीफ मिनिस्टर है। 10 गुना 2005 के मुकाबले 10 गुना बजट में वृद्धि हुई है। ये कौन सी वृद्धि भाई? कोई भी पूरे देश में वृद्धि हुई है? बिहार का, झारखंड का बजट क्या था 2004-5 में? 8,500 करोड़। वो बजट बढ़ के कितना हो गया है? 1,45,000 करोड़। इसीलिए उल्टी सीधी आंकड़े सदन को प्रस्तुत करके गुमराह न करिए। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, बिहार के बारे में ठीक से जानना चाहिए। बिहार को बहुत गलत जानकारियां प्रस्तुत की जा रही है। ये जो सवर्ण मीडिया है और ये जो सवर्ण राजनेता है, ये हमेशा झूठ की खेती करता है। और ये झूठ की खेती अधिक दिन चलने वाला नहीं है। एक आंकड़े के साथ मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। 70% से अधिक लोग खेती पर जीते हैं बिहार में। उसके जीविकोपार्जन का माध्यम क्या है? खेती। और खेती से उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। आज वो पलायन करने के लिए, दर दर भटकने के लिए विवश है। यही है सुशासन, यही है गवर्नेंस। ये जो विकास का और गवर्नेंस का जो मॉडल नीतीश कुमार जी का है, वो सबसे खराब है। उसकी जितनी निंदा की जाए वो बहुत ही कम है। अभी मैं एक आंकड़े और बताना चाहता हूं, जान के खुशी होगी। लालू जी के जंगल राज के बारे में जो लोग हर दिन आलोचना करते हैं, उन जरा कृपया करके मित्र सुन लीजिए। लखिंदर भाई, आपके हित में ही बोल रहा हूं। हाँ, तो आप ये जान लीजिए कि बिहार के बारे में, बिहार के जंगल राज के बारे में जब पूरी आलोचना होती है, संक्षिप्त कीजिए, आपका समय 2 मिनट है। जी जी। अमेरिका के 2 बड़े लेखक, जो बड़े रिपोर्टर हैं, जो बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं, वॉल्टर हाउजर और जेफरी विट्सो, ये जनतंत्र का सबसे बड़ा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि लालू यादव के कार्यकाल में जो ऊंची जाति और सामंती लोगों का जकड़न में कैद था 90% लोग, उसको विजयोत्सव के रूप में लालू ने आजाद करा दिया। और उसके बाद चौतरफा दिशा में बिहार की प्रगति शुरू हो गई। इसीलिए विकास और गवर्नेंस का जो सरगर्म मॉडल बिहार का है, जो बिल्कुल बेकार है, इसको पलट देना चाहिए। और जो गरीबों का विजय उल्लास लालू यादव जी के साथ था, राबड़ी जी के साथ है, उसी रास्ते पर चल करके बिहार को आगे ले जा सकता है। क्या है बिहार की स्थिति? कृषि क्षेत्र पर 1.1% खर्च किया जा रहा है। ये बिहार के गरीब लोगों के साथ, किसानों के साथ मजाक नहीं तो क्या है? सारा जो बजट है ये केवल ऊंची जात के टुटपुंजे लोगों और वो जो बड़े पॉकेट मार हैं, जो ग्लोबल टेंडर जोतने वाले लोग हैं, उन पर खर्च किया जा रहा है। ये बिहार में
को आंख में धूल झोंकने का काम ये भाजपा लोग कर रहे हैं। और एक उदाहरण दे के मैं बात खत्म कर जाता हूँ। ये भाजपा कांग्रेस क्या भाई, जरा इसको देखिए। नीतीश मिश्रा अपनी राजनीति कहां से शुरू किए, कांग्रेस से कहां पहुंच गए, भाजपा। ये जरा देखिए क्लास कैरेक्टर। माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो गया। खत्म करता हूँ। माननीय सदस्य श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी अपना पक्ष रखें। कांग्रेस से पहुंच कहां गए, भाजपा। विजय मिश्रा जी कहां से राजनीति, सदस्य प्रफुल्ल मांझी जी। माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो गया, अब बैठ जाएं। बजट पर हमें बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत आभार। और हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम अपने नेता श्री जीतन राम मांझी, संतोष मांझी और बिहार सरकार के माननीय प्रफुल्ल मांझी जी, आप 2 मिनट थोड़ा बैठ जाइए, उनको 1 मिनट बोलने दिया जाए। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल से परेशान है। कांग्रेस में सारा स्लीपर सेल भरा हुआ है, जनता दलियों में भाजपा का सारा स्लीपर सेल भरा हुआ है। 90% जनता दल भाजपा का स्लीपर सेल। इसीलिए माननीय सदस्य प्रफुल्ल मांझी जी अपना पक्ष रखें कि अगर यही रफ्तार रहा तो बिहार सभापति महोदय बचाना मुश्किल हो जाएगा। आज ने माननीय सदस्य आपका समय हो गया, आप बैठ बिहार जाएं। के बजट पर हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं बिहार सरकार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का और अपने उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का। साथ ही साथ हम अपने नेता श्री जीतन राम मांझी और संतोष मांझी जी का, जिन्होंने हमें यहाँ तक लाने का, और सिकंदरा के महान जनता को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज बजट पर जो बातें चल रही है, यह सत्य बात है कि बजट चौमुखी विकास का द्योतक है और सभी क्षेत्रों में विकास का जो परचम लहराया गया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में, और उसको आगे बढ़ा रहे हैं सम्राट चौधरी जी। चाहे हम शिक्षा की बात करें, बिजली की बात करें, सड़क की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तमाम महकमों में हम अगर महिलाओं की बात करें, आज व्यवस्था किया गया है महिलाओं के लिए। जो कर्मशील महिलाएं हैं उसके लिए प्रमुख शहरों में छात्रावास बनाया जाएगा, पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा, पिंक बसें का जो है सो परिचालन किया जाएगा, जिसमें सारे कर्मचारी महिला रहेगी। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य की स्थिति में जितनी सुधार हुई है उसको अगर हम गिनावेंगे, 151 तरह का जो है सो टेस्ट होता है और 138 तरह की दवाएं हॉस्पिटल में रहती है। हम शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा में जो निचले स्तर से ऊंचे स्तर तक जो व्यवस्था की गई है वह काबिले तारीफ है। आज अनुसूचित जाति के बच्चे हों, चाहे एसटी की बच्चे हों, चाहे पिछड़ा अति पिछड़ा का बच्चा हो, शिक्षा की ओर उन्मुख हुए हैं। और इसी का कारण है कि हम आईएएस पहले दूसरे राज्यों से यहाँ आकर सर्विस करते थे, आज हमारे राज्य के भी लड़के लड़कियां आईएएस और बीपीएस में अपनी परचम लहरा करके सेवा देने का काम कर रहे हैं और बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम बात करते हैं अनुसूचित जाति का, जो आज हम बजट में देख रहे थे, हम सुन रहे थे और उसमें पढ़ भी रहे थे कि बजट में जो अनुसूचित जाति के बच्चे के लिए, अति पिछड़े के बच्चे के लिए, एसटी के बच्चे के लिए छात्रवृत्ति दोगुना किया गया है, प्राक शिक्षा का प्रारंभ किया गया है। जो लड़के लड़कियां बीपीएससी में पीटी परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करेंगे, उसे सरकार 50,000 रुपया देगी। जो मेन परीक्षा क्वालिफाई करेंगे उसे 1 लाख रुपया सरकार देने का काम करेगी। सरकार ने जो शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन करने का काम किया है, यही बिहार के बजट का द्योतक है। और साथ ही अगर हम सड़क की बात करते हैं तो सड़क हम देखते हैं, हम पहले गड्ढा खोजते थे कि गड्ढा कहाँ कहाँ है, हम अपने मोटरसाइकिल और साइकिल को बचाकर चलेंगे, लेकिन आज जो सड़क की स्थिति है वह देखने लायक है। अगर हम रात में भी चलते हैं तो बत्तियां, जो बिजलियां
बताता है कि कहीं गड्ढा नहीं है। हम तारे आसमान में देखा करते थे, अब तो सड़क पर हम तारे का नजारा लेते हैं। और साथियों को हम ये कहना भी चाहेंगे कि मानव भूल कर सकता है, वो झूठ बोल सकता है, लेकिन दर्पण यथार्थ बताता है। दर्पण का काम है सत्य को बताना और सत्य को दिखाना। इसलिए साथियों, आप जानना चाहते हैं बिहार का बजट जो चौमुखी बजट है, उसमें सारे क्षेत्रों में जो विकास किया गया है, चाहे महिलाओं के बारे में, बिजली के बारे में, जल संसाधन के बारे में। हमारे क्षेत्र में अभी मुख्यमंत्री जी गए थे। माननीय सदस्य, आपका समय पूरा हो गया, समाप्त किया सभापति जाए। जी, आपका हमको संरक्षण चाहिए। 1 मिनट हम चाहेंगे, हम अपनी क्षेत्र की बातें रखना चाहते हैं। हम कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जब हमारे क्षेत्र में गए थे, माननीय सदस्य श्री विद्यासागर केसरी जी, माननीय सदस्य विद्यासागर केसरी जी, अपना पक्ष रखें। आपका समय 10 मिनट। माननीय सभापति महोदया, आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट सत्र के वाद विवाद में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, शांति बनाए जिसके रखिए। लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी का, माननीय सभापति महोदया का, अभिभावक तुल्य श्रद्धेय आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्रद्धेय सम्राट चौधरी जी का एवं आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी का, मुख्य सचेतक श्री जनक सिंह जी का सहित फारबिसगंज के विधानसभा के सम्मानित जनता को मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनके कारण आज हम सदन में बोलने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। माननीय सभापति महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि यह बजट न्याय के साथ विकास के संकल्प को मजबूत करेगा। अध्यक्ष महोदया, पिछले साल सरकार ने 2,78,000 करोड़ का बजट पेश किया था। इस बार सरकार ने 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया है, जो पिछली बार से 38,169 करोड़ अधिक है। सभापति महोदया, सेवा और सुशासन के का मतलब को हमको सबसे पहले जानना होगा और उसके लिए हमें गुड गवर्नेंस की बात को भी समझना होगा। चूंकि पिछले 3 दिन से आय व्यय को लेकर करके जो बजट जो सदन में लाया गया है, इस बजट में बहुत सारे हमारे माननीय लोगों ने अपनी अपनी बात को रखने का भरसक अच्छा प्रयास किया है, लेकिन मैं भी कुछ अपनी बात अपनी ओर से रखना चाहता हूं। गुड गवर्नेंस देने का काम, जहां अच्छा शासन प्रणाली, अच्छा शासन विधि सुनिश्चित हो, उसे ही हम गुड गवर्नेंस करते हैं। सुशासन का मतलब है किसी सामाजिक राजनीतिक इकाई को इस तरह से चलाना कि वह वांछित परिणाम दे सके। सभापति महोदया, सुशासन के जरिए सरकार का कार्यप्रणाली में सुधार होता है और लोगों के जीवन में बेहतर परिणाम भी आते हैं। सभापति महोदया, सुशासन का मतलब ही है कि किसी सामाजिक राजनीतिक इकाई को सही तरीके से चलाना, जहां सैद्धांतिक रूप से अच्छा बजट, सही प्रबंधन, कानून का शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, जिम्मेवारी, संवेदनशीलता, लोकतंत्र, नागरिक की भागीदारी, सदाचार, इन मूल्यों का आवश्यकता होती है, तभी हम अच्छा सुशासन दे सकते हैं। अभी हमारे माननीय सदस्य ने सुशासन से संदर्भित बहुत सारी बातें को रखने का प्रयास किया था। लालू जी के जीवन से संदर्भित भी बात इस सदन में इन्होंने रखा था। कोई माननीय का नाम नहीं मैं बताना चाहता हूं, लेकिन किसी माननीय ने कहा था कि लालू जी को भी भारत रत्न से जो है नवाजा जाए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारत रत्न से किसको नवाजा जाए? उसको जो अपने परिवार के लोगों को ही जो है मुख्यमंत्री अपने नहीं रहने के बाद अपने परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री बनाते हैं, उसको
जो अपने परिवार के लोगों को ही उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, जो परिवारवाद को ही बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो ऐसे लोग जो जंगल राज के जो है प्रणेता रहे हैं, जो 15 साल के शासन काल में हत्या, बलात्कार और जो जिस प्रकार से जो अपहरण का उद्योग चलाया करते थे, ऐसे लोगों को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना चाहते हैं। लेकिन मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि बिहार के लिए जो उन्होंने काम किया और श्रद्धेय मुख्यमंत्री बिहार श्रद्धेय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो काम अभी वर्तमान समय में जो चलाया जा रहा है, उनके प्रति मैं आभार प्रकट इसलिए करना चाहता हूं कि थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण है कि जो काम दुनिया ने जो है लंबे समय से जो है जो देखने का काम किया, उसमें आज हम लोगों को चरितार्थ हो रहा है। जैसे गंगा जल को फल्गु नदी से मिलाना, फल्गु नदी से मिलाकर उसको संगम को स्थापित किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से वो काम किए, यह सनातन संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है और सनातनी लोग उनको हृदय से आशीर्वाद देंगे कि गया में जिस प्रकार से पिंडदान किया जाता है, तो वहाँ जो इस प्रकार का जो उन्होंने एक कदम बढ़ाया है, यह बहुत ही एक अच्छा जो है संदेश को जाता है। प्रयागराज में इतने बड़ी कुंभ लगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम वहाँ दिखला, जो सनातन का जो इतिहास को जो दिखाया गया, वो अपने आप में जो है मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये लोगों के माध्यम से 15 साल का जो शासन व्यवस्था था, उस शासन व्यवस्था को भी हम लोगों ने देखा है महोदया, कि हम लोगों ने तो यहाँ तक देखा है महोदया कि नेपाल के जो प्रहरी होते थे, जो आग्नेयास्त्र के शास्त्र जो है पूर्णिया में जाकर के रैली में भाग लिया करते थे, उनका इतना इन लोगों का इतना खौफ था कि पूर्णिया के रैली में नेपाल के लोग जाकर के अपने आग्नेयास्त्र के साथ में जाकर के इनके रैली में सम्मिलित होते थे। नेपाल के लोग, बॉर्डर एरिया के लोग भी डरते थे। और मैंने उस समय में देखा था कि इनके लोगों से मैं व्यक्तिगत रूप से पूछता था कि भाई इनके आपका क्या काम चल रहा है, तो बोलते थे हमारा रोड का काम चल रहा है, रोड पर हमारा व्यापार चल रहा है। भाई कैसा रोड पर व्यापार चल रहा है? तो हर दिन सुबह 10 बजे जाते थे, 4 बजे आते थे, तो शिक्षक से पैसा वसूली करना और लोगों का अपहरण करना, ये सारा काम इन लोगों के द्वारा किया जाता था। और आज ये बढ़ चढ़ के बोलते थे। कल हमारे एक माननीय सदस्य, हमारे ही सदस्य बोलते रहे थे कि जिस प्रकार से शिल्पी को चंपा विश्वास के साथ में बलात्कार किया गया, क्या वो शासन आज फिर ये देश जो है और ये राज्य जो है दोहराना चाहती है? कभी दोहराना नहीं चाहेगी। एनडीए सरकार जो है लगातार करते जा रही है, उस काम के प्रति जो है इन लोगों को जो है आभार प्रकट करना चाहिए। सड़कों के संदर्भ में इन्होंने अभी अपनी बात को रखा था कि किस तरीका का जो है सड़कें जो है बिहार में बनाई जा रही है। तो सड़क कितना बन रहा है इनको अच्छी तरह से मालूम है कि जो जहां से 250 लोगों का भी बसावट था, वैसे सारे सड़कों को जो है पूरा कंप्लीट किया गया है। बचे मुझे लगता है कि बहुत कम ही जगह पूरा बिहार में बचा होगा जहां 250 का जो है जहां संख्या हो, वहां जहां बसावट 250 के था वो शेष बचा हुआ होगा। ऐसे जो छूटे हुए बसावट थे, जहां 100 की संख्या जो है लोगों की रही है, वैसे भी बसावटों को चयनित किया गया है और वहां भी रोड का काम किया जा रहा है। जो सड़कें टूट फूट गई थी, जहां क्राउड ज्यादा था, वहां ज्यादा उन्नयन का काम करके चौड़ीकरण, मजबूतीकरण का भी काम करवाया जा रहा है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पहले का जो स्थिति थी 2005 के बाद जो आज बिहार की स्थिति है, उसको भी हमको समझना पड़ेगा। सभापति महोदया, शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने बताया कि शिक्षा का जो है क्या स्तर है। लोग मध्याह्न भोजन की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, बच्चों के पढ़ाई के ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं। पहले क्या था इनका शिक्षा का स्थिति, कैसी शिक्षा की स्थिति थी, उसका भी चिंतन आपको करना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि पहले जो 15 साल का जो
कानून व्यवस्था इनका था वो कैसा था, वो देखना पड़ेगा कि हमको किस प्रकार से बच्चों को किस ओर ले जाया करते थे ये लोग। छात्राएं घर से नहीं निकलती थी महोदया, छात्र जो है पढ़ने से कतराती थी। और आज हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्रद्धेय नीतीश कुमार जी का जो शासन काल रहा, ये जो 19 साल का जो शासन काल रहा, आज गांव की लड़कियां जो है साइकिल को टनटनाते हुए निकलती है और अच्छे स्तर का जो है पढ़ाई करती है। पहले लोग जो है बंगलोर में, कलकत्ता में, पटना में, दिल्ली में जो है इंजीनियरिंग करने के लिए, मेडिकल करवाने के लिए, एएनएम करवाने के लिए बच्चों को भेजा करते थे। आज हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है, आईआईटी सेंटर खुल गया है, आज एएनएम कॉलेज खुला हुआ है, मेडिकल कॉलेज खुल रही है, डाइट सेंटर खुल रहा है। हर बच्चे जो है जो बच्चे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम जो है इंजीनियरिंग कर लेंगे, हम एमबीबीएस कर लेंगे, आज वो सब चीज जो है गांव में भी देखा जा रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़े हुए हैं, हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़े हुए हैं। और स्वास्थ्य के लेकर के जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही थी कि स्वास्थ्य में जो है बिहार जो है बहुत पीछे रह गया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार में जब महागठबंधन के साथ में जो सरकार थी, उस समय में 6 या 7 जो है विभाग जो है हमारे प्रतिपक्ष के नेता को दिया गया था। मैं खुद इसका साक्षी हूं कि लगातार मैं इनके मंत्रालय में जाया करता था, मुझे अपने क्षेत्र का बहुत सारा काम करवाना चाहे वो ग्रामीण कार्य विभाग का हो या स्वास्थ्य विभाग का हो, अन्य विभाग का हो, लेकिन कभी भी माननीय प्रतिपक्ष के नेता जो वर्तमान में है, कभी भी वो मंत्रालय में सुशोभित नहीं हुए और हम लोगों का चप्पल जूता किया गया, लेकिन एक दिन भी हम लोग जो है वहां मंत्रालय में नहीं देखे। ये इस तरह के तरीका का इनकी व्यवस्था थी। और आज जाकर के देख लीजिए, कोई भी मंत्रालय में जहां भी मंत्री का जो है चेंबर है, हम लोग जाते हैं, सब काम कराते हैं। और एक जो है माननीय सदस्य कह रहे थे कि मुंह देख करके काम होता है, एनडीए की जो सरकार है वहां मुंह देखा काम होता है, बिल्कुल गलत बोल रहे थे। हम लोगों ने तो अनुभव किया है कि जहां भी काम हो रहा है, चाहे प्रमंडल स्तर पर हो रहा है या विधानसभा स्तर पर हो रहा है, सबको समान अधिकार दिया गया है, सब लोग समान काम कर रहे हैं। हमारा जो महिला सशक्तिकरण पर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो है बहुत बड़ा फोकस रहा। सतीश कुमार जी सारा फोकस महिलाओं पर ज्यादा से ज्यादा रहा। हमारा मखाना का जो है जो क्षेत्र है जो बिहार, उसमें 85% मखाना बिहार से जाता है, इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। माननीय सभापति महोदय, आज हम विपक्ष के तरफ से बजट पे परिचर्चा में भाग लिए हैं। इसके लिए प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अब आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और बहुत दिनों के बाद ऐसा संजोग है कि इस रमजान के पवित्र महीने में बजट सत्र शुरू हुआ है, रमजान के पवित्र महीने में ही खत्म हो जाएगा, इसलिए रमजान का भी हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। महोदय, हम कहना चाहते हैं इस बजट के बारे में, वित्त मंत्री यहाँ बैठे हैं, एक गाने की लाइन है कि आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। तो बिहार के नौजवानों का, बिहार के किसानों का, बिहार का मजदूरों का आंख भरा हुआ है और ये बजट कह रहे हैं कि फील गुड करो। कैसे फील गुड कर सकता है महोदय? सबसे ज्यादा शिक्षा पे इन्होंने पैसा लिया है, 19.24% इन्होंने शिक्षा पे पैसा लिया है। लेकिन शिक्षा पे जो बजट का पैसा तो दिया गया है, लेकिन ये 20 साल की बात कर रहे हैं, 20 साल में एक एग्जाम लेने का ट्रांसपेरेंट व्यवस्था इन्होंने भी नहीं बनाया है। आज बीपीएससी जो है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, आज बीपीएससी को लोग बोलते हैं कि बिहार पेपर स्कैम कमीशन बन गया है महोदय। और इसके लिए बीपीएससी की जो छात्र हैं महीनों दिन से लगातार धरना पे है कि उनका जो पेपर हुआ है वो चीटिंग हुआ है, एग्जाम उनका कैंसिल किया जाए, इस मांग को भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। और दूसरी तरफ महोदय, उन्होंने बापू परीक्षा केंद्र का 12,000 छात्रों का तो परीक्षा कैंसिल किया। तो इस टेक्नोलॉजी के यूज में
एक जगह का आप परीक्षा कैंसिल करते हैं और बाकी जगह ट्रांसपेरेंट तरीके से कैसे परीक्षा हुआ ये तो बताना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं मैडम कि यहाँ परीक्षा को कैंसिल करके फिर से परीक्षा लिया जाए, क्योंकि उन 12,000 छात्रों को अलग से विशेष अवसर दिया गया और यदि उनके परीक्षा केंद्र का यदि अध्ययन किया जाए तो बापू सभागार के 12,000 छात्रों में से 20% बच्चे प्रीलिमिनरी एग्जाम में पास किए हैं और जबकि ओवरऑल बच्चे 6% पास किए हैं। तो किस तरीके का एग्जाम, एक समानता का अधिकार जो देता है आर्टिकल 14, उसका उल्लंघन हो रहा महोदय। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार में यदि शिक्षा पे पैसा खर्चा हो तो एग्जामिनेशन लेने का भी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो, तब यहाँ के छात्रों का उम्मीद जगेगा शिक्षा व्यवस्था के ऊपर महोदय। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में 1,000 करोड़ रुपया अलग से लिया गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में बताया गया है कि 3,70,000 बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कितने बच्चों को नौकरी में, कितने बच्चों को नियोजन उस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने की वजह से मिला है महोदय, ये नहीं बताया गया है। आज बिहार की स्थिति ये हो गई है कि बेरोजगार नौजवान स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने के बाद नौकरी ढूंढ रहा है और सर्टिफिकेट केस हो गया है तो उसको पुलिस ढूंढ रहा है। ये व्यवस्था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हर एक नौजवान को आज कर्जदार बना रहा है। इसलिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को खत्म किया जाए और यदि सरकार चाहती है तो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को स्टार्ट किया जाए कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता न हो। जैसे 2016 के पहले पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलता था, किसी को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं होती थी और गरीब घर के दलित पिछड़े बच्चे भी जा करके हायर एजुकेशन में अपना दाखिला लेते थे महोदय। इसलिए हम उस शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी बात है और सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि 358 कॉलेज इन्होंने प्रखंड लेवल पर खोलने की बात कही है, लेकिन ये कब तक खुलेगा? क्या ये मिशन 2047 तक खुलेगा? ये तो टाइम बाउंड बताया ही नहीं गया। ये गुमराह करने वाला बजट है महोदय। ये छात्र, ये कब तक कॉलेज खुल जाएगा? हम हर एक माननीय सदस्य, हर एक बिहार का नौजवान युवा जानना चाहता है कि ये कब तक खुल जाएगा। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं महोदय कि बगैर टाइम बाउंड के यदि कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो उस प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं होता है। और अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के बारे में बजट अलग से महिलाओं को एड्रेस की है, इसके लिए धन्यवाद। माझी आबादी है, उनका एड्रेस भी होना चाहिए। लेकिन महिलाओं को एक पिंक सपना दिखाया गया है कि पिंक बस चलेंगे, पिंक टॉयलेट बनेगा, लेकिन जो कामकाजी महिलाएं हैं इस राज्य में, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनका तनिक भी ध्यान नहीं रखा गया है। आज 1,12,255 से ज्यादा आंगनबाड़ी सेंटर है और सेविका सहायिका उसमें 2 लाख के तकरीबन काम करती हैं, लेकिन उनका मानदेय क्या है? क्या उनकी उस तरफ सरकार ने कभी ध्यान दिया? उनका मानदेय पूरे देश में, बिहार में सबसे फिसड़ी है। 1450 रुपया हम सेविका को, सहायिका को देते हैं और 725 रुपया हम सहायिका को देते हैं, जबकि वही बगल के राज्य झारखंड में हम 5,000 रुपया वहां की सरकार देती है और 2,500 सहायिका को देती है। तो इस तरीके, जहां पर एनडीए की सरकार है, मध्य प्रदेश में 7,000 और सहायिका को 3,500 रुपया देते हैं, लेकिन बिहार में मात्र 1,450 रुपया। ये बड़ा शर्म की बात है महोदय। यदि पैसा ले रहे हैं तो आम महिलाओं को भी सशक्त किया जाए। जब तक उनके घर में पैसा नहीं जाएगा महोदय तो सशक्त नहीं होंगे। दूसरा हम कहना चाहते हैं महोदय कि सिपाही के मामले में बिहार पूरे देश में महिला सिपाही के मामले में अव्वल है। सैल्यूट करते हैं कि 35% उनको अलग से आरक्षण दिया गया और महिला सिपाहियों की संख्या बढ़ी। लेकिन यह बात नहीं बताया गया कि सिपाही दंपत्ति के मामले में भी बिहार सबसे अव्वल है। आज पति पत्नी दोनों सिपाही में काम कर रहे हैं। हमारे साथ बॉडीगार्ड भी 24 घंटा परिवार छोड़ करके हमारे साथ रहता है, लेकिन शिक्षा विभाग ने क्या उनके बच्चों को अलग से पढ़ने का कोई व्यवस्था किया? क्या नेतरहाट सैनिक नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के जैसा कोई पुलिस स्कूल खोलने का इन्होंने कोई उपाय किया कि उनके बच्चे भी सही से तालीम कर सके और विपरीत परिस्थिति में भी सिपाही हमारी रक्षा कर सके, हमारे लॉ एंड ऑर्डर का समाधान कर सके? तो हम सरकार को चाहते हैं कि पुलिस विद्यालय की स्थापना हो, कम से कम प्रमंडल लेवल पे, जहां पे पुलिस के बाल बच्चे आवासीय व्यवस्था में पढ़ सके महोदय। और जीविका दीदी के बारे में, जीविका दीदी की अगर चर्चा ना हो तो बिहार का बजट अधूरा है।
जीविका दीदी 1.5 करोड़ से ज्यादा जीविका दीदी की महिलाएं इस योजना से जुड़ी हैं। प्रत्येक सप्ताह 10 रुपया जमा करती हैं। इसका मतलब हुआ महोदय कि 15 करोड़ रुपया प्रत्येक सप्ताह, महीने में 60 करोड़ रुपया, यदि साल में जोड़ा जाए तो 720 करोड़ रुपया जीविका दीदी जमा करती है बिहार के खजाने में। लेकिन जीविका दीदी को क्या मिलता है? 1 लाख से ज्यादा जो कम्युनिटी मोबिलाइजर जिसको सीएम कहते हैं, उसको मात्र 2500 रुपया पे हम काम ले रहे हैं। ये कैसा महिला सम्मान हम कर रहे हैं महोदय? ये दुखद है महोदय। यदि हम चाहते हैं तो उनका सम्मानजनक वेतन लागू किया जाए, और नहीं तो ये नाटक जो आप कर रहे हैं, महिलाओं को ठगने का जो काम कर रहे हैं, इसको बंद किया जाए। ये हम आपसे कहना चाहते हैं महोदय। स्वास्थ्य व्यवस्था का बजट 6.32% टोटल बजट का स्वास्थ्य पे खर्चा किया जा रहा है। लेकिन कैसा स्वास्थ्य व्यवस्था? क्या बिल्डिंगें बना देने से, उसको पेंट पुछाड़ा कर देने से क्या इलाज हो जाएगा? जब आप जाइएगा तो वहां डॉक्टर नहीं है, आधे से ज्यादा डॉक्टर के पद खाली हैं, आधे से ज्यादा टेक्नीशियन के पद खाली हैं, आधे से ज्यादा मशीन खराब है, जहां पे ना अल्ट्रासाउंड हो रहा है ना सिटी स्कैन हो रहा। तो कैसा स्वास्थ्य व्यवस्था? तो बिहार को आप पूरी तरीके से प्राइवेट हाथों में स्वास्थ्य व्यवस्था को आप ढकेलना चाहते हैं। ये आपकी मंशा साफ साफ दिखाई देता है। और यहाँ पे इंडियन नर्सिंग काउंसिल के रूल के तहत प्राइवेट जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कॉलेज खोली गई, लेकिन वो रूल कहता है कि उनको 100 बेड का पेरेंट अस्पताल होना चाहिए। कितने निजी नर्सिंग कॉलेज के पास में पेरेंट अस्पताल है? यदि 100 बेड का पेरेंट अस्पताल होता तो कोरोना में कितने लोग को हम जान बचा पाते हैं। ये सरकार सिर्फ उन निजी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए 4 रूम, 8 रूम, 10 रूम के कमरे में उनको कॉलेज चलाने की इजाजत दे रहा है। इस पर भी रोक लगाना चाहिए महोदय। गया का डीपीएस जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कॉलेज, या महोदय बेगूसराय जब हम गए थे तो बेगूसराय का यमुना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जो है, वहां पे कोई हमारी कमेटी को उनका निजी कॉलेज, निजी नर्सिंग होम नहीं मिला। तो कैसा व्यवस्था, कैसा हम जीएनएम तैयार करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो ममता दीदी का यदि बात न करें तो अधूरा होगा। बिहार में संस्थागत वर्षों में सबसे ज्यादा सहयोग ममता दीदी ने किया है, लेकिन ममता दीदी को हम क्या देते हैं? यदि 8 घंटे के अंदर यदि डिलीवरी हुआ तो 300 रुपया देते हैं, 8 घंटा 1 मिनट पर हुआ तो 1 रुपया भी नहीं देते महोदय। तो इस व्यवस्था को खत्म किया जाए। यदि वो ममता दीदी प्रसूता को लेकर के अस्पताल में आती है और 8 घंटा 1 मिनट में डिलीवरी होता है तो 8 घंटे का मेहनत उसका बेकार चला जाता है। तो ममता दीदी को भी सामंजस्य मानदेय तय करना चाहिए महोदय। दूसरी तरफ हम अपने क्षेत्र का भी बात करेंगे। बराबर एक पर्यटक स्थल है, विश्व पर्यटक स्थल है, जहां पे दुनिया का पहला मानव निर्मित गुफा है जो सम्राट अशोक ने बनाया था। वहां पर महोदय उसके ऊपर में सावन में बड़ा मेला लगता है, और सावन के मेले में 12 अगस्त 2024 को वो काला दिन जहां पे भगदड़ हुआ और सैकड़ों के संख्या में शिव हताहत हुए, मारे गए भगदड़ में महोदय। क्योंकि वहां पर हम वर्षों से मांग कर रहे हैं कि वहां पर्यटक अस्पताल बनाया जाए। यदि बराबर में पर्यटक अस्पताल होता तो हम सैकड़ों लोगों को जान बचा सकते थे महोदय। केवल 2 मिनट है। इसलिए महोदय हम दूसरे तरफ नगर एवं विकास विभाग की तरफ हम अपना इशारा करना चाहते हैं। हम 20 साल से नीतीश कुमार जी नगर एवं इस बजट को पेश कर रहे हैं, लेकिन क्या नगर में बसने वाले गरीब लोगों को हम बासगीत पर्चा का अधिकार कब हम देंगे? क्या नगर में जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में जो रहते हैं, क्या उनको वार्षिक पर्चा का अधिकार है कि नहीं अधिकार है? उनके जमीन नहीं रहने की वजह से हम उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का, मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दे पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार नगर में भी बसे हुए योग बसावट को, यदि वो योग जमीन पर बसे हैं तो उनको पर्चा निर्गत करे, जिससे प्रधानमंत्री आवास को आगे मिल। लालू प्रसाद यादव जी ने सोचा था, रैन बसेरा बनाया था, मछुआ टोली में आप जाके देखिए डुप्लेक्स बनाया था और गरीबों को दिया था। यदि जमीन कम है तो अपार्टमेंट नुमा 2 BHK का फ्लैट बना करके हम गरीबों को दे सकते हैं। ये व्यवस्था शहरी गरीबों को ले लेकर के सरकार को आना चाहिए। हम यही करना चाहते हैं महोदय। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर शिक्षा विभाग है जो समावेशी शिक्षक हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 19 साल से काम कर रहे हैं। 1 मिनट है, बैठिए 1 मिनट के बाद 826 लोगों को अभी तक समायोजन नहीं किया गया महोदय, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है। और
हम दिव्यांग लोगों के लिए 3 महीने का कैंप वाला स्कूल खोलते हैं। 3 महीने के बाद वो घर चले जाते हैं, जो कैंप में सीखते हैं वो भी भुला जाते हैं। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि उनको सालों भर एक बोर्डिंग स्कूल के तौर पर हम डीफ एंड डम छात्रों को सालों भर हम शिक्षा देने का काम करें। ये सरकार को बजट में लेना चाहिए। और हमारा समाप्त करिए महोदय, हम एक और बात बोल करके हम अपनी बात को खत्म करेंगे। महोदय, हम राहत इंदौरी साहब का एक लाइन है, उस लाइन को बोल करके हम अपनी बात को खत्म करेंगे कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा मजा। तो यार दिसंबर के बाद आएगा। मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबा से परवरदिगार बोलता है। साहब कुछ और काम जैसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। श्री पवन कुमार जायसवाल 8 मिनट में अपनी बात समाप्त करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुए हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचेतक जी और ढाका विधानसभा की जनता को बहुत बहुत आभार है। महोदय, जंगल राज वाली सरकार ने अंतिम बजट 23,885 करोड़ का प्रस्तुत किया था। उस समय शिक्षा पर मात्र 1,311 करोड़ का बजट था। इनकी शिक्षा में पहचान विद्यालय, भवनहीन विद्यालय, भूमिहीन विद्यालय, जर्जर भवन, चरवाहा विद्यालय 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर हाई स्कूल कार्यरत होते थे, ऐसे में थी। आज हमारे एनडीए सरकार की पहचान सुंदर भवनों के विद्यालय भवन, अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज खोल दिए गए। अब प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज खोलने की हमारी सरकार ने घोषणा की है। बेहतर चारदीवारी, पोशाक, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन और हाई स्कूल उत्क्रमण करना, प्रत्येक पंचायतों में हाई स्कूल की स्थापना हमारे सरकार की उपलब्धि है। महोदय, स्वास्थ्य के मामले में इनका बजट 811 करोड़ का होता था। आज हमारे सरकार का बजट 20,335 करोड़ है। इनके समय मरीज अस्पतालों में जाने से डरते थे कि अगर सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो जान चला जाएगा, और आज विधायकों को पैरवी करना पड़ रहा है सरकारी अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के लिए। हम लोग कभी कभी नाराज हो जाते हैं कि हम लोग का पैरवी का मरीज भर्ती नहीं हो पाता है। इनके समय में मरीज सरकारी अस्पतालों में जाने से डरते थे। हमारे समय दवा फ्री में मिल रहे हैं, डॉक्टर की व्यवस्था हुई है, अनुमंडल अस्पताल ऐसे बने हैं, पीएमसीएच का भवन वैसा पहले रहता था, इनके समय में ऐसा अनुमंडल अस्पताल हमारा अनुमंडलों में बना है। पीएचसी दुरुस्त हो गए, एडिशनल पीएचसी दुरुस्त हुए, अब एचएससी तक को दुरुस्त करने की बात हो रही है। महोदय, सड़क के मामले में इनका 3200 करोड़ का बजट होता था, आज 17,000 करोड़ का बजट हमारी सरकार ने पेश किया है। इनके समय सड़क बनते नहीं थे, अलकतरा घोटाला होता था और इनके मंत्री जेल जाते थे महोदय। और आज हमारी सरकार ने 1,17,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम किया, 23,500 MMGSY का और 7,000 किलोमीटर लेफ्ट हैबिटेशन के सड़क का टेंडर करने का काम किया है। महोदय, 5300 पुल पुलिया का निर्माण हुआ और आज 600 पुल पुलिया के निर्माण की स्वीकृति हुई है, टेंडर होने जा रहा है। इनको काम से मतलब नहीं है, ये हमारे बनाए हुए सड़क पर चलेंगे, हमारे स्वास्थ्य का लाभ लेंगे हमारे सरकार का, और सदन में बैठ के हम ही लोगों का शिकायत करेंगे, जिसका खाएंगे उसी के थाली में छेद करेंगे। कब तक चलेगा? अच्छा काम करते हैं तो प्रशंसा करना पड़ेगा। महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में इनका बजट, पवन जी इन्होंने प्रशंसा किया है, इन्होंने कहा है कि महिलाओं के लिए बढ़िया काम। अध्यक्ष महोदय, बोलिए, ऊर्जा के क्षेत्र में इनका बजट 1609 करोड़ होता था। ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे सरकार का बजट 13,468 करोड़ है। इनके समय में इसी सदन में जब निर्दलीय विधायक 10 में जीत के आए थे तो ट्रांसफार्मर का मामला उठता था, तारपोल का मामला उठता था। हमारे सरकार में, एनडीए के सरकार में एक मामला ट्रांसफार्मर और तारपोल बदलने का नहीं आता है। हमारी सरकार ने घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया है, हमारी सरकार ने हर खेत तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। इनके समय जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए सदन में प्रश्न आते थे महोदय। इनके समय में बिजली नहीं मिलता था, कब बिजली आया कब गया लोगों को पता नहीं चलता था। हमारी सरकार 24 घंटा 22 घंटा बिजली देने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग में इनका बजट 1392 करोड़ था, हम लोगों का बजट 17,831 करोड़ है। आज ये माई बहन योजना लेके घूम रहे हैं। इनके शासन काल में आईएएस की पत्नी
आईएएस की माँ, आईएएस की भतीजी और आईएएस के दो नौकर के साथ 2 साल बलात्कार होते रह गए और ये सुनने वाले नहीं थे महोदय। आज बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं, माई बहन योजना चला रहे हैं। उस समय सुशील मोदी जी नहीं होते, उस समय राज्यपाल का हस्तक्षेप नहीं होता तो उस महिला को, उस परिवार को न्याय नहीं मिल सकता था। आप कौन सी योजना लेके आएंगे महोदय? महोदय, इनके समय जंगल राज था। आप जातीय नरसंहार को उठाइए। 1999 में जहानाबाद सेनारी में 34 अगड़ी जाति के लोगों की हत्या हुई। 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे में 58 दलित गर्भवती महिलाओं बच्चों की हत्या हुई। 1999 में शंकर बिघा में 22 दलितों की हत्या हुई। 1996 में बथानी टोला में 22 मुस्लिम दलित और पिछड़ी जाति के लोगों की हत्या हुई। 1992 में 12 नरसंहार में 35 अगड़ी जाति के लोगों की हत्या हुई। 2000 में मियापुर नरसंहार में 35 दलितों की हत्या हुई। आपकी सरकार में जातीय नरसंहार होते थे, आपकी सरकार में सांप्रदायिक दंगे होते थे, आप उनको प्रश्रय देते थे। आपके समय में सीएम हाउस में अपराधी बैठते थे, अपहरणकर्ता को संरक्षण मिलता था। हमारी सरकार में, सुशासन की सरकार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। आप हो या हम हो, हमारे जाइए मोतिहारी में स्वर्ण प्रभा एसपी है, एक दिन में 200 घर की कुर्की जब्ती होती है, वारंट इस पर कुर्की जब्ती होता है। आपके समय में अपराधी मुख्यमंत्री के बगल में बैठते थे और आपसे न्याय की उम्मीद करेगा कोई? आपने राज्य के अपराधियों का मनोबल बढ़ाया। आपने महिलाओं के साथ जो कुकृत हुए हैं आपके शासनकाल में, राज्य की जनता कभी माफ नहीं कर सकती है आपको। महोदय, ये कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात करते हैं, ये मठ मंदिरों की घेराबंदी से इनको मतलब नहीं है। हमारी सरकार ने कब्रिस्तान की भी घेराबंदी किया और मठ मंदिरों के घेराबंदी की भी योजना भी लाया है। हमारी सरकार ने अकलियत के जो महिलाएं हैं, ये तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए 25,000 रुपया बढ़ा के कर दिया। आपकी सरकार ने एक चॉकलेट देने का काम नहीं किया कभी भी तलाकशुदा महिलाओं को। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रखंड कार्यालयों में भवन बना रही है। एक साथ पूरे बिहार के प्रखंड कार्यालय, बचे हुए प्रखंड कार्यालय में भवन की योजना को स्वीकृत कर दिया। 16 करोड़ का, 30-30 करोड़ का। अनुमंडल कार्यालय के भवन बन रहे हैं, अनुमंडलों में व्यवहार न्यायालय बन रहे हैं। उतना ही नहीं, महादलित सामुदायिक भवन बन रहे हैं पंचायतों में। अध्यक्ष महोदय, नगर में सम्राट अशोक भवन का निर्माण हो रहा है। इनके समय में क्या होता था? इनके समय में पश्चिमी चंपारण के दियारा में अपहरणकर्ता लोगों का अपहरण करके बंद करने का काम करते थे। इनके समय में लालू जी, राबड़ी जी के शासनकाल में अपराधी इनके बगल में बैठते थे और बिहार में व्यवसायिकों का शोषण होता था। हम व्यवसायिक समाज से आते हैं, सैकड़ों हजारों लोग दुकान बंद करके चले गए दूसरे जगह। हम लोग बम्बे चुनाव में गए थे, भोपाल चुनाव में गए थे, लोग कहते थे कि अगर ये पता होता कि नीतीश कुमार, भाजपा की एनडीए सरकार अगर बिहार में रहेगी तो हम लोग को बिहार छोड़ने की नौबत नहीं आती। शर्म आनी चाहिए वैसे लोगों को जिसके राजपाट में लोग अपने जायदाद को कम पैसे में बेच के बाहर में जाके शिफ्ट करने का काम किए। आप किसकी बात करते हैं? किसको बढ़ावा देते हैं? आप दल की बात सदन के अंदर करते हैं, बाहर में आप कहते हैं कि नीतीश कुमार जी सामाजिक न्याय के पुरोधा है। कई विधायक कहते हैं बाहर में, आप कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार की सरकार को सजाने और संवारने का काम किया है। अंदर में, बाहर में आप एनडीए की बड़ाई करते हैं, सदन में बैठ के आप एनडीए के कार्यों की शिकायत करते हैं। ये दुधारू काम चलने वाला नहीं है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में हमारी सरकार पूरा कार्यकाल पूरा करेगी और 2025 में फिर से 225 जीत के आएंगे और बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय पर हुए सामान्य विमर्श पर अब सरकार का उत्तर होगा। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट के 3 तारीख को रखा गया और उस पर 2 दिनों से लगभग 19 माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को रखा है। आज बिहार में लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबके विकास के साथ साथ न्याय के साथ विकास, इस प्रदेश में आप सोचिए कि जहां 23,000 करोड़ का बजट था उसको आज बढ़ाकर
3,17,000 करोड़ का बजट आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ। और आप देखेंगे कई मानकों में जिस तरह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ वो अपने आप में अनोखा है। लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहता हूं प्रथम कि 2025-26 में जो कई चीजों का स्वरूप बनाने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। आपने देखा कि जिस तरह किसानों की चिंता, क्योंकि हमारे प्रदेश में लगभग 57% लोग आज भी खेती पर निर्भर है, उनको किस तरह बाजार उपलब्ध हो, चाहे वो धान अधिप्राप्ति हो, गेहूं अधिप्राप्ति का काम हो, और अब तो इससे भी बढ़कर जो अरहर का, मूंग का, उड़द का, इसको भी हम लोग नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से इसको भी क्रय करने का काम इसी वित्तीय वर्ष से शुरू करने जा रहे हैं। ये अपने आप में अनोखा है कि हमारे लोग जो किसान है उनको उचित मूल्य मिल सके, उसकी व्यवस्था की जा रही है। अभी लगभग 1289 करोड़ से नाबार्ड के माध्यम से इस पूरे प्रदेश में कृषि उत्पादन बाजार समिति का जीर्णोद्धार का भी काम चल रहा है, जो इस बजट में उसको और बढ़ाकर जो हमारे 3800 जिले के कृषि उत्पादन बाजार समिति है उसको पूरी तरह जीर्णोद्धार करने का काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो सभी प्रखंड है, प्रखंड के स्तर पर 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। जिस तरह सुधा के दूध को कल तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी शुरुआत करने वाले हैं। अभी तक तो हम लोग बिहार में बेचते थे, देश में बेचते थे। कल दूध बेचने का काम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कल माननीय मुख्यमंत्री जी शुरुआत करने वाले हैं। तो अपने आप में अनोखा है कि हम दुनिया के मार्केट में जा रहे हैं। हम प्रदेश के मार्केट में गए, असम से लेकर बंगाल तक हम दूध भेजने का काम शुरुआत किए। मछली उत्पादन का काम लगभग दुगना हमारा मछली उत्पादन हो चुका है। अंडा लगभग 1.5 गुना से अधिक उत्पादन हो चुके। तो इस सारे चीजों को प्रदेश के स्तर पर अपने प्रखंड में कैसे रखें, इसके लिए भी चिंता हम लोगों ने किया। अभी सभी अनुमंडल और सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए चरणबद्ध तरीके से इसकी पूरी व्यवस्था की गई और स्वाभाविक है इसके लिए एक पूरी समिति चाहिए। तो अभी लगभग 300 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादन सहकारी समिति का गठन हो चुका है। इसको 500-3400 ब्लॉक में इसका निर्माण का काम शुरू किया और उसके हो जाने के बाद हम लोग इसी वित्तीय वर्ष में जिस तरह सुधा का दूध उपलब्ध कराने की चिंता कर रहे हैं, उसी तरह गांव में जो सब्जी उत्पादन का काम होता है, तरकारी सुधा आउटलेट भी सभी प्रखंडों में खोलने का काम किया जाएगा। इसलिए साथ मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, कई लोग ये चिंता करते हैं कि बिहार में बाजार कैसे मिलेगा, और बाजार इसी के लिए हम लोगों ने महिलाओं के लिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो लंबे समय से स्वयं सहायता समूह के लिए, जीविका दीदी के लिए काम कर रहे हैं, और जहां 1000 की संख्या में महिला स्वयं सहायता समूह में थी, आज 10 लाख स्वयं सहायता समूह बिहार में है और 1,31,00,000 महिला उससे जुड़ी हुई है। ये अपने आप में अनोखा है कि जिस प्रदेश के 18 वर्ष से अधिक की जो महिला है, उन सब में से 1/3 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने जीवन का आत्मनिर्भर बनाने का काम करें, उसकी भी चिंता हम लोगों ने अपने बजट में किया है। महिलाओं के लिए हाट का स्थापना करना, बड़े शहरों में वेंडिंग जोन पूरी तरह स्थापित करने का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ हम उनको फिट भी रख सके, अपने जीवन को स्वाभाविक अपने परिवार के लिए जीती हैं, अपने पति और बच्चों को जब देख पूरा व्यवस्था करके वो फ्री होती, उसके लिए भी हम लोगों ने तय किया है कि अभी हम लोग प्रयोग के तौर पर फिट कैसे रहे, जिम ऑन व्हील उनको उपलब्ध कराने का काम करेंगे, जिससे कि वो फिट रहने का काम कर सके। इसके साथ साथ उद्योग, क्योंकि स्वाभाविक है उद्योग जब तक नहीं बढ़ेगा हम आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो पाएंगे। हमारे यहाँ कोई माहौल नहीं था। कई साथी कहते हैं लालू जी का राज, लालू जी का राज। मैं उसको भी विस्तार से बताऊंगा
कि उनके राज्य में क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है। आज पूरी स्थिति को आप समझिए कि आज बिहार जैसे प्रदेश में 1,81,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि सिंगल विंडो सिस्टम से इसको तुरंत जमीन उपलब्ध कराने का काम कीजिए। तो लगभग 72,000 करोड़ की राशि के लिए हम लोगों ने जमीन भी उपलब्ध कराने का काम किया है और इसके साथ साथ लगभग 3,000 एकड़ जमीन लैंडलॉक स्टेट माने जाते हैं बिहार। इसके बावजूद कई जगह माननीय मुख्यमंत्री जी के सहमति से जमीनों को क्रय करने का काम सरकार ने किया। कई जगह गैर मजरूआ आम जमीन को भी लिया गया और लगभग हम लोगों का टारगेट है कि इस वित्तीय वर्ष में अभी 3,000 एकड़ जमीन हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। आगे के दिनों में इसको 10,000 एकड़ उपलब्ध कराकर बिहार में पूरी तरह उद्योग का माहौल बनाने का काम किया जाए। इसके साथ साथ बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 लाने का सहमति हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। साथ साथ किसानों की आय वृद्धि हो इसके लिए भी बायोफिल्स के लिए बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाने का निर्णय लिया। और मैं इस मंच के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी भागलपुर आए थे, 2 बड़ी घोषणा उनका बजट में भी हुआ था। एक मखाना बोर्ड का निर्माण जो आदरणीय कृषि मंत्री जी स्वयं आए और दरभंगा जाकर अपने से किसानों के बीच में कैसे खेती होता है उसको देखने का काम किया और उसके लिए भी 100 करोड़ रुपया अलॉट करने का काम केंद्र की सरकार ने किया। फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट के तौर पर कैसे हमारे यहाँ केला है, हमारे यहाँ जो मकई है, हमारे यहाँ जो फल है, ड्रैगन फ्रूट हमारे यहाँ होते हैं, इसको कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, मक्का का, लीची का, इन सब चीजों को कैसे और आगे बढ़ाने का काम किया जाए। तो ये पूरे चीजों का अध्ययन किया जाए। अभी प्रधानमंत्री जी ने 3 और बड़ी घोषणा की कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर भागलपुर में जर्दालू आम के लिए, मुंगेर में और बक्सर में टमाटर और प्याज के ऊपर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का निर्णय लिया है, जिससे कि स्वाभाविक है कि हमारे जो किसान हैं वो कैसे आत्मनिर्भर हो सके उसका पूरा अध्ययन करने का काम किया जाए। बिहार में एक बड़ा उद्योग बन सकता है क्योंकि हमारे 14 करोड़ की आबादी और मैं एहसास करता हूं, मैं जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 1-1.5 महीने के लिए स्वास्थ्य विभाग का काम दिया था तो मैं बता सकता हूं कि जब हम लोगों ने एक नीति लागू किया कि जिस व्यक्ति को भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा मुफ्त अनाज देने का काम किया जाता है और वैसे व्यक्ति को इलाज के लिए भारत की सरकार के द्वारा 6 करोड़ 29 लाख परिवार को और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सहयोग से लगभग 2.5 करोड़ लोगों को, दोनों मिलाकर लगभग 9 करोड़ लोगों को एक तरह से आयुष्मान भारत कार्ड देने का निर्णय लिया। तो मैं जानकर आश्चर्य करता हूं कि जब मैंने ये फैसला 2 मार्च 2024 को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहमति से लिया तो 15 दिनों में, मैं 17 तारीख को दूसरे मंगल जी माननीय मंत्री हो गए और इस 15 दिनों में 2 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन इसी बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड में गरीबों का होने का काम किया। यह स्वाभाविक, आज गरीबों की इसकी जरूरत है और इसके लिए हम लोग फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में उपकरण खरीदने के लिए जो एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है उसको भी हम लोग 2025 में अभी तुरंत हम लोग तैयार कर चुके हैं, इसको भी लाने का काम करें। प्लास्टिक के सेक्टर में लोहिया स्वच्छता अभियान के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोहिया स्वच्छता अभियान का अभियान चलाया गया। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मिलकर इस पूरे काम को आगे बढ़ाने का काम करें और इसको भी पूरी तरह व्यवस्थित करना, कैसे हम वेस्ट टू वेल्थ आगे बढ़े, कचरा का प्रबंधन कैसे करें, शहरों के अंदर कचरा कैसे प्रबंधन करें और ग्रामीण इलाके में भी कचरा का कैसे प्रबंधन करें और उसके बाद उससे प्लास्टिक को निकालकर उसको एक नए उद्योग के रूप में खड़ा करें, इसकी चिंता भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इसलिए
इसलिए मैं बताना चाहता हूं, ठीक कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं, ये भी तो बताना चाहिए महबूब साहब आपको कि बंद कब हुआ। 1990 से लेकर 2005 के बीच में बंद हुआ, यही तो कहना है। अच्छी बात आप कर रहे हैं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें बताया कि चीनी मिल बंद हो गया। चीनी मिल बंद होने का कारण भी बताना चाहिए। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मैं ये बताना चाहता हूं कि लगभग 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इथेनॉल प्लांट में आया और आज किसान जो है अपना मक्का, अपना गन्ना उसमें बेचने का काम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। और अब तो लगातार अभी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में गए थे और सीतामढ़ी में इन्होंने शुगर मिल को, रीगा शुगर मिल की चिंता रोज करते थे, रीगा शुगर मिल को भी शुरुआत करने का काम किया साथियों। और कुछ लोग आजकल गलत फहमी फैलाने में लगे, कुछ लोग, क्योंकि ये लोग भागने वाले हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं, अब देखिए ये लोग अब भागने वाले हैं, तो ये मैं बताना चाहता हूं कि लोगों ने इसी सदन में भ्रम फैलाने का काम किया। लीडर ऑफ ओपोजिशन ने ये नहीं बताया कि उनके पिताजी ने क्या क्या किया। आज को जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 2001 में जहां बिहार जैसे राज्य में मात्र 6,000 रुपया आमदनी थी प्रति आय व्यक्ति का, और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 6,000 से बढ़कर ये 66,000 हो गया। 11 गुना अधिक आय आमदनी हो चुका है। और जिस तरह ये लोग कहते हैं लालू जी के राज में 1990 से लेकर 2005 तक यदि काम हुआ होता तो आज बिहार में नीतीश जी को काम करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो पूरा गैप मिला। 15 साल तक काम ही नहीं हुआ, सिर्फ नाच गाना और लौंडा का नाच होता रहा। यही था लालू जी का राज, कोई विकास की बात नहीं हो रही थी। बिहार में विकास की चर्चा भी नहीं होती। आज समझिए, आज नीतीश कुमार जी के 20 साल में पूछते हैं क्या हुआ, आप समझिए कि वर्तमान में 34% गरीबी रेखा के लोग हैं, और जब इनको सत्ता मिली थी तो 54% बिहार के लोग गरीब थे। और पता नहीं कौन किताब लेकर लीडर ऑफ ओपोजिशन आए थे, लालू जी ने तो पढ़ाया नहीं, ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन लालू जी का पूरा परिवार पता नहीं किस असत्य में जुटा हुआ है और किस भ्रम में अपने जीवन को जी रहा है। अब सोचिए, ये लोग कहते हैं कि हम दुनिया के गरीब प्रदेश हैं, और जब 2000 में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो कल उन्होंने कहा कि 4,000 करोड़ रुपया हमको मिला बिहार को, और लगभग 9,000 करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश को मिला, और 6,000 करोड़ रुपया गुजरात को मिला। लेकिन जब एक्चुअल फिगर देखिएगा 2001 और 2002 में, तो बिहार को लगभग 7,500 करोड़ रुपया सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देने का काम किया। इसलिए असत्य बताने के लिए ये लोग सिर्फ झूठ फैलाना, असत्य फैलाना, क्योंकि पता नहीं कौन कौन डाटा, कौन किताब पढ़ रहे हैं, क्योंकि बचपन में पढ़े नहीं, क्रिकेट खेलते वक्त तो पानी ढोते रह गए बेचारे, खेलने का भी मौका नहीं मिला। अरे खिलाता भी तो एक बात था, पूरे जीवन काल में मात्र 37 रन जो बनाता हो वो अपने जीवन में क्या करेगा। पहले इतना दिन क्रिकेट खेला हो और 37 रन बनाता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य अपने जीवन के लिए कुछ नहीं हो सकता। और आप सोचिए कि ये कहते हैं कि साक्षरता दर 1994 में 3% था। अरे 3% तो अभी जो है केरल में, उस समय कहां से बिहार में आ गया। ये सिर्फ भ्रम फैलाने वाले लोग। आज बिहार की स्थिति मैं जरूर बताना चाहता हूं, जो प्राथमिक विद्यालय के ड्रॉप आउट रेट है 9.6 है, अपर प्राथमिक विद्यालय में 26% है, और जब लालू जी का राज था
तो आपको जानकर आश्चर्य होगा ये 60% से अधिक था। ये आज ये जो बता रहे हैं ये 3%, तो जो सबसे समृद्ध राज्य जहां सबसे ज्यादा पढ़ने की बात होती है कि केरल, उस केरल में 3% अभी है। तो इसलिए सिर्फ भ्रम फैलाने, ये लोग कभी विकास की बात नहीं कर सकते, ये लोग हारने वाले। और देखिए पूरा इतिहास है, 1990 में भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार जी का समर्थन नहीं होता तो लालू यादव जी मुख्यमंत्री होते क्या? एकदम भाजपा और जनता दल का सपोर्ट था, इसलिए लालू जी मुख्यमंत्री हुए। लेकिन वो मुख्यमंत्री बनने के बाद बदल गए। वो आज भी कहते हैं कि हमको डराने का काम भाजपा कर रही है। याद कीजिए यहाँ कई वरिष्ठ साथी बैठे हैं, 1996 में किसकी सरकार थी? 1996 में जब चार्जशीट हुआ तब देश में देवगौड़ा जी की सरकार थी, जो जनता दल की सरकार थी। ना नीतीश कुमार जी उनके भागीदार थे, ना भारतीय जनता पार्टी भागीदार। 1997 में जब लालू जी जेल गए पहली बार, रिक्शा पे चढ़कर कहा कि राजा जेल जा रहा है, किला में रहेगा, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन था? इंदु कुमार गुजराल, जो पटना से चुनाव लड़ रहे, वो भी जनता दल के थे, कोई दूसरी पार्टी के नहीं थे। लेकिन उनको लगता है क्योंकि सबूत तो उसी समय आए, कोई सबूत अभी तो आया नहीं, सारे सबूत उसी समय इकट्ठा किए गए और वो जेल गए। इसलिए मैं जरूर ये बताना चाहता हूं कि बिहार के विकास में लालू प्रसाद जी का कोई योगदान नहीं। और स्वाभाविक है, जिस उप मुख्यमंत्री को ये ही नहीं पता हो कि बिहार में या किसी देश में दो ही तरह के ताकत होती है जिसमें सब पूरी पावर एक तरह से अलॉट होता है। ये लोग कहते हैं हमारी सरकार, और हम भाजपा और जदयू के लोग कहते हैं नीतीश कुमार की सरकार। फर्क देखिए अध्यक्ष महोदय, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है और वो कहते हैं कि हमारी सरकार। उस बेचारे को तो ज्ञान ही नहीं है, संविधान का ज्ञान ही नहीं है, करे क्या हम लोग? क्योंकि वो व्यक्ति को पता ही नहीं है कि कैबिनेट का डिसीजन बिना मुख्यमंत्री के नहीं हो सकता, और सरकार का कोई भी निर्णय मंत्री को एक तरह से काम मुख्यमंत्री देते हैं, और मुख्यमंत्री काम देकर कहते हैं कि इस काम को बढ़ाइए, और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सारी सम्मति। तो जिसको संविधान का ज्ञान नहीं हो, और ये लोग कहते हैं मेरी पार्टी, मेरी पार्टी। स्वाभाविक है, बाप की पार्टी है, इसको तो मैं डिनाई नहीं कर सकता हूं। स्वाभाविक है 1997 से लेकर आज तक एक ही व्यक्ति, चाहे वो चार्जशीटेड हो या अपराधी के तरफ पंजीकृत अपराधी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही आदमी और पार्टी उन्हीं का। लेकिन वह 2010 में जब चुनाव जीत कर आया तो उनके परिवार के भी सदस्य सामने बैठने वाले नहीं थे, एको को सदन में जीत के नहीं आया, मैं जीत कर आया। यार राघवेंद्र जी बैठे हैं जो उस समय हम लोगों के साथ भी चुनाव जीत कर। इसलिए एकदम स्पष्ट है, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए लालू प्रसाद जी का परिवार का कोई योगदान नहीं है। आज बिहार के बजट पर मैं जरूर स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं। ये लोग कहते हैं कि बिहार में पैसा खर्चा नहीं होता है, तो ये भी हम बताना चाहते हैं। आदरणीय विजेंद्र बाबू फाइनेंस मिनिस्टर रहे, आदरणीय विजय चौधरी जी फाइनेंस मिनिस्टर रहे, आदरणीय सुशील जी रहे, आदरणीय तारकिशोर जी रहे। लेकिन जब जब एनडीए की सरकार रही है तो जो मैं देखता हूं पूरा रिपोर्ट, बिहार में जो खर्चा की स्थिति रही है वो 95 से 98% राशि बिहार की जनता के लिए खर्चा करने का काम किया गया। और पिछले वित्तीय वर्ष में भी हम लोगों ने 96.26% खर्चा किया था। उसके पिछले भी 97.57 राशि खर्चा करने का काम किया था। और अभी हमारी, जबकि हम 1 महीने CFMS के जो नया वर्जन है उसको लाने में हमको थोड़ा कठिनाई हुई, लेकिन उसको भी हमने ठीक किया।
और आज के स्थिति में आपको जानकर आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय कि लगभग 84% राशि हमने खर्चा कर लिया है और हम विधानसभा के सभी सदस्यों को श्योर करते हैं कि 31 मार्च तक पूरी राशि को खर्चा करके बिहार के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और कल तक आप सोचते भी नहीं थे, नॉर्थ बिहार में 90 के मुख्यमंत्री कहा करते थे कि उत्तर बिहार में तो जो गरीब है उसको मछली खाने के लिए बाढ़ आ जाता है तो उसके घर में मछली आ जाती है। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से लेकर 2025 तक इस तरह विकास के आयाम को बढ़ाने का काम किया। याद कीजिए 2007-8 में जब बाढ़ आया 21 जिले में 14 जिले में बाढ़ का पानी घुस गया और आज 2024 में जब 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल से छोड़े गए तब स्थिति थी और आज 6.5 लाख क्यूसेक पानी कोसी के माध्यम से आया, तब भी 50 पंचायत से अधिक पानी नहीं मिला। सभी पंचायतों में बाढ़ तक नहीं आता। इसलिए अब तो हम फ्लड फाइटिंग के जगह पर यहाँ विजय बाबू बैठे हैं, ये इरिगेशन का काम देख रहे हैं। भारत सरकार भी लगभग 11,500 करोड़ रुपया हमको इरिगेशन के सेक्टर में देने का काम किया और पूरे नॉर्थ बिहार में कैसे इरिगेशन को और सिस्टमैटिक किया जा सकता और इंटरलिंकिंग नदियों को जोड़ने का काम, कोसी मेची लिंकिंग को जोड़ने का काम, कोसी को ठीक करने का काम, कई जगह हाई लेवल डैम बनाने का काम। और मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कल तक फ्लड फाइटिंग का काम किया जाता था, अब सिंचाई का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। और सिर्फ उत्तर बिहार नहीं, नॉर्थ दक्षिण बिहार में आप देखिए कई आपको डैम्स मिलेंगे, चाहे वो राजगीर हो, नवादा हो, गया हो। इंद्रपुरी बजाज को जोड़ा जा रहा है औरंगाबाद से, सुल्तानगंज से लेकर हलबना डैम ले जाया जाने, पानी ले जाने का काम किया और खड़गपुर झील ले जाने का काम किया, चानन की सफाई करने का काम किया जा, तो पूरी तरह ओडनी डैम को पूरी तरह जीर्णोद्धार करने का काम किया। तो पूरी तरह कैसे विकसित हो, हम कैसे सिंचाई में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो सके, किसानों को कैसे अधिक से अधिक सिंचाई के लिए व्यवस्था देने का काम कर सके, इस पर भी काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ श्रमिक भाई हमारे देश के कई प्रदेशों में रहते हैं, उसकी भी चिंता हम लोगों ने किया। हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर, चेन्नई में हम लोगों ने माइग्रेशन काउंसिल एवं रजिस्ट्रेशन सेंटर खोलने का निर्णय लिया। ये स्वाभाविक तौर पर लाखों की संख्या में ये जो अपराध किया है राष्ट्रीय जनता दल ने 15 वर्षों तक, उस 15 वर्षों के चलते जो गैप हुआ, लोग पलायन किए, जो पवन जायसवाल जी बोल रहे, वो आज पलायन करके दूसरे राज्य में गए, वहां काम कर कर आते। हम आत्मनिर्भर खड़ा हो रहे और हम लोग चाहते भी। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर 2 दिन पहले इसी सदन में कहा कि अब हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख रोजगार नहीं देंगे, हम 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। और ये जानकर बड़ी खुशी होती, नीतीश कुमार जी ने जब काम शुरू किया तो सभी सेक्टर्स में लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। और जानकर आश्चर्य होगा कि अभी मुख्यमंत्री जी समीक्षा कर रहे थे, तभी तक तो 24 लाख रोजगार की बात हो रही थी, अभी तक हम लोग 30 लाख लोगों को रोजगार देने में पूरे बिहार में सफल हो चुके हैं। 9.5 लाख से अधिक लोगों को पूरे प्रदेश में सरकारी नौकरी देने का काम किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी 9 तारीख को फिर जो बिहार में शिक्षक जो TR3 का परीक्षा हुआ, उसके बाद जो नौकरी देने का पूरी एक व्यवस्था, नियुक्ति पत्र बांटने का काम 9 तारीख को गांधी मैदान में होने जा रहा है। उसमें भी लगभग 50,000 से अधिक लोगों को सीधे सरकारी नौकरी देने का काम किया जाए। इसके साथ साथ हम लोगों ने छात्रवृत्ति सबका, किसी एक वर्ग का नहीं, किसी एक धर्म का नहीं, एक जाति का नहीं, सबके लिए
क्योंकि सबका साथ सबके विकास की चर्चा हम लोगों ने किया। अल्पसंख्यक सहित छात्रवृत्ति सबकी दुगनी करने का निर्णय, चाहे वो SC ST वर्ग हो, ST वर्ग हो, अति पिछड़ा हो या समान छात्र हो, सबको छात्रवृत्ति देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करने जा रही है। एक जरूर मैं बताना चाहता हूं, इन लोगों ने कहा कि छात्रवृत्ति लालू जी ने बढ़ाने का काम किया था, वो भी मैं थोड़ा एक जानकारी दे दूं, क्योंकि ये लोग सिर्फ असत्य फैलाना चाहते हैं। छात्रवृत्ति ये कहते थे कि 98-99 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसको 100 रुपया कर दिया था। एकदम ये सफेद झूठ है, असत्य है, और मैं स्पष्ट तौर पर चुनौती देता हूं। उस समय 98 और 99 में मात्र 9 रुपया छात्रवृत्ति था, मात्र 9 रुपया, और 5वें क्लास से लेकर 6ठे क्लास तक के लिए 18 रुपया था, और 7वें से 10वें तक के लिए 36 रुपया था। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने इसको बढ़ाकर 150 करने का काम आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यगण, सदन की राय से आज के निर्धारित कार्य के पूरा होने तक बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है। माननीय मंत्री। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, और कई सेक्टर्स हैं जिसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काम किया। ये लोग कहते रहे कि हम मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, हमारे समय में बना, 2005 के पहले क्या था। और आप याद कीजिए, पटना मेडिकल कॉलेज 1925 में बना, दरभंगा मेडिकल कॉलेज 1946 में बना, नालंदा मेडिकल कॉलेज 1970 में बना, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज और अस्पताल भागलपुर 1970 में बना, ANMCH कॉलेज गया 1979 में बना, और 1900 मुजफ्फरपुर में SKMCH 1979 में बना, और 1990 से लेकर 2005 तक 0 मेडिकल कॉलेज बिहार में बनने का काम किया। एक भी कॉलेज नहीं खुला। और आपको बताता हूं, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व आया, 2008 में बेतिया में मेडिकल कॉलेज खुला, पावापुरी में, नालंदा में 2010 में मेडिकल कॉलेज खुला, पटना में IGMS में मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2011 में करने का काम किया। 2019 में पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खोला गया, मधेपुरा में 2020 में मेडिकल कॉलेज खोला गया, 2024 में समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज खोला गया, छपरा में 2025 में मेडिकल कॉलेज खोला गया। और अभी मैं गर्व से कह सकता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब प्रगति यात्रा पे चल रहे थे तो इन्होंने 7 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति देने का काम। और ये लोग बात करते हैं, इनको क्या पता है? अरे ये बउआ है, ये बउआ को जो लिख पढ़ कर दे देता है कि बचवा आके वही पढ़ देता है। अरे इसको ज्ञान तो होना चाहिए। इसके लिए कोई दोषी नहीं हो कि तुम 36 वर्ष के हो, लेकिन यह स्पष्ट बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी आज भी 74 वर्ष की उम्र में तुमसे 4 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं, इतना स्पष्ट है। ये कौन गलतफहमी में है? लालू प्रसाद का परिवार मौका मिला, बिहार को लूट लिया। बिहार में मेडिकल की पढ़ाई उनकी बेटी करेगी, कोई गरीब का बच्चा नहीं करेगा। उनके कोटा उन्हीं के बेटी को मिलेगा, उन्हीं के बच्चे को। यही तेजस्वी यादव थे, जब 13 वर्ष 14 वर्ष के होंगे तो इनको खेल पुरस्कार दे। बताइए, जो व्यक्ति 4 वर्ष की उम्र से घोटाला कर रहा हो, जमीन लिखवा रहा हो, वो व्यक्ति को खेल पुरस्कार, अपने आप में दुर्भाग्य। और ये लोग कभी सामना नहीं कर सकते, ये मैं जरूर कहता हूं। मैं जानता हूं, इनको भी चिंता, उनके पिताजी को भी चिंता, उनकी माताजी को भी चिंता। और जो लालू जी कहते थे रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, ये मैं जरूर स्पष्ट करता हूं, बिहार की जनता कभी भी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होने देगा। और लालू जी ने तो कहा कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा,
लेकिन पहले रानी लाया, फिर राजकुमार लाया, फिर राजकुमारी लाया, लेकिन लोकतंत्र है साथियों। एकदम अध्यक्ष जी, आज बिहार में बिहार की जनता सिर्फ नीतीश कुमार जी की तरफ देखती और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ। यह स्पष्ट है, आदरणीय नीतीश कुमार जी 96 से लगातार काम कर रहे हैं बिहार के एनडीए के साथ मिलकर, और लंबे समय से, ये तो छात्र जीवन से बिहार के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं जरूर आग्रह करूंगा आपसे और सभी सदस्यों से कि बिहार के बजट में आप सभी लोग ने अपनी बातों को भी रखा है और एक अच्छा बजट बिहार ने एक प्रयास किया है। नीतीश कुमार जी ने 20 साल तक बिहार को सींचने का काम किया है और आगे का 20 साल कैसे खड़ा होगा, इस बजट ने आपको उपस्थापित करने का काम किया है। इसलिए हम सभी सदस्यों से, माननीय सदस्यों से, विरोधी दल के भी सभी सदस्यों से जरूर आग्रह करेंगे कि आप लोग इस बजट को पास करके बिहार के उन्नत बिहार को, जो खटारा बिहार था, नीतीश कुमार जी को खटारा गाड़ी मिली थी और खटारा गाड़ी को आज मर्सिडीज बनाकर घुमा रहे हैं, इसके लिए मैं नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहता हूं। इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इस बजट को सभी लोग मिलकर पारित करने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ और वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय पर सामान्य विमर्श भी समाप्त हुआ। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2005 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2024, बिहार विनियोग संख्या 3 अधिनियम 2024 एवं बिहार विनियोग संख्या 4 अधिनियम 2024 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा वर्ष 2024-25 में जो खर्च होने की संभावना है, उसके संबंध में मैं तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी उपस्थित करता हूं। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 6 मार्च 2025 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या 39 है। अगर सदन की सहमति हो, इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए। अब सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 7 मार्च 2025 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।